एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी गॉड बन रहा होता है, लेकिन वो कहता है हे मेरे ऊपर वाले, मैं मोली जी वही डीएटी, मैं अपना गॉडहुड का चांस गिव अप करना चाहता हूँ। मैं मेरे 5000 सालों का कल्टीवेशन को गिव अप करना चाहता हूँ ताकि मैं वापस जा सकूँ टाइम में और मैं मेरे पास सेल्फ के लिए प्रायश्चित कर सकूँ। तो हम देखते हैं आसमान में कुछ होने लगता है और उधर से एक लाइट आता है और वहाँ पे रियलिटी बेंड होने लगती है। फिर सिंसिट होता है, हम देखते हैं मैं 2017 को एक बिल्डिंग पे बिजली आके लगा है, तो हम देखते हैं वहाँ पे पोर्टल खुलता है और पोर्टल में अपना एमसी आके जमीन पे गिरता है और वो अपने मन में सोचता है क्या मैं सक्सेसफुल हो गया, क्या मैं वापस आ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं वो एक्सफुल होता है और वहाँ पे लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। भाई लौंडे को देख रहे हो, यहाँ पे तो भाई सेटिंग कर रहा है। बैक टू टॉपिक, हम देखते हैं अपना एमसी रो रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है मदर मेरी छोटी बहन, मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ अपने पापा के लिए प्रायश्चित करने के लिए। फिर अपना एमसी उठ जाता है और सोचता है झोसियांग, इस बार मैं तुम्हें मेरे फैमिली को हार्म करने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। फिर सिंसिट होता है, हम देखते हैं लॉन्गसन यूनिवर्सिटी के डॉर्म में, वहाँ पे हम देखते हैं 1103 रूम नंबर, वहाँ पे हम अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पे अपना एमसी आ चुका होता है और वो क्लॉक को देखा है तो वहाँ पे 8 में 2017 चल रहा होता है। अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे कैसे भी हो जल्दी से पैसे कमाना पड़ेगा ताकि मैं अपने फैमिली की किस्मत को चेंज कर सकूं। ऐसा की वो एक लैपटॉप निकाल लेता है और सोचता है लेकिन अभी के लिए मुझे जल्दी से थोड़े से पैसे चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लौंडे आते हैं और वो कहते हैं मैंने सुना है आसपास एक नया क्रोफिश स्टॉल खुला है, तो चलो एक बार ट्राई करके आते हैं। तो और एक बंदा कहता है ऑलराइट। वो अंदर आते हैं और अपने एमसी को देखते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है हे यंग मास्टर मो, तुम फिर से क्लास में नहीं आए। तो अपने एमसी उनकी बात को नहीं सुनता। तो वो बंदा कहता है तुम्हारे सभी भाई भूखे हैं तो हमें डिनर ट्रीट करो, लेकिन अपना एमसी उसको इग्नोर कर रहा होता है। तो वो बंदा गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि हम पूरे क्लास को तुम्हारे सीक्रेट के बारे में बता देंगे कि तुम एक वेल्दी फैमिली से नहीं हो बल्कि तुम झूठ बोलते हो सबको? मैं पूरी स्कूल को ये बात बता दूंगा। तो और एक मोटा वाला बंदा कहता है ब्रदर छू, इस तरह से मत हो, वो अमीर आर्ट करना चाहता है तो उसे करने दो। हाउएवर रूममेट होने के तौर पे तुम्हारे सीक्रेट को छुपाने के लिए कुछ तो अप्रिशिएशन शो करो। तो अब एमसी अपने लैपटॉप को अपने बैग में रखा है और कहता है उनको जानने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं वो पहले वाला बंदा वो कहता है तुम एरोगेंट सन ऑफ बिच। अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैं जब वापस आया तब मैं अपना सारा कल्टीवेशन को खो दिया, तो मुझे जल्दी से कल्टीवेशन को रिकवर करना पड़ेगा। ऐसा ही कि वो दरवाजा बंद कर देता है। तो वो पहले वाला बंदा बुक ऑफ दरवाजे पे फेंके मारता है। फिर सिंसिट होता है अपने एमसी अपने लैपटॉप को बेचने के लिए आया होता है। तो वहाँ पे दुकानदार कह दिए $800 कम नहीं होते बच्चे, और वैसे भी तुमने 3 साल तक इस लैपटॉप को घिसा है तो ये आउटडेटेड हो चुका है। तो अपना एमसी पैसे लेके अपने मन में सोच रहा होता है बस एक लैपटॉप लेने के लिए मेरी मम्मी बहुत ज्यादा एडजस्ट की है, लेकिन देखो अभी इसका वर्थ बस $800 का है। मैं पिछले लाइफ में अपने यूनिवर्सिटी में इस टाइम पूरा रिच लोगों की तरह एंजॉय कर रहा था और पागल बन रहा था। ये सोच के उसको रिग्रेट हो रहा होता है। वो बाहर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है हम गरीब है फिर भी मैं अपने मॉम को फोर्स करता था और ज्यादा पैसे देने के लिए, और इसी तरह मेरा मॉम का फिजिकल कंडीशन। ऐसा कह के वो रोने लगा है। लेकिन तभी पीछे से कोई कहती है हे मुलिन। तो अपने एमसी साइड में मुड़ के देखा है तो हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आई होती है। अपने एमसी उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है क्या छोटी बहन। अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मेरे प्रीवियस लाइफ में मेरी छोटी बहन एक झमेले में फंस गई और झूठ सिंगिंग के प्रेशर की वजह से वो सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर हो गई। ऐसा कह के वो उदास होता है। तो उसकी बहन कहती है आखिर क्या गलत है? तो अपने एमसी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है इस टाइम मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। हम देखते हैं उसकी बहन अपने बैग में हाथ डालती है और एक पैकेट को निकालती है और कहती है ये रहा $5000, मैं पार्ट टाइम काम करके इसे कमाई हूँ और इसे ले लो और मम्मी को बार बार पैसे मत मांगो। तो अपना एमसी उसको देखा है और कहता है क्या $5000? तो उसकी बहन कहती है क्या तुम फिर से पागल बनने की एक्टिंग कर रहे हो क्या? तुमने मम्मी को धमकी दिया था कि अगर वो तुम्हें पैसे नहीं देंगी तो तुम स्कूल को छोड़ दोगे। तुम्हें क्या लगा क्या मुझे पता नहीं चलेगा? और मुझे ये बात भी पता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहते हो, तो बन जाओ सच में यंग मास्टर मो और इसे ले लो। तो अपने एमसी कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम इसे रख लो और अपने स्कूल के लिए इस्तेमाल करना। तो जाते हुए उसकी बहन कहती है क्या स्कूल? लेकिन मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो अपने एमसी कहता है क्यों? तो उसकी बहन कहती है हमारा घर कर्जे के माउंटेन पे दबा हुआ है और डेब्ट कलेक्टर्स हमारा पीछा कर रहे हैं, तो वह इतना बड़ा अमाउंट को कैसे पे कर सकती है? तो मैंने स्कूल छोड़ दिया ताकि मैं काम कर सकूं। तो ये बात सुन के अपने एमसी आगे आता है और अपने बहन को गले लगा लेता है। तो उसकी बहन कहती है आगे तुम क्या कर रहे हो? तो अपना एमसी कहता है छोटी बहन मुझे माफ कर दो, मुझे बस कुछ दिन दो और ट्रस्ट मी मैं सब कुछ सॉल्व कर दूंगा। तो वो बात सुन के उसकी बहन अपने एमसी को देखती है और अपने मन में सोचती है लड़का आज उसके बारे में कुछ तो अलग लग रहा है। फिर सिंसिट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी कुछ खरीदने आ चुका होता है और वो सामान को बाहर लेके जाता है एक जंगल के इलाके में, और वहाँ पे कढ़ाई में कुछ पका रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है इस अर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी ना के बराबर है और जल्दी से कल्टीवेट करने के लिए मुझे स्पिरिचुअल ड्रिंक पे रिवाइव करना पड़ेगा। ऐसा कह के वो स्पिरिचुअल ड्रिंक बना लेता है और उसको देख के अपने मन में सोचता है ये सक्सेस हो गया। हम देखते हैं फिर वो एक कटोरे में उसको भर लेता है और उसको पी लेता है और वहाँ पे कल्टीवेशन शुरू कर देता है। और वो मन में सोच रहा होता है कल्टीवेशन को 5 मेजर रेलम में बांटा गया है, लियान की, युआनडान, सेनहुन, हुनसेन और टियानरेन, और मैं सेंगसियन मैनुअल को प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो कि मोस्ट इफेक्टिव सुपीरियर कल्टीवेशन मेथड है। और लियान के स्टेज 1 पे पहुँचने के बाद मैं नॉर्मल ह्यूमन का स्ट्रेंथ को सरपास कर दूंगा। फिर हम देखें 1 घंटे बाद का सीन। अपना एमसी आँख खोल लेता है और वो मन में सोच रहा होता है मैं सक्सेसफुल हो गया, अभी मैं लियान की अर्ली
स्टेज में पहुंच चुका हूँ। ऐसा कह के वो एक मुक्का मारता है सामने, तो हम देखते हैं पेड़ पे छेद हो चुका होता है। वो देख के अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, अभी मैं हुआ कि ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट को तो इजीली हैंडल कर सकता हूँ, तो अभी मुझे पैसे कमाने का फास्टेस्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा और वो प्लेस थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इंटरनेट कैफे में लोग वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं और अपना एमसी भी वहाँ पे आ चुका होता है। वो एक वेबसाइट ओपन किया होता है, उसके बारे में हमें बताया जाता है कि G1 वेब पेज, उसको वर्ल्ड का ब्लैक मार्केट कहा जाता है। उस प्लेटफॉर्म में लोग इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, चीजों को एक्सचेंज करते हैं, इवन मिशन भी एक्सेप्ट करते हैं। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आता है कि लियू फैमिली का बुढ़ा आदमी लियू हुसैन अभी जुन रेलम में ब्रेक थ्रू कर लिया लॉन्गसन विलेज में, तो अभी वाजिया में और एक उजुन आ चुका है। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या उजुन ये भी शायद मार्शल आर्टिस्ट का कोई रेलम होगा। स्टिल वो बस एक मॉडल है। ऐसा कि वो माउस में स्क्रॉल करने लगता है, तो वहाँ पे एक बाउंटी होता है मिलेनियर सुवेन की डॉटर लॉन्गसन को मारने के लिए और उसका रिवार्ड 10 मिलियन होता है। और वहाँ पे लिखा होता है कि किलर क्लान के फेंगसी ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो वहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं, ओएमजी फेंगसी ने इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है और फेंगसी तो किलर क्लान से है, और अगर वो पर्सनली ये काम करेगा तो सू फैमिली के डॉटर को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो और एक बंदा कहता है किलर क्लान कभी भी अपने मिशन में फेल नहीं हुए हैं। तो और एक बंदा कहता है सुवेन एक लेजिटिमेट बिजनेसमैन है और रूमर्स ये कहते हैं कि उसके पास एक खूबसूरत डॉटर है, लेकिन ये दुख की बात है कि अब वो मरने वाली है। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक लड़की को मारने के लिए 10 मिलियन, क्या इस दुनिया में अभी भी लोग इस तरह का काम करते हैं क्या? लेकिन तभी वहाँ पे और एक नोटिफिकेशन आता है, इमरजेंसी, मेरे डॉटर को ऑपरेट करने के लिए हमें एक मास्टर की जरूरत है और रिवार्ड है 20 मिलियन। तो हमें दिखा जाता है वहाँ पे कोई भी उस मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। तो लोग बात करने लगे हैं, क्या 20 मिलियन, सुवेन तो बहुत ही ज्यादा जेनरस है। लेकिन और एक बंदा कहता है फेंगसी बहुत ज्यादा ब्रूटल है और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा तो वो मर्सिलेसली मारा जाएगा, तो इस मिशन को एक्सेप्ट करने की कौन ही हिम्मत करेगा? तो और एक बंदा कहता है सुवेन को एक वुजन लेवल मास्टर बॉडीगार्ड की जरूरत है जो कि उसकी डॉटर को बचा सके। तो और एक बंदा कहता है लेकिन हमारे लॉन्गसन में तो बस एक ही वुजन है और वो भी अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, तो वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, तो सू फैमिली की डॉटर के लिए कोई भी होप नहीं है। तो अपना एमसी उसको देखता है और कहता है ओह इंटरेस्टिंग। ऐसा क्या कि वो कीबोर्ड पे टाइप करता है और उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और वो वहाँ पे अपना नाम उजी दिया होता है। तो लोग बात करने लगे हैं, क्या किसी ने सच में हिम्मत करके इस मिशन को एक्सेप्ट कर लिया है? उजी आखिर ये बंदा कहाँ से आया भाई, और ये इतना ज्यादा फेयरलेस और डेयरिंग कैसे है? तो और एक बंदा हंसने लगा है और वो कहता है एक न्यूवी है जो कि इतना बड़ा किलर को चैलेंज कर रहा है। लेकिन अपना एमसी अपने हेडफोन को उतार देता है, तो तभी वहाँ पे अपने एमसी को कॉल आता है। तो अपना एमसी कॉल उठा के कहता है हेलो यस मैं हूँ उजी और मैं वांग्यू साइबर कैफे में हूँ, तो किसी को मुझे लेने के लिए भेजो। तो हम देखते हैं घर का सीन, वहाँ पे कोई कहता है क्या एक साइबर कैफे? तो वहाँ पे उसकी सेक्रेटरी कहती है मास्टर क्या ये पर्सन रिलायबल है? तो वो बूढ़ा मास्टर कहते हैं हाँ ये मिरेकल है कि किसी ने इस मिशन को एक्सेप्ट किया है, और जब वो यहाँ पे आएगा उसके बाद हम बाकी का डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं उसका परिचय होता है सुवेन और वो सू कॉर्पोरेट का प्रेसिडेंट होता है। फिर हम देखते हैं 1 आवर 30 मिनट बाद का सीन, वहाँ पे उनके घर के सामने एक रोल्स रॉयस आता है। तो अपना एमसी बाहर निकलता है और अपने मन में सोचता है ये घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट सू अपने मन में सोचता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा यंग है। फिर वो कहता है तुम जरूर से उजी होगे है ना, मैं हूँ सुवेन और मैंने ही उस मिशन को पोस्ट किया था, तो जल्दी से अंदर आ जाओ। तो अपना एमसी कहता है चलो पहले आसपास की जगह को देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट कहते हैं ऑल राइट चलते हुए हम बात करेंगे। ऐसा कि वो चलने लगते हैं। फिर वो प्रेसिडेंट कहते हैं मेरा बिजनेस वर्ल्ड में एक दुश्मन है जिसके साथ मैं सालों से फाइट करता हुआ आ रहा हूँ और कुछ टाइम पहले ही मैंने पुलिस को कॉल करके उसके इलीगल अर्निंग्स के बारे में रिपोर्ट कर दिया था और पुलिस अब उसको ढूंढ रही है और वो भगा फिर रहा है। लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रेवेंस लेने के लिए वो इस तरह का तरीके को आजमाएगा। फिर हम देखते हैं अपना एमसी हर जगह को देख रहा होता है। फिर वो कहता है मिसेस सू आपका बिल्ला भले ही क्वाइट हो लेकिन इस जगह में लोग कम नहीं है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग बॉडीगार्ड्स छुपे हुए होते हैं। ये बात सुन के प्रेसिडेंट सू हैरान हो जाते हैं और अपने मन में सोचते हैं ये बस एक ही बार यहाँ पे घुमा और इसने मेरे बॉडीगार्ड्स को भी नोटिस कर लिया। फिर अपना एमसी कहता है टॉप नॉच किलर्स के सामने ये लोग बस यूजलेस है। तो वहाँ पे उनकी सेक्रेटरी आती है और वो कहती है सर मास्टर लिन यहाँ पे आ चुके हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक बुढ़ा आया होता है और उसके साथ एक जवान लौंडा भी आया होता है। वो बुढ़ा होता है लिन वे और वो 62 ईयर का होता है, मिड रेंज मार्शल आर्टिस्ट, और उसके पीछे जो लौंडा होता है वो होता है झाओ चुआन और वो 26 साल का होता है और वो लिन वे का डिसाइपल होता है, एक लो रैंक मार्शल आर्टिस्ट। उसको देखिए प्रेसिडेंट सो कहते हैं अंकल लिन झाओ चुआन। फिर वो बुढ़ा कहता है मैं और ज्यादा लोगों को हेल्प करने के लिए हायर करना चाहता था, लेकिन जब उनको पता चला कि हमारा ओपोनेंट फेंगची है तो वो सबने मना कर दिया। तो प्रेसिडेंट सु कहते हैं लेकिन, तो वो बुढ़ा कहता है लेकिन तुम गिव अप मत करो, तुम्हारा पिताजी मेरा एक अच्छा दोस्त था, तो मैं बेस्ट ट्राई करूंगा तुम्हारे लिए एक सोल्यूशन को ढूंढने के लिए। ऐसा कह के वो साइड में अपने एमसी को देखते हैं और वो कहते हैं आखिर ये लौंडा कौन है? तो प्रेसिडेंट सु कहते हैं ये वही है जिसने हमारे मिशन को एक्सेप्ट किया है और उसका नाम है ओजी। तो अपना एमसी कॉलर को टाइट करता है। तो वो बुढ़ा और उसका डिसाइपल देख के अपने मन में सोचते हैं क्या इतना ज्यादा यंग। फिर हम देखते हैं उसका डिसाइपल आगे बढ़ता है और कहता है बड़ी तुम्हें क्या लगता है क्या तुम 20 मिलियन की वर्थ हो क्या? तो वो बुढ़ा कहता है जाचुआन डिसरेस्पेक्टफुल मत हो। तो हम देखते हैं प्रेसिडेंट सु कहते हैं हम सभी यहाँ पे दोस्त हैं जो
की मदद करने के लिए आए हैं, तो चलो फाइट नहीं करते हैं। ऐसा क्या कि वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, लेकिन ये लड़का बहुत ही ज्यादा यंग है, तो वो हमारी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। चलो छोड़ो इसके बारे में, पहले हमें इसके प्लान सुन लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं वो कहते हैं, मिस्टर वूजी, मेरी डॉटर को बचाने के लिए आपका प्लान क्या है? तो अब एमसी कहता है, इस जगह का सारा सर्विलांस को हटा दो और बॉडीगार्ड्स को भी हटा दो। तो वो बूढ़ा कहता है, छोटे बच्चे, क्या तुम अपने आप को फेंगची के लिए बेट बनाना चाहते हो क्या? लेकिन वो इतना ज्यादा सिंपल ट्रिक के लिए बिल्कुल भी नहीं फंसेगा। तो अब एमसी कहता है, नहीं, ये लोग बहुत ही ज्यादा वीक है, ये बस मेरे रास्ते में आएंगे। भाई ये बात उनके वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। वो मिस्टर प्रेसिडेंट सू अपने मन में सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो बहुत ज्यादा बोल्ड है। और फिर अपना एमसी कहता है, और रही मैं तुम दोनों की, तो तुम यहाँ पे रहने के लिए बेरली क्वालिफाइड हो। भाई ये बात सुन के तो उस लौंडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम एक वुजुन हो क्या? एक बार कोशिश करके देख लो। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है, अगर ये वुजुन इतना ज्यादा ग्रेट है क्या? फिर वो कहता है, तुम मुझे टेस्ट करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। भाई इस बात से तो उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? तो अपना एमसी कहता है, क्या तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो क्या? तो यहाँ पे जो भी है उन सभी को बुला लो और तुम लोग एक साथ में मेरे साथ फाइट करने के लिए आ सकते हो। भाई पीछे देखो, पीछे वो बूढ़ा और प्रेसिडेंट सू का शकल देखो भाई। अब एमसी की बात सुन के वो प्रेसिडेंट सू कहता है, मिस्टर वूजी, आप जाचुआन के साथ 1-on-1 डुएल क्यों नहीं कर लेते? तो अब एमसी कहता है, इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी एक साथ मेरे पे आ जाओ। तो वो लौंडा कहता है, चलो देखते हैं तुम कितने समय तक टिक सकते हो। हम देखते हैं वहाँ पे वो सभी बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ते हैं अपने एमसी की तरफ अटैक करने के लिए। तो प्रेसिडेंट सू कहते हैं, मिस्टर वूजी, हम देखते हैं वो बूढ़ा अपने मन में सोच रहा होता है, ये लौंडा तो फाइट ब्रेक करने की कोशिश ही नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं बॉडीगार्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो मुक्का मारने के लिए जब अपना एमसी के पास अपना मुक्का लाता है, तो अपना एमसी अपने बॉडी से जोरदार पावर को रिलीज करता है, तो वो सभी लोग दूर फिका जाते हैं। भाई बॉडीगार्ड की शकल देख, जिसने भी ये मांगा बनाया ना भाई, अटेंशन टू डिटेल अच्छे से दिया है। हम देखते हैं अपना एमसी एकदम फुल स्टार में खड़ा होता है, तो ये तीनों ही अपने एमसी को देख के एकदम हैरान होते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, आखिर ये क्या है, उसने तो हिला भी नहीं। तो हम देखते हैं वो बूढ़ा अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है? फिर अपना एमसी कहता है, तुम भी आ सकते हो। तो ये लौंडा एकदम घबरा जाता है, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता है अपने एमसी के ऊपर किक मारने के लिए। लेकिन अपने एमसी उसको देखता है और अपने हाथों से पावर रिलीज करता है और उसी के शॉकवेव से ही वो बंदा दूर फेंका जाता है और जाके एक पेड़ में लगता है। तो वो देखिए वो बूढ़ा मास्टर कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पावर तो अपना एमसी साइड में मुड़ के देखता है, कहते हैं। तो वो बूढ़ा कहता है, मिस्टर वूजी, मैं आपके बारे में गलत था, मैं माफी चाहता हूँ। तो हम देखते हैं वो लौंडा उठता है और कहता है, मास्टर क्या आप ही इसके अगेंस्ट में जीत नहीं सकते क्या? तो वो बूढ़ा मास्टर कहते हैं, इवन मिस्टर लिव भी, जो कि अभी जुन रेलम में ब्रेक थ्रू किया, वो भी मिस्टर वूजी के सामने कोई भी मैच नहीं है। तो वो बात सुन के प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या? तो बूढ़ा कहता है, हाँ, मिस्टर वूजी भी एक वुजन है, वो भी हाई कल्टीवेशन के साथ। तो वो लौंडा और प्रेसिडेंट दोनों के मुंह खुल जाते हैं। वो कहते हैं, क्या एक वुजन? फिर इन शोर शराबत से एक लड़की की आंख खुल जाती है। वो कहती है, आखिर बाहर क्या चल रहा है, इतना ज्यादा शोर शराबा क्यों? फिर हम देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी और बाकी सब लोग घर के अंदर आ चुके होते हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, मिस्टर वूजी, अब तो सच में एक इम्प्रेसिव टैलेंट के साथ ब्लेस्ड हो। तो अपना एमसी कहता है, नहीं, ये बस छोटा मोटा स्किल है। ऐसा कि वो अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे वजन समझ रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट कहता है, मेरी बेटी का सिटी अभी मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, क्या मैं आपके लिए और कुछ भी कर सकता हूँ क्या? तो अपना एमसी कहता है, हाँ, तुम्हें दो चीजें करना पड़ेगा। पहला, 20 मिलियन मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर लो, और दूसरा, जो भी मैं कहूँगा उसको सिक्योरिटी के लिए माना जाएगा। तो उस बात से प्रेसिडेंट कहता है, ठीक है, मैं इस चीज को इमीडिएटली हैंडल करता हूँ। तो अपना एमसी चाय पीते हुए कहता है, ओके, जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी डिपॉजिट चाहिए और मुझे कल के लिए बाहर जाना है। तो वो बात सुन के सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, क्या बाहर जाना है? लेकिन पेंची के स्टाइल के अकॉर्डिंग वो 2 दिनों के अंदर ही हमला करेगा। तो अपना एमसी चाय पीते हुए कहता है, डन, मिस सू को मेरे साथ भेज दो। तो प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन तभी उनकी बेटी आती है और वो कहती है, डैड, ऐसा कि वो सीढ़ियों पे आती है, हमें उसका नाम बताया जाता है और उसका नाम है सुजिया की और वो 19 साल की है और प्रेसिडेंट सू की इकलौती बेटी है। प्रेसिडेंट सू कहते हैं, अरे तुम इस तरह की ड्रेस में बाहर कैसे आ सकते हो? अभी यहाँ पे गेस्ट आए हैं। तो उनकी बेटी कहती है, मैं हमेशा घर पे पड़ी रहती हूँ और खाती हूँ और सोती हूँ, तो मैं किस तरह का ड्रेस पहनूं? तो प्रेसिडेंट कहते हैं, लेकिन तुम तो। वो बूढ़ा कहता है, जी की हमेशा घर पे रहती है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, ये चीज समझने वाली बात है। फिर वो लड़की कहती है, आखिर ये लड़का कौन है? तो प्रेसिडेंट कहते हैं, सुजिया की, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मिस्टर वूजी एक एस्टीम्ड गेस्ट है जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, तो उनके लिए डिसरेस्पेक्टफुल मत हो। तो वो लड़की अपने एमसी की तरफ देखती है और कहती है, क्या ये? तो अपना एमसी चाय को रख लेता है नीचे और वो कहता है, मिस सू, आप 1 महीने के लिए मेरा प्लान को फॉलो करेगी और हाँ, मैं आपके फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। तो वो लड़की कहती है, देन मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो अपना एमसी प्रेसिडेंट सू की तरफ देखता है, तो प्रेसिडेंट सू कहता है, ठीक है। तो वो लड़की खुश हो जाती है। तो उसके फादर कहते हैं, तुम कल सुबह मिस्टर वूजी के साथ बाहर जा रही हो, तुम्हें उनको फॉलो करना पड़ेगा और इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। तो वो लड़की कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है, एक बार मैं बाहर निकल गई तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इस तुच्छ बॉडीगार्ड की बात सुनूंगा? फिर सीन्स पता है अगले दिन में हम देखते हैं रोल्स रॉयस में अपना एमसी और वो लड़की बैठे होते हैं। अपना एमसी अपना फोन खुद से करता है, तो 20 मिलियन युआन अपने एमसी के बैंक अकाउंट में आ चुका होता है। वो लड़की कहती है, अंकल क्यून, अब मैं मेट्रोपोलिस लेके चलिए, मैं बहुत समय से शॉपिंग नहीं की हूँ। तो अपना एमसी कहता है, नहीं, लॉन्गसन यूनिवर्सिटी में लेके चलो। तो वो लड़की अपने
एमसी की तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, अंकल क्यों? आखिर आप इसके बाद वो बात सुन के उनका ड्राइवर कहता है, आपके फादर ने मुझे क्लियरली कहा है कि आज के लिए मैं मिस्टर वुजी के प्लान को फॉलो करूंगी। तो वो लड़की कहती है, अभी क्या अभी कार रोक दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो वो ड्राइवर अपने एमसी की तरफ देखता है तो अपना एमसी कहता है कार रोक दो। तो वहीं पे हम देखते हैं कार रुक जाती है। तो वो लड़की बाहर निकलती है और वो कहती है, हे मैं अपने रास्ते चली, लेकिन भाई बीच रास्ते से वो जाएगी तो जाएगी कहाँ। फिर वो वापस से कार के अंदर आ जाती है और वो कार वापस से चलने लगता है। हम देखते हैं कार के अंदर उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अपना एमसी कहता है, मेरी बात को सुनो, मुझे थोड़ा सा काम है, तो वो काम निपटाने तक तुम शांत रहना, कोई भी सीन खड़ा मत करना, और उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। तो इसके बारे में क्या सोचते हो? तो वो बात सुन के वो लड़की सोचने लगती है और चुपचाप रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी स्कूल में। वो लड़की उतर चुकी होती है। वो कहती है, क्या तुम इस जगह रहते हो क्या? ये तो कुछ अच्छा नहीं है। तो अपना एमसी भी कार से उतरता है। तो वो लड़की कहती है, हे तुम। तो हम देखे वहाँ पे हॉस्टल के लौंडे लड़की को देख के पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे सुंदरी कहाँ जा रहे हो? सुंदरी सुंदरी तुझे नाव का है, इधर इधर हमारी तरफ देखो। भाई लौंडा बकेट पी के बुला रहा है। फिर अपना एमसी कहता है, मेरे साथ आओ। तो वो लड़की कहती है, आखिर मैं इस तरह की जगह में क्यों ही जाऊँ? तो ड्राइवर आता है और वो कहता है, मास्टर ने कहा है कि आपको हर वक्त मिस्टर वुजी के साथ में रहना है। तो अपना एमसी कहता है, अगर तुम्हें शॉपिंग करने जाना है तो तुम मुझे फॉलो करो। तो वो लड़की अपने एमसी के साथ आगे बढ़ती है और वो अपने एमसी के डॉर्म रूम के बाहर आ चुकी होती है और वो हर तरफ देख रही होती है। वो आगे देखती है और कहती है, उफ ये कितना ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्योंकि हम देखते हैं वहाँ पे लौंडे चड्डी में ही गेम खेल रहे होते हैं। वहाँ पे एक लौंडा कहता है, यो यंग मास्टर मू तुम वापस आ गए और तुम्हारे साथ तो अभी एक लौंडिया भी आई है। हाँ बुरा नहीं है। तो और एक बंदा कहता है, हे सुंदरी क्या तुम हमारे साथ खेलोगे? तो और एक लौंडा कहता है, हाँ इसने सही कहा। तो हम देखते हैं वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है और वो अपने एमसी के पीछे छुप जाती है। तो अपना एमसी कहता है, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। तो वो लौंडे कहने लगे हैं, आखिर तुम किस तरह का चेहरा बना रहे हो? हम तो बस थोड़ा सा मजा करना चाहते हैं। फिर वो मोटा वाला बंदा कहता है, हाँ तुम बस इसे मजा के तौर पर लो, हम तो दोस्त है ना। तो और एक बंदा कहता है, हाँ इसने सही कहा। तो अपना एमसी गुस्से में कहता है, ऑल राइट तो मैंने ये शुरू किया है। ऐसा कह के वो अपने पावर को रिलीज करता है और एक इल्यूजन बना लेता है। इल्यूजन में हम देखे हैं स्केलेटन उनको बोल रहे होते हैं, मुझे अपना लाइफ दे दो, मुझे अपना लाइफ दे दो और मारे जाओ। तो वो बंदे घबरा जाते हैं और वो कह रहे होते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें मत मारो, मैं माफी चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपना इल्यूजन को बंद कर लेता है। तो वो लड़की कहती है, आगे इन्हें क्या हुआ है? तो अपना एमसी कहता है, ये बस थोड़ा सा इल्यूजन है। फिर अपना एमसी कहता है, मुझे बस एक मोमेंट दो, मुझे कपड़ा लेना है, उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे। फिर हम देखते हैं वो लोग कार में वापस आ चुके होते हैं। वो लड़की कहती है, हे, मुझे बता भी दो आगे तुमने अभी किस तरह का इविल ट्रिक को यूज किया? तो अपना एमसी उसके तरफ मुड़ते हुए कहता है, जबकि तुम अभी मेरे पावर को दे चुकी हो, तो अगर तुम मिसबिहेव करोगे ऐसा बोल के जब वो डराता है तो लड़की घबरा जाती है। तो अपना एमसी कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तो उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो अपने एमसी को मारते हुए कहती है, ए तुम। हम देखते हैं वो ड्राइवर कहता है, मिस रोजी अभी हम कहाँ पे जाएंगे? तो अपना एमसी कहता है, बस थोड़ा सा रुको। ऐसा कह के वो कॉल मिलाता है और वो कहता है, आखिर तुम कहाँ पे हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो पता पूछता है और बताता है 107 लॉन्गटा स्ट्रीट। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक मेड कैफे में दो मेड कहती है, यंग मास्टर यंग मिस्ट्रेस वेलकम। तो वो लड़की हंसने लगी है और वो कहती है, क्या तुम्हारा इस तरह का फैटिस है क्या? तो अपना एमसी भी घबरा जाता है, अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे इस तरह की जगह में पार्ट टाइम वर्क कर रही है क्या? फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे मेड के कॉस्ट्यूम में लड़कियाँ लोगों को सर्व कर रही होती है। वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है, मास्टर क्या आप ऑर्डर करने के लिए रेडी हो? तो अपने एमसी कहता है, क्या मुजिन नाम का कोई यहाँ पे काम करती है क्या? तो वो लड़की कहती है, मुजिन हाँ वो अभी खाना लाने के लिए गई है। फिर तभी वो कहता है, मुजिन तुम्हारा एक कस्टमर आया है। तो मुजिन खाना लाते हुए कहती है, हाँ मैं आ रही हूँ। हम देखते हैं अपने एमसी अपने बहन को देखा है और अपने मन में सोचती है, छोटी बहन। लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी छोटी बहन के पिछवाड़े में कोई स्मा करता है और कहता है, स्याओजिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवा लिया, तो जल्दी करो और यहाँ पे आ जाओ। हम देखते हैं वो चीज देख अपने एमसी की बहन एकदम शौक हो चुकी होती है। अपना एमसी वो देख के अपने मन में सोचता है, साला कमीना। फिर वो लोंडा कहता है, मेरे पास आओ और मेरे साथ बात करो। हमें उस लोंडे के बारे में बताया जाता है। वो होता है सुन चंग्रेन और वो 23 साल का होता है और सुन प्रॉपर्टीज ग्रुप का एक लौता वारिस होता है। अपने एमसी की बहन कहती है, यंग मास्टर सुन एक्सक्यूज मी मुझे अभी भी काम है। तो वो सुन कहता है, रुको। ऐसा कह के वो एक डायमंड रिंग को निकाल लेता है और वो कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो सभी लोग अपने एमसी की बहन की तरफ देखने लगते हैं। तो हम देखते हैं अपना एमसी और मिस सो वो सब देख रहे होते हैं। मिस सो कहती है, ये है सुन चंग्रेन और वो सुन प्रॉपर्टीज के डायरेक्टर का बेटा है। वो यंग मास्टर सुन कहता है, मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा गरीब है और तुम्हारा भाई भी यूजलेस कचरा है जो कि तुम्हें परेशान करता रहता है। लेकिन मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ कि तुम मेरे साथ आने के बाद एक वेल्दी लाइफ जियोगी। तो अपना एमसी की बहन उसको मना कर देती है। तो उस लौंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एक ड्रिंक को निकालता है और अपने पैंट में डाल लेता है और जोर से कहता है, बॉस जल्दी से यहाँ पे आओ। तो वहाँ का बॉस भागे हुए वहाँ पे आता है और वो कहता है, यंग मास्टर सुन आखिर बात क्या है? तो वो यंग मास्टर सुन कहता है, तुम्हारे मेड ने मेरे ऊपर पानी गिरा दिया है, तो उसको बोलो कि वो इसको चाट चाट के साफ करे। तो वो बॉस गुस्से में अपने एमसी के बहन की तरफ देखता है और वो कहता है, मुजिन क्या तुम इस तरह से अपना जॉब करती हो? ऐसा कह के वो अपने
एमसी के बहन को मारने वाला होता है, लेकिन अपना एमसी उस बॉस के हाथ को रोक लेता है। तो वो बॉस कहता है आखिर तुम कौन हो, मुझे छोड़ दो। तो अपने एमसी उसको उठा के दूर फेंक देता है। तो सभी लोग वहाँ पे घबरा जाते हैं। अपने एमसी की बहन अपने एमसी को देखे अपने मन में सोचती है बड़े भैया। तो हम देखते हैं ये लड़की भी अपने मन में सोच रही होती है क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं वसंत फैमिली का यंग मास्टर कहता है आखिर तुम कौन हो बच्चे। लेकिन तभी अपने एमसी उसको भी एक मुका जड़ देता है। तो वो बंदा जमीन पे जाके गिरता है और कहता है मैं सुन प्रॉपर्टी का एक लौता वारिस हूँ, क्या तुम मुझे ही करने की हिम्मत कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो बच्चे। तो वो बात सुन के मिस सू कहती है ओह मुझे नहीं पता था सुन प्रॉपर्टी ग्रुप इतना ज्यादा पावरफुल है। तो वो बात सुन के वो लौंडा अपने मन में सोचता है ये वॉइस। हम देखते हैं मिस सू भी अपने एमसी के पास आ चुकी होती है। वो कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम इसे टच करना चाहते हो। तो वो देखिए वो लौंडा घबरा जाता है और वो कहता है तुम। फिर हम देखते हैं उस लौंडे को कैफे से बाहर कर दिया जाता है। मिस सू कहती है हे तुम सुन के छोटे बच्चे क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो, क्या मेरा तुम्हारे बाप के साथ बात करने तक रुकोगे नहीं। तो वो लौंडा कहता है मैं इसके बारे में कभी भी नहीं भूलूंगा। ऐसा कह के वो अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट यहाँ पे तो सू फैमिली की डेविल आ चुकी है। फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है तुम मुझे अभी एक बार ओ करते हो। तो अपना एमसी कहता है नहीं वो तुम्हें अपना लाइफ ओ करता है। तो हम तभी देखते हैं अपने एमसी की बहन आती है और अपने एमसी की सर को खींचती है और वो कहती है चलो इस जगह को छोड़ के आगे चलते हैं। तो अपने एमसी चलते हुए कहता है अरे तुम इस तरह की जगह पे पार्ट टाइम क्यों कर रहे हो। तो उसकी बहन कहती है यहाँ अच्छा पैसा मिलता है। ऐसा कह के वो उदास होती है। तो अपना एमसी उसको देख के मन में सोचता है मेरी छोटी बहन मेरे वजह से इस तरह के ट्रीटमेंट को झेल रही है। फिर उसकी छोटी बहन कहती है अरे मैं तो अपना क्लोथ को चेंज करना भूल गई। तो अपना एमसी मिस्सू से कहती है मिस्सू क्या आपको ऐसा जगह पता है जहाँ पे कि अच्छे कपड़े मिलते हैं। तो मिस्सू कहती है हाँ तुमने सही इंसान से पूछा है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं क्लोथिंग स्टोर में अपना एमसी और उसकी बहन और मिस्सू आ चुकी होती है। अपना एमसी की बहन एक ड्रेस को ट्राई करती है और वो शर्माते हुए कहती है क्या ये मेरे ऊपर अच्छी लग रही है। तो मिस्सू कहती है ऑफ कोर्स मैं बस बेस्ट चूज करता हूँ। तो अपना एमसी भी कहता है हाँ बुरा नहीं है। लेकिन अपना एमसी की बहन उस क्लोथ का प्राइस टैग देती है और वो कहती है नहीं ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो मैं इसे छोड़ दूंगी। तो मिस्सू कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा ब्रदर बहुत ही ज्यादा रिच है और वो इतना ज्यादा रिच है कि वो चाहे तो इस पूरी दुकान को भी खरीद सकता है। तो कुछ कपड़े उसके लिए ज्यादा नहीं होंगे। तो अपना एमसी की बहन कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो मिस्सू कहती है अभी वो करेंटली मेरा बॉडीगार्ड है और उसका सैलरी बहुत ज्यादा हाई है। तो अपना एमसी भी प्राउडली मुस्कुराता है। फिर हम देखते हैं वो लोग कार के पास आ चुके होते हैं। अपना एमसी कहता है मैंने तुम्हें $2 ट्रांसफर कर दिया है, कुछ पैसे अपने पास रखना और बाकी सब मम्मी को दे देना। तो उसकी बहन कपड़े के बैग को लेते हुए कहती है क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करने वाले हो क्या। तो अपना एमसी कहता है अरे वो मैं एक मिस्टीरियस मास्टर से मिला था और वो मुझे ज्ञान दिए और मार्शल आर्ट सिखाए और इसी वजह से मैं चेंज हो चुका हूँ। तो अपना एमसी की बहन कहती है और तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इस बुलशिट बातों को बिलीव करूंगी। तो अपना एमसी कहता है छोटी बहन मैं सच में बदल चुका हूँ। तो उसकी बहन कहती है एक पर्सन बिना किसी रीजन के नहीं बदलता। ऐसा कह के वो जब अपने एमसी को देखती है तो अपने एमसी कुछ समझ नहीं आता। तो उसकी बहन हंसने लगती है और वो कहती है इसे भूल जाओ, ये अच्छा हुआ कि तुम बदल चुके हो, मैं इसके बारे में आज मॉम को बताऊंगा। तो अपना एमसी कहता है उन्हें बता देना कि मैं माफी मांगना चाहता हूँ। तो अपने एमसी की बहन कहती है तुम खुद उनसे कह लेना। फिर मिस सू कहती है हे मुझे हैरानी हो रही है कि हमारा यंग मास्टर मो अपने सिस्टर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। तो अपना एमसी वो बात सुन के प्लस करता है। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठे हैं। तो मिस सू कहती है मैंने आज तुम्हें बहुत ज्यादा मदद किया तो तुम किस तरह से मुझे रिपे करोगे। तो अपने एमसी कहता है मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, तुम आज जहाँ भी जाना चाहोगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो लड़की कहती है यस। ऐसा कह के वो जाने लगते हैं। फिर वो कहती है मुझे शॉपिंग जाना है। फिर वो लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच चुके होते हैं शॉपिंग मॉल में। फिर दिन से एकदम शाम हो जाता है और अपने एमसी भाई बहुत सारा बैग पकड़ के चल रहा है। वो अपने मन में सोच रहा होता है ये औरत आगे इसका मूड इतना ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं वो लड़की चलते चलते गाना गा रही होती है। वो कहती है आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो अपना एमसी पीछे बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है हाँ भाई मैं देख पा रहा हूँ इसे। लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता है। तो ड्राइवर कहता है मिस्टर रोजी आखिर क्या गलत है। तो अपना एमसी कहता है नहीं कुछ नहीं चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं उस साइड में एक आदमी होता है, वो किसी को फोन पे बताता है कि टारगेट रास्ते में है। फिर वो लोग जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो रास्ते के बीच में एक बड़ा सा ट्री होता है। तो ड्राइवर निकलता है और वो कहता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, बीच रोड में ये पेड़ कहाँ से आ गया। लेकिन तभी आसपास के पंछियाँ उड़ने लगते हैं और वो ड्राइवर जब साइड में मुड़ के देखता है तो गोली हवा में रुक चुकी होती है। तो वो ड्राइवर घबराते हुए नीचे बैठ जाता है और वो कहता है मिस्टर ओजी ये तो। लेकिन अपने एमसी अपने पावर के साथ गोली को रोक चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है तुम मेरे साथ इस तरह के ट्रिक को खेलना चाहते हो तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ मजे करूंगा। ऐसा कह के वो अपने पावर से उन दोनों गोलियों की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। तो दोनों गोली जाके दो बंदों पे लगे हैं और वो दोनों मर जाते हैं। इधर हमने के मिस सू कार से नीचे उतरती है और वो कहती है बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर वो जब ड्राइवर को नीचे बैठे हुए देखती है तो वो कहती है अंकल क्या आखिर आप नीचे क्यों बैठे हैं। तो ड्राइवर कहता है मिस जल्दी से कार के अंदर चली जाइए, हमारे ऊपर हमला हो चुका है। तो मिस सू कहती है क्या आखिर वो लोग कहाँ पे है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ स्मेल होता है। तो वो मिस सू उसको स्मेल करती है और कहती है आखिर ये वियर्ड स्मेल क्या है। फिर हम देखें वो अपने घुटने में आ जाती है। तो अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ओह नो
ये तो हेलुसिनेशन करने के लिए गैस है। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत अपना पावर यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं उस जगह में पूरी तरीके से धुआं धुआं हो जाता है। तो गुंडे निकलते हैं गन लेके और वो कहते हैं आखिर वो कहाँ पे है। हम देखते हैं वहाँ पे मिस्सू जमीन पे लेटी होती है। मिस्सू कहती है मूली आखिर तुम कहाँ पे हो। फिर हम देखते हैं गुंडे मास्क पहन के आए होते हैं। उनमें से गुंडा कहता है भाई केयरफुल रहना और चलो टारगेट को लेके जल्दी निकलते हैं। तो अपना एमसी कहता है तुम लोग आखिर तुम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हो। तो वो लोग घबरा जाते हैं और साइड में मुड़ के देखते हैं और वो कहते हैं क्या ये लड़का हम सभी को डराने के लिए आया है क्या। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है बच्चे तुम अकेले हो तो तुम हम सबको हैंडल नहीं कर सकते। तो भाइयों चलो इस बंदे को यहीं पे लपेट लो। तो सभी लोग आगे बढ़ते हैं अपने एमसी पे अटैक करने के लिए। लेकिन अपना एमसी 3 पतियों को निकाल लेता है और कहता है तुम छोटे छोटे कीड़े तुम एकदम फूल हो। ऐसा कह के वो सभी का गला काट रहा होता है एक झटके में ही। तो एक बंदा कहता है क्या ये सभी मारे गए वो भी एक पत्ते से। आखिर इस लॉन्गसन सिटी में तुम जैसा मास्टर कब आया। तो अपना एमसी कहता है तुमने अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो तुम मुझे सवाल नहीं करोगे बल्कि मैं तुम्हें सवाल करूंगा। मुझे बताओ तुम कौन से ऑर्गेनाइजेशन से हो। ऐसा कह के वो जब साइड में देखता है तो वो बंदा अपना मास्क को निकालता है और वो कहता है बच्चे तुम्हें डिसअपॉइंट होना पड़ेगा क्योंकि तुम मुझसे कोई भी इंटेल निकाल नहीं सके। ऐसा कह के वो अपने मुंह में एक को निकल लेता है और वो बंदा वहीं पे खून खाते हुए मर जाता है। अपने एमसी कहता है डैम इट उसने तो पॉइजन को यूज कर लिया। सिट यार मैं थोड़ा सा ज्यादा केयरलेस हो गया। फिर वो कहता है इस पेड़ को इन कचरों ने यहाँ पे डाला है। ऐसा कह के वो उस पेड़ को एक झटके में ही तबाह कर देता है और कहता है अब नेक्स्ट उसकी बारी है। ऐसा कह के वो मिस्सू के पास आ जाता है और उनको छूते हुए एक सेल कास्ट करने की कोशिश करता है और मन में सोचता है होपफुली वो इस टाइम ना जागे जैसे कि मानवा में होता है। अगर ये जाग जाएगी तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन भाई होना क्या था वो लड़की जाग जाती है। वो कहती है हाँ ऐसा कह के वो आँख खोलती है। तो अपना एमसी कहता है सुजाकी तो वो धीरे धीरे आँख खोलने लगती है और वो जब अपने एमसी को देखती है तो वो शर्मा जाती है और वो कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो अपना एमसी कहता है मैं तुम्हें बचा रहा था। फिर वो लड़की जब सामने देखी है तो वहाँ पे गुंडों की लाश से पड़ी होती है। तो वो घबरा जाती है और वो कहती है ये लोग। तो अपना एमसी कहता है ये सभी हाइड किए गए किलर्स है। तो लड़की कहती है क्या किलर्स। फिर अपने एमसी अपने पावर का इस्तेमाल करता है ड्राइवर पे। तो ड्राइवर भी होश में आ जाता है। वो कहता है अभी यहाँ पे क्या हुआ। तो अपना एमसी कहता है जब हम सू विला में पहुँच जाएंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर वो लोग सू फैमिली के विला में पहुँच जाते हैं। फिर अपना एमसी कहता है यही सब हुआ था। तो प्रेसिडेंट कहते हैं क्या वो लोग सब किलर क्लान के हैं। तो अपना एमसी कहता है उन सभी के आर्म में पते के से का एक मार था। तो मुझे नहीं लगता कि किलर क्लान इस तरह के मेथड को इस्तेमाल करेगा। तो बूढ़ा अपने मन में सोचता है क्या पते का निशान मैं इससे पहले भी सुना हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ सुना हूँ। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं ऐसा लगता है कि जैकी किसी और का टारगेट बन चुकी है तो अभी उसका घर से बाहर ना जाना ही ठीक रहेगा। तो वो बूढ़ा भी अपना सर हिलाता है और वो कहता है हाँ प्रिकॉशन लेना ही बेस्ट रहेगा। तो अपना एमसी कहता है यस हम केयरलेस नहीं हो सकते। मिस्टर सू क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप मेरे लिए कुछ जेड ऑर्नामेंट ला सकें। तो प्रेसिडेंट सू कहते हैं क्या जेड ऑर्नामेंट। फिर वो कहते हैं बटलर मिस्टर वुजी के लिए कुछ जेड ऑर्नामेंट्स लेके आओ। तो वो बटलर कहती है यस मास्टर। ऐसा कहके वो जेड ऑर्नामेंट्स ले आती है। हम देखते हैं एक बक्से में जेड ऑर्नामेंट्स होती है। तो अपना एमसी कहता है हाँ ये ग्रेट है। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं क्या मिस्टर वुजी इन जेड्स में अपना पावर डाल के इविल को भगाना चाहते हैं क्या। लेकिन ये सब तो स्कैमर्स करते हैं मार्शल आर्टिस्ट तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। फिर उनको याद आता है कि वो ज्यादा ही बोल चुके हैं। तो वो अपने एमसी से माफी मांगते हुए कहते हैं सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। तो अपना एमसी भी उनको देख के स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखा अपना एमसी अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है उन जेड ऑर्नामेंट में और फिर वो मिस्सू की दरवाजे को नॉक नॉक करता है। तो मिस्सू दरवाजा खोलती है और वो कहती है इतनी रात में तुम्हें क्या चाहिए। तो अपना एमसी कहता है इसे लो और इसे हमेशा पहन के रखना। तो इस बात से मिस्सू बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती क्या मैं इसे हमेशा पहन के रखूं आखिर तुम इससे चाहते क्या हो। फिर हम देखते हैं अपना एमसी नीचे आ चुका होता है एक रेड बॉक्स को लेके। तो वो चीज देखे प्रेसिडेंट सू कहते हैं मिस्टर जी आखिर ये क्या है। तो अपना एमसी कहता है बॉडीगार्ड जरा मुझे अपना गन देना। तो बॉडीगार्ड अपने एमसी को गन दे देता है। तो अपना एमसी वो जे पेंडेंट को ऊपर थ्रो करता है और उसे गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वो गोली जब उस पेंडेंट पे जाके लगता है तो वो रेबल हो जाता है। तो उस बात से वो बूढ़ा एकदम हैरान हो जाता है। वो कहता है अमेजिंग। लेकिन हम तभी देखते हैं वो जे पेंडेंट टूट जाता है। तो प्रेसिडेंट सू कहते हैं अच्छा तो बस इससे एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है एक बार यूज मतलब एक लाइफ मिलने के बराबर का है और इस टाइप का ट्रेजर ज्यादा समय तक नहीं टिके। तो अपना एमसी कहता है नहीं इस पेंडेंट का पर्पस बस इल्यूजन के लिए है और इसी वजह से ये बस एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस बात से दोनों ही हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या। तो अपना एमसी कहता है कि ये देखो ये है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स और इसे 4-5 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो बूढ़ा कहता है क्या अनबिलीवेबल। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट सू वो जे पेंडेंट लेके कहते हैं मिस्टर ओजी क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इनमें से एक आप मेरे टोटल को दे दो। तो अपना एमसी कहता है मैंने सुजियागी को पहले ही दे दिया है ये सब। तो मिस्टर सू क्या आप इस जेड ऑर्नामेंट को मेरे मदर और मेरे सिस्टर तक पहुंचा सकते हैं क्या और बाकी बचा हुआ एक आप अपने पास रख लेना। तो प्रेसिडेंट सू कहते हैं श्योर मैं इसे इमीडिएटली करवाता हूँ। तो अपना एमसी कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं अगले दिन में सुजियागी उस जे पेंडेंट को लेके खड़ी होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है। लेकिन तभी वो मुंह
फुलाते हुए उसको फेंक देती है और वो कहती है उसने मुझे कहा था कि मैं इसे हर वक्त पहने रखूं, लेकिन मैं उससे अपना मर्जी चलाने नहीं दूंगी। ऐसा कह के वो उस टेबल पे फेंके वहाँ से चली जाती है। जब वो नीचे आती है तो उसके पिताजी कहते हैं आगे तुम कहाँ पे जा रही हो? तो मिस सुजाकी कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। तो उसके पिताजी कहते हैं बाहर बहुत ज्यादा डेंजरस है, प्लीज बाहर मत जाओ और मेरी बात मानो। तो वो लड़की कहती है नहीं मैं बाहर जाना चाहती हूँ। तो अपना एमसी उसको देख अपने मन में सोचता है मैंने जो इसे ऑर्नामेंट दिया था उसने उसे नहीं पहना। फिर अपना एमसी कहता है मैं उसके साथ जाऊंगा। तो प्रेसिडेंट सु कहते हैं आपको ट्रबल करने के लिए माफी चाहता हूँ। तो वो बात देखी सुजाकी नाराज होती है। फिर सीन से पता हम देखते हैं बाहर का सीन। वहाँ पे सुजाकी कहती है क्या तुम मुझे फॉलो करना बंद कर सकते हो? तो अपना एमसी कहता है नहीं। तो सुजाकी कहती है बस एक दिन के लिए। तो अपना एमसी कहता है नहीं। तो वो नाराज होती है और वो कहती है डैम यू। ऐसा कह के वो अपने मन में सोच रही होती है डैम ये तो बहुत एनोइंग है, ये मेरे पीछे पीछे हर जगह आता रहा तो मैं एंजॉय कैसे करूंगी? ऐसा कह के वो रोने लगी है। फिर वो एक प्लान बना लेती है और कहती है हाँ मैं समझ गई। ऐसा सोच के वो फीमेल वॉशरूम को दिखाते हुए कहती है मुझे सडनली वॉशरूम यूज करना है। तो मोली क्या तुम इसके अंदर भी मुझे फॉलो करोगे क्या? तो अपने एमसी शर्माते हुए कहता है नहीं नहीं तुम जा सकते हो। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है ये लड़की क्या ये कुछ प्लान बना रही है क्या? ये मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है और यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। भाई इधर हम देखते हैं वो लड़की वॉशरूम की खिड़की से नीचे उतरने की कोशिश कर रही होती है और वो अपने मन में सोच रही होती है वो लड़का मुझे फॉलो करेगा सु फैमिली के लिटिल लेवल को चलो देखते हैं। ऐसा कह के वो नीचे उतर रही होती है और वो मन में सोच रही होती है बच्चे तुम अभी भी इनएक्सपीरियंस्ड हो। ऐसा कह के मुझे उतर रही होती है। तो अपना एम से नीचे से कहता है सुजाकी। तो हम देखते हैं सुजाकी का पैर फिसल जाता है। वो हैरान हो जाती है और वो कहती क्या? ऐसा कह के वो गिरने वाली होती है लेकिन वो ऐसे वाले डिब्बे में बैठ जाती है और वो कहती है डैम इट मोली क्या तुम मुझे डरा के मारना चाहते हो क्या? तो अपना एम से उसके चप्पल को पकड़ लेता है। फिर वो लड़की घबराते हुए नीचे देखती है और वो कहती है आखिर तुम नीचे कब आए? तो अपना एम से ऊपर देखते हुए कहता है भाई तुम्हें इस बारे में अभी फिक्र नहीं करना चाहिए बल्कि तुम्हें इस बारे में फिक्र करना चाहिए कि मुझे नीचे से तुम्हारा क्या क्या दिख रहा है। तो वो लड़की हैरान हो जाती है। तो अपना एमसी कहता है मैं तुम्हारा सब कुछ देख सका हूँ। तो वो लड़की चिल्लाती है और खिड़की में दोबारा घुस जाती है और शर्माते हुए अपने मन में सोचती है ओह माय गॉड। फिर वो सोचती है वो लड़का अभी भी नीचे होगा, लेकिन वो जब दरवाजा खुलती है तो अपना एमसी ऊपर ही होता है। तो लड़की सोचती है नॉर्मल पर्सन का लॉजिक तो इस पे काम ही नहीं करता, ये तो बहुत ही ज्यादा एनोइंग है, वो तो हर जगह पे मौजूद है। लेकिन तभी कोई कहती है मोली। तो अपने एमसी साइड में देखता है तो हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की आई होती है। तो अपना एमसी उसको देख के मन में सोचता है वो लिया है ना। तो वो लड़की अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है वो मेरा स्कूल का क्लासमेट है और हमारे स्कूल का जेंटल गॉडेस है। फिर अपना एमसी उससे कहता है ले आओ हाँ तुम्हें देखे फिर बहुत लंबा समय हो चुका है। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मेरा पहले इस लड़की पे क्रश था और मेरे प्रीवियस लाइफ में जब मैं सबसे ज्यादा बुरा दौर पे गुजर रहा था तब इस लड़की ने मेरी मदद की थी। फिर वो लियाओ साइड में वॉशरूम की तरफ देखी है और उसको मिस सू दिख जाती है। तो वो कहती है क्या वो सुंदर लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इधर हम देखते हैं मिस सू मुंह फुला रही होती है। फिर लियाओ कहती है हाँ हाँ बुरा नहीं है। तो हम देखते हैं मिस सू अंदर चली जाती है और वो कहती है नहीं मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर अपने एमसी कहता है आखिर तुम्हारा सब कैसा चल रहा है? तो वो लड़की अपने बालों को साइड करते हुए कहती है हाँ इतना बुरा भी नहीं है, वैसे तुम्हारे बारे में क्या? ऐसा लगता है कि तुम बदल चुके हो। तो अपने एमसी कहता है हाँ जिंदगी ऐसी है। तो वो लड़की हंसने लगी है और वो कहती है हे भाई आखिर तुम अपने आप को कितना ज्यादा बुरा समझ रहे हो? वैसे मुझे याद आया कुछ ही दिनों में मेरा बर्थडे पार्टी होगा तो तुम जरूर से वहाँ पे आना, मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस बता दूंगी। तो अपना एमसी कहता है श्योर मैं डेफिनेटली वहाँ पे आऊंगा। फिर वो लड़की कहती है देन मैं तुम्हारे डेट में डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इससे दोबारा मिलूंगा, हाँ ये सही है, मैं इस लाइफ में भी इस तरह के पर्सन से मिला हूँ। फिर तभी अपने एमसी के फोन में कॉल आता है। तो ड्राइवर कहता है मिस रोजी बहुत ज्यादा बुरा हुआ, मिस ने कार की को चोरी कर लिया और यहाँ से भाग गई और उसके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, आखिर अभी हम क्या करें? तो अपना एमसी कहता है हाँ ये चलेगा, इस सब मेरे ऊपर छोड़ दो। ऐसा कह के वो अपने मन में सोच रहा होता है मैं लियाओ के साथ बात करने में बिजी हो गया और उसके बारे में भूल ही गया, लेकिन देखो ये फिर से मेरे लिए परेशान खड़ी कर दी। ऐसा कह के वो पुलिस को कॉल लगाता है। इधर हम देखते हैं वो लड़की बात चुकी होती है, वो गाड़ी चला रही होती है और हंसते हुए कहती है हाँ मुझे आजादी मिल गई, लेकिन तभी उसके पीछे से पुलिस आ जाती है। तो वो घबराते हुए सोचती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। हम देखते हैं पुलिस वाली कार मिस सू के कार के सामने आ जाती है। तो मिस सू ब्रेक लगाती है। तो पुलिस ऑफिसर उतरते हुए कहते हैं हमें एक रिपोर्ट मिला था कि कोई बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है, तो प्लीज आप हमें अपना लाइसेंस दिखाइए। तो मिस सू कहती है वो मैं। तो पुलिस ऑफिसर कहती है जल्दी से नीचे आओ और हमारे साथ आओ। तो मिस सू नीचे उतरती है। तो तभी अपना एमसी कहता है अगर तुम्हारे पास ड्राइविंग स्किल्स नहीं है तो सलमान भाई मत बनो, और वैसे भी तुम्हारे जैसे ड्राइवर की वजह से ही लोग फीमेल ड्राइवर्स को पापा की परियां बुलाती है। तो लड़की साइड में देखी और कहती है तुमने मुझे रिपोर्ट किया था है ना? तो अपना एमसी कहता है हाँ तो मैं क्यों नहीं करता, मैं भी तो एक सिटीजन हूँ यहाँ का। तो मिस सू कहती है मोली तुम कमी नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं 3 दिन बाद का सीन। वहाँ पे प्रेसिडेंट सू के घर पे अपना एमसी सुजाकी के दरवाजे पे खटखट करता है। तो सुजाकी गुस्से में बाहर निकलती है और वो कहती है आखिर क्या? तो अपना एमसी कहता है तुम अभी भी गुस्से में हो? तो सुजाकी दरवाजा बंद करते हुए कहती है मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। तो अपना एमसी फिर से दरवाजा खटखट
करता है और कहता है बाहर आओ, किसी चीज में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो सुजिया की दरवाजा खुलती है और वो कहती है क्या मेरी मदद? तो अपने एमसी कह रहा है अगर तुम इस बार मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे कंडीशन को मानूंगा। तो लड़की कहती है हाँ कौन सा कंडीशन? फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक होटल में, वहाँ पे मिस सुजिया की आ चुकी होती है अपने एमसी के साथ। वहाँ पे सुजिया की कहती है तुमने कल मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम अब से मुझे फॉलो नहीं करोगे, तो बाद में तुम रिग्रेट मत करना। तो अपने एमसी कहता है श्योर। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है पागल लड़की, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूँ, और अगर मैं अंधेरे में करूँ तो ये अच्छा ही रहेगा। फिर हम देखते हैं वो पहले वाली लड़की वो अपने एमसी को देख के कहती है मूली तुम आ चुके हो। हम देखते हैं उसके साथ और एक आदमी होता है, वो होता है ली होंग और वो 45 साल का है और वो होंगाई कंपनी का चेयरमैन है। फिर अपना एमसी आगे बढ़ के कहता है तुम्हें देख के अच्छा लगा, वैसे हैप्पी बर्थडे। तो वो लियाओई मिस सू को देखती है और मन में सोचती है क्या ये वही लड़की थी? फिर ली कहती है मैं मूली का फॉर्मर क्लासमेट हूँ। तो मिस सुजाकी कहती है हेलो मेरा नाम है सुजाकी और मैं मूली का मास्टर हूँ। तो ली जो हुए कहती है क्या मास्टर? तो अपना एमसी घबराते हुए मन में सोचता है अरे भाई ये पागल हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है वाह ये तो वही मिस्टर मू है ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम याओ याओ के बर्थडे पार्टी में आओगे। तो अपना एमसी उसको देखा है और अपने मन में सोचता है ये तो वही है वो मिंग, ये एक नैरो माइंडेड पर्सन है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है और हमेशा मेरे ऊपर झूठा एक्यूजेशन लगाता है। और उस दिन के बाद से मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ा हूँ, मैं उस दिन का ह्यूमिलेशन को कभी भी नहीं भूल सका। फिर वो बंदा वो मिंग कहता है बस तुम कैसे हो और तुम इस तरह का ड्रेस पहन के रिच बनने की प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन डूड ये कूल नहीं है। तो उसके साथ ही हंसने लगते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं। तो मिस सुजाकी सोच रही होती है क्या ये चुपचाप इसकी बात को सुन रहा है, ये किस तरह के घटिया क्लासमेट है। फिर हम देखते हैं सुजाकी कहती है मूली यहाँ पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भरे पड़े हैं, तो चलो बाहर चलते हैं और थोड़ा घूमते हैं। तो अपना एमसी कहता है अच्छा चलते हैं। तो मिंग कहता है क्या कीड़े मकोड़े? ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है भाई ये मूली जैसा कुत्ता आदमी एक खूबसूरत लड़की के साथ कैसे है। फिर तभी पब्लिक कहती है वाह सुन रियल एस्टेट के चेयरमैन और उसके बेटे यहाँ पे आ गए हैं। फिर हम देखते हैं चेयरमैन सुन कहता है लेट आने के लिए सॉरी मिस्टर ली, दरअसल ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो चुके हैं। तो मिस्टर ली कहते हैं वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। फिर सुन फैमिली का लौंडा कहता है हैप्पी बर्थडे मिस ली, मैं आपको टोस्ट प्रपोज करना चाहता हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मिस ली घबराते हुए कहती है तुम्हारा शुक्रिया मिस्टर सुन। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है मिस्टर सुन जाना माना प्ले बॉय है तो मुझे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन तभी उस लौंडे का नजर अपने एमसी पे पड़ जाता है। वो सोचता है हाँ वो तो वही लौंडा है ना जो सुजियाकी के साथ था लास्ट टाइम, उसकी वजह से ही मैं कैफे में ह्यूमिलेटेड हो गया और मैं इस बार उसे जाने नहीं दूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे उमिंग आता है और वो कहता है हेलो मिस्टर सुन मेरा नाम है उमिंग, हम पहले मिले थे, वैसे क्या आप मेरा दोस्त बनना चाहोगे? तो सुन फैमिली का लौंडा अपने मन में सोचता है हाँ मिल गया बकरा। फिर वो कहता है ब्रदर वो फ्रेंड होने के तौर पे क्या आप मुझे फेवर कर सके? तो उमिंग कहता है मिस्टर सुन इट्स ओके, अब जो भी बोलोगे मैं वो करूंगा। तो वो सुन फैमिली का लौंडा अपने एमसी की तरफ पॉइंट करता है और वो कहता है मैं चाहता हूँ कि वो लौंडा ह्यूमिलेट हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो बात सुन के वो भी अपने मन में सोचता है वाह मूली और सुनसाओ दुश्मन है, वैसे मूली मुझे ब्लेम मत करना, अभी यहाँ पे एक अच्छा सा शो होने वाला है। फिर वो मिंग कहता है सुनसाओ मेरे पास एक प्लान है तो मेरी बात सुनो। तो सुन फैमिली का लौंडा कहता है हाँ ये सही रहेगा, चलो इसे ही करते हैं। फिर हम देखते हैं इधर मिस सुजू खाना खा रही होती है तो अपना एमसी कहता है लेडी तुम अपने इमेज पे अटेंशन नहीं दोगे क्या? तो मिस सुजाकी कहती है लेकिन ये केक तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है और वैसे मैं अपने इमेज पे क्यों अटेंशन दूं? लेकिन तभी उमिंग कहता है हे मूली यहाँ पे। तो अपना एमसी साइड में मुड़ता है और अपने मन में सोचता है उमिंग ये मुझे बुला रहा है, ऐसा लगता है कि कुछ बुरे इरादे से ये मुझे बुला रहा है, चलो छोड़ो इसके बारे में, मैं पहले इसके पास जाऊंगा कि ये कहना क्या चाहता है। ऐसा कह के वो स्लोली आगे बढ़ता है उमिंग के पास और कहता है आगे क्या बात है। तो हम देखते हैं उमिंग के पीछे सुन फैमिली का लौंडा होता है। सुन फैमिली का लौंडा आगे आता है और वो कहता है हे साइड हट जाओ। तो अपना एमसी उसको देखता है और मन में सोचता है क्या सुन चिंगरान। फिर हम देखते हैं सुन फैमिली का लौंडा एक्टिंग करने लगता है और वो अपने एमसी का हाथ पकड़ के कहता है हे आखिर तुम मुझे क्यों धमका रहे हो? फिर हम देखते हैं वो लोग नीचे गिरने का एक्टिंग करते हैं। सुन फैमिली का लौंडा कहता है हाँ इसने मुझे मार दिया। फिर उमिंग कहता है हे मूली आखिर तुम क्या कर रहे हो, लोगों की चीजों को चुरा रहे हो और उनको मार रहे हो? तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है मुस्कुरा के कि ओह अगर तुम ये करना चाहते हो। फिर मिस सू आगे देखती है और वो कहती है हे आगे वहाँ पे शोर क्यों मच रहा है? फिर हम देखते हैं उमिंग कहता है सभी लोग यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक छोटा सा चोर आया है। तो सभी लोग वहाँ पे गैदर हो जाते हैं। भीड़ में से कोई कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तो और एक बंदा कहता है ऐसा लगता है कि इस चोर ने सुन चिंगरान का चीजें चुरा लिया है और इवन इसने उसको मारा भी है। फिर अपने एमसी कहता है हे तुम दोनों आगे तुम करना क्या चाहते हो? फिर हम देखते हैं उमिंग कहता है मूली हाई स्कूल के टाइम से ही तुम ऐसी चीजें क्या करते थे, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अब तक ये सब करते होगे, तुम तो कभी भी नहीं बदलोगे, जिससे कुत्ते का तुम कभी भी सीधा नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पे मिस ली आ जाती है और वो कहती है एक सेकंड रुको। ऐसा कह के वो अपने एमसी के सामने आ जाती है और वो कहती है लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुआ है, वो इस तरह की चीजें नहीं करता। तो उमिंग कहता है ली आओ तुम बहुत ज्यादा प्योर हो, वैसे क्या इसके शकल देख के पता नहीं चल रहा है तुम्हें? और मूली तुम ली आओ के पार्टी में एक्चुअली किसी की चीजें चुरा रहे हो क्या? तुम उस लड़की के वर्दी भी हो क्या? फिर अपना एमसी कुछ भी नहीं कह पाता। फिर हम देखते हैं वो मिंग अपने एमसी के पीछे आता है और एक नकली घड़ी को अपने एमसी के पैंट के पॉकेट में डालने की कोशिश करता है, लेकिन अपना एमसी भी उसको नोटिस कर लेता है। फिर हम
तभी देखते हैं सुन फैमिली का लौंडा वो घड़ी को अपने एमसी के पॉकेट से निकाल लेता है और वो कहता है सभी लोग इधर देखो, ये मेरा रोलेक्स है और ये मूली के पॉकेट में था, तुम कमीने चोर। लेकिन तभी अपना एमसी कहता है भाई तुम दोनों का एक्टिंग बहुत ज्यादा बुरा था, तुम्हें क्या लगा है क्या मैं पागल हूँ? ऐसा कहकर अपना एमसी अपना हाथ झटक देता है। तो हम देखते हैं वो सुन फैमिली का लौंडा जमीन में गिर जाता है। तो उसके पिताजी आते हैं और वो कहते हैं आखिर तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आया कि तुम मेरे बेटे को हर्ट कर रहे हो? फिर हम देखते हैं मिस्टर ली वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं मिस्टर सुन क्या आप ठीक हो? फिर मिस्टर ली कहता है आखिर लड़की तुम कहाँ से आए हो और जल्दी करो मिस्टर सुन से माफी मांगो। तो चेयरमैन सुन कहता है तुमने सुन फैमिली को इंसल्ट किया है और अगर तुम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट को फाइल करें तो जल्दी करो और अपने घुटने में आ जाओ और हमसे माफी मांगो। तो अपना एमसी कहते हैं ओह अगर मैं माफी ना मांगू तो क्या उखाड़ लोगे मेरा? तो सुन फैमिली का लौंडा कहता है तुम छोटे चोर, तुमने मेरा $1000 का वॉच चुराया और तुम फिर भी एरोगेंट होने की हिम्मत कर रहे हो। तो सुजाकी वहाँ पे आती है और वो कहती है ये तो बस कुछ $1000 थी, तो तुम उसके लिए इतना ज्यादा हंगामा कर रहे हो? क्या सुन फैमिली कभी दुनिया नहीं देखी क्या? तो उसको देखे सुन फैमिली का लौंडा अपने मन में सोचता है क्या वो छोटी चूड़े वो भी यहाँ पे आ चुकी है। फिर हम देखते हैं एक साइड में मिस सू होती है और दूसरे साइड में मिस ली। मिस सू कहती है उसने मूली को एक चोर बुलाया, तुम्हें क्या लगता है क्या हम तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट को फाइल नहीं करेंगे क्या? फिर वो अपना एमसी की तरफ देखती है और वो कहती है आगे तुम इसके साथ बात ही क्यों कर रहे हो? मुझे पहले ही यहाँ पे आ जाना चाहिए था लेकिन मैं केक खाने में बिजी हो गई। फिर हम देखते हैं मिस्टर ली वो कहते हैं आखिर तुम कौन हो? ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है याओ याओ को सुन चिंगरन जैसे लोगों से मिलना चाहिए ना कि इन जैसे। फिर हम देखते हैं सुजाकी कहती है ये नॉर्मल है कि तुम मुझे नहीं जानते, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सामने से देखने का डिजर्व भी करते हो क्या? तो सुन फैमिली के हेड कहते हैं कोई इस डिसग्रेसफुल पागल को बाहर फेंको। तो वो बात सुन के मिस सुजाकी अपने मन में सोचती है ये बूढ़ा आदमी ये पागल है क्या इसने मुझे नहीं पहचाना? फिर सुजाकी कहती है ओके मैं इतना ज्यादा पहले कभी गुस्सा नहीं की थी लेकिन आज। लेकिन तभी अपना एमसी उसके कंधे पे हाथ रखा है और वो कहता है तुम मेरे पीछे रहो। तो मिस सुजाकी अपने एमसी के पीछे आ जाती है और वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है मूली। फिर अपना एमसी कहता है इसको मेरे सामने छूने की हिम्मत भी मत करना। फिर हम देखते हैं सुन फैमिली का लौंडा कहता है लड़की मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम सरेंडर कर लो क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा बुरे हैं। फिर वो कहता है जल्दी से इन लोगों को पकड़ लो। तो अपना एमसी कहता है जैकी तुम पहले इस साइड में चले जाओ। तो सुजाकी कहती है मूली आगे तुम क्या करने वाले हो? हम देखते हैं वो गार्ड्स अपने एमसी को घेर लेते हैं। तो अपना एमसी अपना पावर को रिलीज करता है। तो सुन फैमिली का लौंडा कहता है आखिर ये एयरफ्लो क्या है, क्या वो एक मार्शल आर्टिस्ट है? फिर हम देखते हैं अपना एमसी बहुत सारे क्लोन को बना लिया होता है। तो सिक्योरिटी गार्ड बात करने लगते हैं क्या वो एक भूत है क्या? फिर हम देखते हैं अपना एमसी हमला करते हुए कहता है मर जाओ। ऐसा कहकर वो सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पे पीट रहा होता है और सुन फैमिली के लौंडे के आगे गुजर जाता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे अपना एमसी उनके पीछे खड़ा होता है और सभी बॉडीगार्ड्स नीचे गिरे हुए होते हैं। सुजाकी कहती है मूली उस बुढ़े आदमी सुन को एक अच्छा लेसन सिखाना। फिर वो चेयरमैन कहता है मैं सुन रियल एस्टेट का चेयरमैन हूँ और अगर तुम मार्शल आर्टिस्ट हो तो क्या हो गया, तुम मुझे छू भी नहीं सके। लेकिन तभी अपना एमसी उसको खींच के मारता है। तो उसका बेटा कहता है फादर। ऐसा कहकर वो अपने फादर के पास आता है और वो कहता है तुमने मेरे फादर को टच करने के लिए हिम्मत कैसे किया, तुम अभी मरने वाले बच्चे। तो अपना एमसी उंगली उठाता है और कहता है याद रख अगर मैं बात नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डरपोक हूँ और इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम मेरे सामने रेकलेसली आकर सको। तो सुन फैमिली का लौंडा कहता है मूली तुम एक बस तुच्छ मार्शल आर्टिस्ट हो तो इतना भी ज्यादा एरोगेंट मत हो। तो अपना एमसी बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है उन दोनों के पास और उन दोनों के हेड को पकड़ लेता है। तो वुमेन कहता है ब्रदर मुंह सुन फैमिली के लौंडे ने मुझे ये सब करने के लिए सिखाया था, प्लीज मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तो सुन फैमिली का लौंडा कहता है तुम कमीने। इधर हम देखते हैं अपना एमसी उन दोनों के सर को पकड़ के उन दोनों के बीच में किस करा देता है। तो सुजाकी हंसते हुए कहती है मूली तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। इधर हम देखते हैं ये दोनों नीचे लेके रो रहे होते हैं। तो वहाँ पे मिस्टर ली आते हैं और वो कहते हैं अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और याओ याओ के खातिर मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए हेल्प करूंगा। सुनडोंग ऐसा इंसान है जिसके साथ तुम पंगा नहीं ले सके। तो मिस ली की बेटी आती है और वो कहती है डैड उमिंग ने अभी अभी कन्फेस किया है और वो मूली को फंसा रहे थे। तो मिस्टर ली कहते हैं तुम एक बच्ची हो अभी तुम क्या जानते हो। तो हम तभी देखते हैं लो बात करने लगते हैं वो देखो वो आदमी वो तो बिजनेस मैग्नेट है वो यहाँ पे आ चुका है। हम देखते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट सु अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ एंट्री मारते हैं। तो सभी लोग उनको देख के घबरा रहे होते हैं और लोग कह रहे होते हैं सुवेन। प्रेसिडेंट सु आगे आते हैं और रेस्पेक्ट करते हुए कहते हैं मिस्टर जी आगे यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मिस्टर ली उसको देख के अपने मन में सोचते हैं क्या सुवेन इस यंग मैन को रेस्पेक्ट शो कर रहा है। इधर हम देखते हैं सुन फैमिली के हेड उठते हैं और वो कहते हैं ली होंग किसी को बुलाओ और इस गैंगस्टर को पुलिस स्टेशन भिजवाओ, कम से कम 8-10 साल की सजा तो होनी ही चाहिए। तो वहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं सुनडोंग तुम्हें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो सुनडोंग आगे देखता है और वो कहता है तुम तो सुवेन हो। प्रेसिडेंट सु कहता है सुनडोंग आज जो हुआ उसको मेरे खातिर जाने दो, मेरा डॉटर और उसका दोस्त बस यहाँ पे मजाक कर रहे थे और वैसे भी एल्डर्स को इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो चेयरमैन घबराते हुए साइड में मुड़ के देखता है और वो कहता है क्या ओ नो वो लड़की आपकी डॉटर थी। फिर सुन फैमिली का चेयरमैन अपने एमसी के सामने आ जाता है और वो कहता है उप्स मैं अंधा हो गया था जो आपको पहचान नहीं पाया। तो अपने एमसी अपना पावर को रिलीज करता है और वो कहता है मुझे छुओ मत, मेरे से दूर रहो। तो हम देखें सुजाकी कहती है मुझे पता है कि मेरा फैमिली पावरफुल है लेकिन ये ज्यादा पुरानी नहीं है। फिर हम देखते हैं उसके बाद लड़की अपने एमसी के प्यार में पागल होने लगती है। वो कहने लगती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। ऐसा कह के वो
बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। तो वो देखे मिस सू जेलस हो जाती है और वो कहती है मोली मैं तुमसे हेट करती हूँ। हम वहाँ पे देखते हैं पब्लिक में लोग कहने लगते हैं मिस रोजी चलो एक दूसरे से जान पहचान बना लेते हैं, और कोई कहने लगता है मोली हम पुराने क्लासमेट्स हैं तो व्हाट्सएप में हमें ऐड कर लो। इधर हम देखते हैं चेयरमैन को घसीटे हुए सिक्योरिटी गार्ड्स लेके जा रहे होते हैं। तो चेयरमैन कह रहा होता है मिस्टर ओजी मैं आपको पहचानने में फेल हो गया, प्लीज हमें माफ कर दीजिए मिस्टर ओजी। इधर हम देखते हैं भीड़ में लोग कह रहे होते हैं मिस्टर ओजी वो मैंग के लोग आपको देखना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं एक लड़की अपने एमसी के गले में किस कर रही होती है और एक लड़की शर्माते हुए उसको देख रही होती है। तो अपना एमसी भी शर्माना होता है। वो कहता है क्या वो मैंग के आदमी। हम देखते हैं ये सब वो पहले वाला बूढ़ा आदमी कह रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी और अपना एमसी कहीं पे जा रहे होते हैं। अपना एमसी कहता है आखिर ये वो मैंग किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो बूढ़ा कहता है वो मैंग एक वाजिया का मार्शल आर्टिस्ट अलायंस है और ये कंट्री के हाईएस्ट लीडर ने बनाया है ताकि वो वाजिया के मार्शल आर्टिस्ट मैटर्स को हैंडल कर सके। फिर वो बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है तो अपना एमसी कहता है मेरी बात सुनो क्या ये उस आदमी के बारे में है जिसने की मिस सू पे अटैक किया था। तो हम देखते हैं वो लोग अंदर आते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं। फिर वो बूढ़ा कहता है वाइट ग्रुप लीडर मैं मिस्टर वूजी को यहाँ पे ले आया। फिर वो बूढ़ा अपने एमसी से कहता है मिस्टर वूजी ये लॉन्गसन वुमेन का 2nd डिवीजन के वाइट लीडर है। हमें उस बूढ़े के बारे में बताया जाता है वो होता है 22 सन और वो 57 ईयर का होता है। वहाँ पे एक आदमी कहता है वूजी क्या ये इतना ही, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इतना यंग लड़का एक किलर होगा। तो वो लीडर मुस्कुराते हुए कहता है छोटे भाई वो रिवार्ड लेने की हिम्मत कर रहा है तो उसके पास जरूर कुछ ना कुछ तो स्किल होगा। तो अपना एमसी कहता है अरे तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो, मुझे सीधा सीधा बताओ। तो वो लीडर कहता है हमें न्यूज मिला है कि एनिमी सुवन और ली होंग के डॉटर के ऊपर नजर रखे हैं और हमें सुनाई दिया कि सुजियाकी को छोटा भाई रोटेट कर रहा है तो हम बस लो कहना चाहते थे। तो अपना एमसी कहता है अच्छा इतना काफी हुआ। ऐसा कह के वो मुड़ जाता है, लेकिन हम तभी देखें वो पहले वाला आदमी गुस्से में कहता है हमारे लीडर के प्रति इतना ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो लीडर कहता है चुप हो जाओ। फिर वो लीडर कहता है छोटे भाई मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ आकाशिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम तुम्हें सीक्रेटली प्रोटेक्ट करेंगे तो तुम अकेले मत जाना। तो अपना एमसी जाते हुए कहता है हाँ हाँ भाई जो भी हो। तो पहले वाला बंदा फिर से भड़क जाता है और वो कहता है तुम बच्चे तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। तो वो लीडर कहता है आगे जो मरने वाला है उसके लिए तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो। तो वो पहले वाला बंदा कहता है हाँ आपने सही कहा वो ज्यादा समय तक नहीं जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी पार्टी में वापस आ चुका होता है और वो मिस ली के सामने जाके कहता है ले आओ। तो मिस ली कहती है हाँ मुली। तो अपना एमसी कहता है ले आओ ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। ऐसा कह के वो उसको एक गिफ्ट देता है तो ले आओ। उसको खोलती है तो हम देखते हैं अंदर एक पेंडेंट होता है। तो मिस ली कहती है मूली ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है मैं ऐसे नहीं ले सकती। तो अपना एमसी कहता है इस चीज से पैसे का लेना देना नहीं है और याद से इसे अपने पास रखना। तो मिस ली घबराते हुए कहती है ओके ठीक है। इधर हम देखते हैं मिस सू पीछे से छुपके देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा चल रही होती है। वो कहती है मूली तुम एक्चुअली में मेरे फैमिली के जेट को ले लिए हो। फिर मिस ली कहती है मूली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे बाद में हमारा कॉस्ट्यूम पार्टी होने वाला है तो क्या तुम आओगे। तो अपना एमसी कहता है श्योर मैं जरूर आऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो कॉस्ट्यूम पार्टी में अपना एमसी कॉस्ट्यूम पहन के आ चुका होता है। और भाई अब मुझे आप कमेंट में बताओ कि ये किसका कॉस्ट्यूम है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे मिस सू बनी बन के आई होती है। तो अपना एमसी कहता है सुजियाकी आगे तुम क्या कर रहे हो। तो सुजियाकी कहती है तुम मुझे पहचान लिए। तो अपना एमसी कहता है हाँ मैंने बस इसे फील कर लिया। लेकिन तभी सीढ़ियों से कोई उतरती है और वो होती है मिस ली और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। उसको देख के अपना एमसी शॉक होता है। मिस ली अपने एमसी के सामने आती है और वो कहती है आखिर बात क्या है, क्या मैं स्ट्रेंज लग रही हूँ क्या। तो अपना एमसी कहता है नहीं तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। तो मिस ली कहती है चलो चल के डांस करते हैं। तो अपना एमसी कहता है लेकिन मुझे डांस नहीं आता। तो मिस ली अपने एमसी के हाथ को पकड़ती है और वो कहती है इट्स ओके मैं तुम्हें सिखाऊंगी। इधर हम देखते हैं मिस सू चल रही होती है, वो मुंह फुलाती हुई कहती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे बिजली चली जाती है तो लोग बात करने लगते हैं आखिर ये बिजली क्यों चला गया, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। आई थिंक ये कोई सरप्राइज हो सकता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और किसी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं वो कहती है आगे तुम लोग कौन हो, मूली मेरी मदद करो। तो अपना एमसी साइड में मुड़ के देखता है। फिर अपना एमसी मिस ली से कहता है ले आओ यहीं पे रुकना और मैं जाके देख आता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो मिस ली कहती है वेल तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए मूली। लेकिन तभी मिस ली के पीछे भी कोई आ जाता है और वो कहता है हे अभी तुम अकेले हो, ऐसा कह के हंसने लगा है। तो मिस ली घबराते हुए पीछे देखी है तो कोई हाथ आगे करता है। तो हम देखते हैं मिस ली के बॉडी से वो पेंडेंट ग्लो करने लगा है। तो मिस ली भी घबरा जाती है। हम देखते हैं एक बैरियर मिस ली को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो किडनैपर कहते हैं कोई मिस्टीरियस फोर्स इसको प्रोटेक्ट कर रहा है तो जल्दी से विड्रॉ करो। फिर सेंस चिटाता है, हम देखते हैं वहाँ पे वो गुंडे किसी को किडनैप कर लिए होते हैं। उनमें से वो गुंडों का बॉस कहता है क्या तुम मिस ली को लाने में फेल हो गए। तो वो गुंडे कहते हैं मास्टर वो मैन हमारे रास्ते में आ चुके थे लेकिन हमने हमारा बेस्ट ट्राई किया। लेकिन तभी वो पहले वाला लीडर वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है हम क्वांग तुम अभी भी नहीं मरे हो और अभी तुम वो मैंग के लॉन्गसन के हाथों में आ चुके हो तो मैं जिंदा तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो वो बॉस कहता है तुमने वो मैंग को लेके मेरे आकाशिया को डिस्ट्रॉय कर दिया तो आज तुम अपने खून से हमें पे करोगे।
लेकिन भाई तभी हीरो की एंट्री होती है। अपना एमसी आता है और वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ब्लड टाइप के बारे में, लेकिन अगर तुम जियाओकी को वापस नहीं करते तो मैं तुम्हें जरूर रिग्रेट करवाऊंगा। तो वुमेन का लीडर कहता है उजी तुम दूर रहो, होंगक्वांग और मेरा स्ट्रेंथ सेम है, तो अगर तुम बीच में आओगे तो तुम मारे जाओगे। तो अपना एमसी कहता है ठीक है मैं तुम्हें 1 मिनट दूंगा। फिर हम देखते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है। वुमेन के लीडर अपने हाथों में पावर रिलीज करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो आकाशिया का लीडर भी वुमेन के लीडर के अटैक को रोक लेता है और वो कहता है बाय सीसन तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था। हम देखते हैं उनके बीच में घमासान युद्ध हो रहा होता है, दोनों एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं, लेकिन हम तभी देखते हैं आकाशिया का लीडर अपने पीछे से एक चाकू को निकाल लेता है और वुमेन के लीडर के छाती में भोंक देता है। तो वुमेन के लीडर कहता है तुम कमी नहीं। तो आकाशिया का लीडर कहता है जंग में डिस्ट्रक्टिव होना बहुत ही ज्यादा बुरा है और तुम अभी मरने वाले हो। लेकिन हम तभी देखते हैं अपना एमसी आके उसके कमर पे लात मारता है। हम देखते हैं अपना एमसी के पैर में पावर रिलीज हो रहा होता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। फिर अपना एमसी कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं बस तुम्हें 1 मिनट दूंगा। फिर हम देखते हैं वहाँ पे धुआं हटता है और वो आकाशिया का लीडर जमीन में गिरा होता है और वो खास रहा होता है। तो हम देखते हैं वुमेन का लीडर एकदम शॉक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो मेरे से भी ऊपर लेवल का है। हम देखते हैं आकाशिया का लीडर उठ जाता है और वो कहता है हे लड़की आखिर तुम कौन हो। फिर हम देखते हैं वो पिल को खा लेता है और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को एवेकन कर लेता है और वो कहता है हा मुझे नहीं पता कि अभी मेरा स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन ये एंसेस्ट्रल मेडिसिन खाने के बाद तुम मेरे नजरों में एक कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो भाई। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना एमसी बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ से गायब होता है और उसके सामने आके उसको जमीन पे पटक देता है और वो कहता है तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। इधर हम देखते हैं वो बंदा दब चुका होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। भाई इधर हम देखते हैं ये वुमेन का लीडर ये पूरा शौक में होता है, वो कह रहा होता है भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल है, ये तो एक मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, आखिर ये लौंडा है कौन। इधर हम देखते हैं उसको मारने के बाद अपना एमसी साइड में मुड़ के देखा है। तो हम देखते हैं वो जो 2 गुंडे पीछे खड़े थे वो लोग मिस सुजियाकी को कार में बैठा लिए होते हैं। मिस सुजियाकी को थोड़ा सा होश आता है और वो अपने मन में सोचती है आखिर मैं कहाँ पे हूँ, क्या मुझे किडनैप कर लिया गया है क्या। हम देखते हैं वो गुंडे मिस सुजियाकी को लेके वहाँ से फरार हो चुके होते हैं। एक गुंडा तो अपना जी को लपलपा रहा होता है और वो कह रहा होता है ये लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं तो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा, मेरे अंदर हवा चढ़ रहा है। उसके बाद सुन के मिस सुजियाकी कहती है नहीं नहीं मुझे मत छुओ, लेकिन ये लौंडा उसको किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो वो ड्राइवर कहता है आगे तुम इतना जल्दी में क्यों हो, ये हमारा एंसेस्टर का चीज है और जब एंसेस्टर इसके साथ एंजॉय कर लेंगे उसके बाद हमें भी एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इधर हम देखते हैं मिस सुजियाकी कह रही होती है प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसा कह के वो रोते हुए अपने मन में सोचती है मोली आखिर तुम कहाँ पे हो। लेकिन हम तभी देखते हैं फ्लाश से भी ज्यादा तेजी से अपना एमसी कार के आगे आता है। तो वो गुंडा हैरान वो कहता है क्या आखिर वो क्या चीज था भाई। तो और एक गुंडा कहता है तुम इतना जल्दी करना चाहते हो भाई, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। लेकिन तभी मिस सुजियाकी अपने मन में सोचती है ओह ये ग्रीन लाइट मैंने तो इसे पहले भी फील किया था। फिर हम देखते हैं अपना एमसी अपने पावर से उस कार को रोक लिया होता है और वो कार पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो हम देखते हैं वो गुंडा लात मार के दरवाजे को खोलता है और वो कहता है तेरी बहन की मैं तुम्हें देखता हूँ, अब तो कैसे बचेगा मेरे हाथों से। ऐसा कह के वो केजीएफ स्टाइल में बंदूक को चलाने लगा है। तो अपना एमसी उन गोलियों को डॉज कर रहा होता है और उनमें से वो एक गोली को पकड़ता है। तो वो गुंडा कहता है तुम भूलो मत हमारे पास अभी भी वो लड़की है। फिर वो गुंडा गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो हम देखते हैं मिस सुजियाकी गाड़ी में लेटी होती है। भाई क्या ही बोलो भाई किस तरह से लेटी हुई है। फिर हम देखते हैं वो गुंडा मिस सुजियाकी को उठा लेता है और वो कहता है मेरे पास मत आओ वरना मैं इसे इस समुद्र में फेंक दूंगा। तो अपना एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है क्या तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है। तो वो गुंडा कहता है मेरे पास मत आओ, क्या तुम मुझे बिलीव नहीं करते क्या, ठीक है आओ आओ एक साथ मरते हैं। ऐसा कह के वो सुजियाकी को समंदर में फेंक देता है। तो अपना एमसी गुस्से में देखा है और कहता है तुम मरने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा तेजी से उस गुंडे पे एक मुक्का मारता है और वो भी समुद्र में कूद जाता है मिस सुजियाकी को बचाने के लिए। और हम देखते हैं मिस सुजियाकी को अपना एमसी पकड़ लेता है और वो हवा में फ्लोट कर रहा होता है पानी के ऊपर। हम देखते हैं मिस सुजियाकी को धीरे धीरे होश आ रहा होता है। वो अपने मन में सोचती है इस आदमी का कंधा बहुत ही ज्यादा वार्म है, मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर सीन से पता है हम देखते हैं सु फैमिली के घर पे मिस सुजियाकी को बेड में लेटाया गया होता है। अपना एमसी कहता है सुडोंग क्या तुम्हें और कोई न्यूज मिला। तो प्रेसिडेंट सु कहते हैं सारे असिस्टेंट जहर खा के अपने आप को मार लिए इंक्लूडिंग होंगक्वांग। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि हमें फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन तभी मिस सुजियाकी कहती है मोली क्या तुम मेरे पास आ सकते हो। तो अपना एमसी मिस सुजियाकी के पास आ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है। तो मिस सुजियाकी कंबल को टाइटली पकड़ती है और वो अपने एमसी के ऊपर चढ़ जाती है और वो कहती है तुम कमीने मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐसा कहके वो अपना एमसी का गला दबा रही होती है। भाई ये
सीन थोड़ा सा awkward नहीं लग रहा क्या? फिर वो लड़की कहती है मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकी, तुम अनट्रस्टवर्दी हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे लेकिन तुम तो नहीं दिखे। फिर वो चीज देखे प्रेसिडेंट सो कहते हैं जैकी फालतू बातें करना बंद करो, अगर मिस्टर वोजी वहाँ पे नहीं होते तो तुम आज जिंदा नहीं होते। तो अपना एमसी कहता है नहीं ये मेरी गलती है, मैं तुम्हें डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम प्रोटेक्ट करूंगा। तो वो बात सुन के वो लड़की अपने मन में सोचती है अच्छा तो वो पर्सन मूली था। फिर अपना एमसी कहता है तो क्या अभी तुम मेरे ऊपर से हट सकती हो? तो वो लड़की शर्माते हुए अपने एमसी के ऊपर से हट जाती है। तो प्रेसिडेंट सो कहते हैं मिस्टर वोजी सुन फैमिली के फादर और सन आपको ढूंढ रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी एक सोफे पे बैठा होता है और हम देखते हैं सुन फैमिली के चेयरमैन और उसका लौंडा वहाँ पे अपने एमसी के सामने झुके हुए होते हैं। वो कहते हैं मिस्टर वोजी कल जो भी इंसिडेंट हुआ उसमें हमारी गलती थी, हम आपको पहचान नहीं पाए। मिस्टर वोजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ऐसा कह के वो एक चेक अपने एमसी को देता है। तो अपना एमसी कहता है वेल इसे वहाँ पे रखो और इसके बाद अगर तुम मेरे सिस्टर को अप्रोच करने की हिम्मत करोगे तो मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो सुन फैमिली का लौंडा कहता है नहीं नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है इस मोमेंट में बीस्टिंग अभी आ करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इंटरनेट कैफे में अपना एमसी आ चुका होता है और वो G1 ट्रेडिंग नेटवर्क को सर्च किया होता है। अपना एमसी सोचता है ऐसा लगता है कि बीस्टिंग अभी स्ट्राइक करने के लिए रेडी है तो मुझे प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लॉन्गसन सिटी चाइना का ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा होता है। वहाँ पे लिखा होता है कि बीस्टिंग अभी बाहर से चाइना आने वाला है और उसका नेक्स्ट गोल है सुएन का पॉकेट गर्ल सु जैकी। तो वहाँ पे नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि सु फैमिली का लक बहुत ज्यादा बुरा है, अभी बीस्टिंग उसकी बेटी को मारने के लिए आ रहा है। तो और एक बंदा लिखा होता है लेकिन भाई कोई मिस्टर उजी था ना जो कि 20 मिलियन का रिवार्ड लेके उसको बचा रहा था, उसके पास तो कुछ तो स्किल होगा है ना। तो और एक बंदा कहता है उजी वो एक न्यू कमर है तो उसके पास कौन सा एबिलिटी होगा भाई, और तुम्हें क्या लगता है कि वो किलर बी का मुकाबला कर पाएगा क्या? उसके पास स्किल भी होगा तो भी वो उसका कोई ओपोनेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ से उठ जाता है। हम देखते हैं पीछे वाला बंदा वो भी उस न्यूज को देख रहा होता है। वहाँ पे अपना एमसी का न्यूज होता है, अपना एमसी वहाँ पे पोस्ट किया होता है IRFB इस तरह का फालतू चीज है। वहाँ पे अपना एमसी एक गैम्बलिंग के लिए बेट लगाया होता है कि कोई भी जीतेगा तो एक के बदले 10 मिलेगा। फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे सॉलिटरी ओनर 10 मिलियन इन्वेस्ट कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो बूढ़ा कह रहा होता है मिस्टर उजी और मैं एक गैम्बलिंग गेम डाले हैं। तो प्रेसिडेंट सु कहते हैं हाँ इवन स्ट्रिंग भी अभी अलर्ट हो चुका है और वो अपने लिए 10 मिलियन को लगाए हैं तो जाओ 20 मिलियन मिस्टर उजी के नाम पे लगा दो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगल इलाके में मिस सुजाकी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कैसे भी हो बाहर जाना है और खेलना है। फिर तभी अपने एमसी के फोन में मैसेज आता है, मैसेज में लिखा होता है अपने एमसी के खिलाफ में एक बंदा 2 लाख लगाया होता है और एक बंदा 10 मिलियन लगाया होता है, लेकिन अपने एमसी के सपोर्ट में एक बंदा 20 मिलियन लगाया होता है। जो अपना एमसी अपना फोन देख रहा होता है तो सुजाकी कहती है मोली अरे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे? तो अपना एमसी कहता है हाँ मैं तुम्हारी बात को सुन रहा हूँ। फिर शिफ्ट होता है, अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है अभी तक वो आया क्यों नहीं। जब अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है तो मिस सुजाकी अपने एमसी के सामने अपना हाथ हिलाती है और वो कहती है अगर तुम इस दिन में कहाँ खो गए हो, क्या हम लोग बाहर नहीं जा रहे क्या? फिर हम देखे मिस सुजाकी हरकतें करने लगती है और वो कहने लगती है मुझे उस आदमी को ढूंढना है जिसने मेरी जान बचाई है। ओ मेरा रोमियो, हेलो मैंने तुम्हारा फेस नहीं देखा लेकिन तुम्हारा कंधा बहुत ही ज्यादा गर्म था और वो तो उड़ भी सका है, वो इस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हैंडसम है। ऐसा कह के वो इधर उधर नाच रही होती है। तो अपना एमसी सुजाकी के हाथ को पकड़ के अंदर ले आता है और कहता है नहीं। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है मैं एक स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को पास में ही सेंस कर सकता हूँ। ऐसा लगता है कि वो बीस्टिंग पास में ही होगा। फिर मिस सुजाकी कहती है आगे बात क्या है, और अगर मुझे बचाने वाला हीरो यहाँ पे होता तो मैं उसके हाथों तुम्हें जरूर पिटवाती। तो अपना एमसी जेड ब्रेसलेट को निकाल के कहता है इसे पहन लो। ऐसा कह के वो मिस सुजाकी के हाथों में पहना देता है। तो मिस सुजाकी कहती है ये बहुत ज्यादा गंदा है, मैं इसे पहनना नहीं चाहती। तो अपना एमसी कहता है तुम्हें इसे पहनना ही पड़ेगा और मुझे प्रॉमिस करो तुम कुछ भी डेंजर चीज करने की कोशिश नहीं करोगे और ये एक ऐसा चीज है जिससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, क्या तुम मेरी बात समझी? तो सुजाकी कहती है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर हम देखते हैं 4 घंटे बाद का सीन। अपना एमसी खिड़की से बाहर नजर रख रहा होता है और मिस सुजाकी गाना सुन रही होती है। अपना एमसी खिड़की में देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है आखिर अभी तक उसने कुछ किया क्यों नहीं, वो तो बहुत ज्यादा कोशिश हो रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरे वजह से इसके पास नहीं आ रहा? तो चलो मैं थोड़ा उसको उचकाऊंगा। ऐसा सोच के अपना एमसी कहता है सुजाकी मैंने एक क्यूट लिटिल व्हाइट रैबिट को बाहर देखा है। तो सुजाकी कहती है क्या सच में? आखिर वो कहाँ पे है? तो अपना एमसी कहता है वो बाहर है उस फ्लावर के बेड में और वो अभी भी वहीं पे होगा। तो मिस सुजाकी कहती है हाँ सच में क्या? ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा तेजी से बाहर चली जाती है उस रैबिट को ढूंढने और वो कह रही होती है हे बनी बाहर आ जाओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। अपना एमसी खिड़की से नजर रख रहा होता है और सोचता है बीस्टिंग अभी भी मेरे जाल में नहीं फंसा। लेकिन तभी मिस सुजाकी कुछ नोटिस करी है और वो कहते हैं हाँ। तो अपना एमसी कहता है अभी वो आ रहा है। अब देखते हैं एक बंदा अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है मर जाओ। तो अपने एमसी अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये मुझे टारगेट कर रहा है? फिर हम देखते हैं वो बीस्टिंग कूल लाइट स्टिंग का इस्तेमाल करता है। तो अपने एमसी उस बंदे को एक मुक्का मार देता है तो वो बंदा दूर जाके गिरता है और वो गिरते हुए कहता है क्या? फिर हम देखते हैं अगले सीन में वो उठ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है सिट मैं असैसिनेशन काम नहीं किया, ये तो बहुत ज्यादा टफ है। फिर अपना एमसी कहता है तुम सच में अच्छे हो लेकिन तुम्हें
अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं वो बी कुछ निकाल लेता है और सोचता है मैं अभी इस स्मोक बम को इस्तेमाल करूंगा। ऐसे करके वो स्मोक बम को इस्तेमाल कर देता है। तो हम देखते हैं वहाँ पे धुआं धुआं होने लगता है, लेकिन अपना एमसी उसका पीछा कर रहा होता है। तो वो किलर भी अपने मन में सोच रहा होता है इम्पॉसिबल है, वो तो बस एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट है, वो इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। हम देखते हैं अपना एमसी बहुत ज्यादा तेजी से पेड़ों में चढ़ते हुए उस किलर बी का पीछा कर रहा होता है। किलर भी कहता है तुमने मुझे फोर्स किया इस चीज को करने के लिए। फिर हम देखते हैं अपना एमसी नीचे उतर जाता है और वो कहता है हाँ वो इतना ज्यादा तेजी से भाग गया। फिर हम देखते हैं 30 मिनट बाद का सीन, वहाँ पे वो किलर भी एक पत्थर का सहारा लेके जमीन में बैठा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है उसको लग रहा होगा कि मैं भाग गया हूँ, है ना, लेकिन मैं इधर छुपा हुआ हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे छुपा रहा तो कुछ मिनट के बाद मैं मारा जाऊंगा। ऐसे करके वो बाहर सांस लेने के लिए आता है। तो हम देखते हैं अपना एमसी पेड़ के ऊपर लेटा होता है। वो कहता है हाँ बुरा नहीं है, तुम इतना लंबा समय तक लाश कर सकते हो, ऐसा लगता है कि तुम भी एक कल्टीवेटर हो। तो किलर भी हैरान होकर कहता है क्या। फिर सेंस से पता है हम देखे इंटरनेट कैफे में एक बंदा कहता है आगे ये कैसा हो सकता है, मेरा सभी पैसे वो डूब गए, भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। ऐसा करके वो अपना सर को पकड़ा हुआ होता है। तो दो बंदे वहाँ से जाते हुए बात करते हैं कि ये वही गेम है, ये फिर से हार गया, चलो यहाँ से चलते हैं, ये बंदा ऐसा ही है। हम देखे हुआ लॉन्ग सिटी का जो फोरम होता है उसमें लिखा होता है कि स्टिंगर और वुजी के बैटल में स्टिंगर हार गया और वुजी जीत गया और स्टिंगर का बॉडी लॉन्ग मैन रिवर के पास में मिला है। तो वहाँ पे नीचे रिप्लाई होता है कि उस कमी ने वुजी की वजह से मैं बहुत सारा पैसा हार गया। तो और एक बंदा लिखा होता है वुजी ने जानबूझ के हमें इरिटेट किया ताकि हम और भी ज्यादा पैसे लगाए, लेकिन वो आराम से जीत गया, वो जानबूझ के इतना ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कर लिया। अभी फिर हम देखें ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है अगर ये सब सच है तो भी मैं ऐसे बिलीव नहीं करना चाहता। फिर हम देखते हैं पहले का सीन, अपना एमसी पेड़ से नीचे पानी में कूद जाता है और पानी के ऊपर बैठा होता है। तो किलर भी कहता है क्या तुम पानी के ऊपर चल सकते हो। ऐसा करके वो अपने मन में सोचता है क्या मैं इस तरह के मॉन्स्टर के खिलाफ जा सकता हूँ क्या। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हारा ब्रेक को छुपाने का टेक्निक बहुत ज्यादा अच्छा था। तो वो किलर भी कहता है क्या तुम इससे सीखना चाहते हो, लेकिन पहले मुझे यहाँ से लेके चलो, ये रिवर बहुत ज्यादा ठंडा है। तो अपना एमसी अपना हाथ बढ़ा के उसके हुडी को पकड़ता है और उसको पानी से उठा लेता है, लेकिन हम तभी देखते हैं वो किलर भी अपने हाथों में एक चाकू को ले आता है और उसको पकड़ के अपने एमसी को हमला करते हुए कहता है नरक में जाओ, लेकिन अपना एमसी 2 उंगली से उसके चाकू को रोक लेता है और वो कहता है तुम मुझे मारने के लिए काफी नहीं हो। हम देखते हैं वो किलर भी हवा में उड़ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है आगे ये कैसे पॉसिबल है। हम देखते हैं अपना एमसी उसी के चाकू को उसके तरफ ही देता है, तो वो चाकू किलर भी के सर पे जाके लेता है और वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। अपना एमसी अपने टाई को ठीक करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। तो अपना एमसी फोन को निकालता है तो वहाँ पे उसकी बहन की मैसेज आया होता है कि भाई आखिर तुम घर कब आओगे, मॉम तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है। तो अपना एमसी अपने मन में सोचता है मेरे लिए इंतजार करो, मैं तुम्हें इस लाइफ में ज्यादा सफर करने नहीं दूंगा। तो सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मेट्रो स्टेशन में अपना एमसी एक कार्ड को लेके बैठा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन, वहाँ पे सूजिया की आती है इस कार्ड को लेके और वो कहती है मूली ये तुम्हारा वही बेट वाला 50 मिलियन वॉन है जो तुम जीत गए थे। ऐसा कह के वो कार्ड देने के बाद शर्माते हुए कहती है तुम्हें इस बार जल्दी घर आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि तुम मेरे हीरो को ढूंढ सको। तो अपना एमसी घबरा जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है अगर उसको पता लगेगा कि वो हीरो मैं ही हूँ तो एनीवे तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होता है लेडीज एंड जेंटलमैन हम टर्मिनल में पहुँच चुके हैं। हम देखते हैं अपने एमसी के पास एक लड़की होती है जो कि अपने एमसी के कंधे पे सर रखे सो रही होती है। तो अपना एमसी कहता है हे उठ जाओ हम टर्मिनल पहुँच चुके हैं और सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं क्या तुमने उस लड़की को नहीं ढूंढा क्या। तो और एक बंदा कहता है नहीं नहीं। तो पहले वाला बंदा कहता है तुम सभी लोग फालतू हो, मुझे यहाँ पे आके उसको ढूंढना पड़ रहा है। अपना एमसी उन सब की बातों को सुन रहा होता है। हम देखें अपना एमसी के सामने एक गुंडा आ चुका होता है और वो कहता है हे हम इसी को तो ढूंढ रहे थे है ना, सैट ऑन यू हम दोबारा मिल गए, जल्दी से मुझे वो एलेक्सर दे दो जो मास्टर एल्केमिस्ट ने प्रिपेयर किया था और बदले में मैं तुम्हें जीने दूंगा। तो वो लड़की अपने एमसी की तरफ देखती है और वो कहती है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो उस बात से उस बंदे को गुस्सा आ जाता है तो वो हमला करते हुए कहता है तुम मेरे सामने बात करने की हिम्मत कर रहे हो। तो हम देखते हैं वो लड़की अपने एमसी को लेके वहाँ से भागने लगती है। तो वो गुंडा कहता है आज कोई भी यहाँ से बचे नहीं जाएगा, मुझे वो जल्दी से दे दो। ऐसा कह के वो सोचता है ऐसा लगता है कि इस लड़की के पीछे जो लौंडा है उसी के पास वो एलेक्सर होगा। फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि मैं वो होंग को यहाँ पे रोके रखूंगी, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से इनोसेंट लोग मारे जाए। इधर हम देखते हैं वो गुंडा अपने हाथों से पावर रिलीज करके आटा करते हुए कहता है पहले तुम अपनी जान की फिक्र कर लो। हम देखते हैं वो लड़की अपने एमसी को उस अटैक से बचाने के लिए धक्का दे देती है और एक शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है और वो कहती है तुम इस चीज से बच के नहीं जाओगे। लेकिन हम देखते हैं उस लड़की का शील्ड टूट जाता है और वो गुंडा कहता है तुम लिटिल जीनियस, तुम तो अपने रेपुटेशन डिजर्व करते हो लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम वो होंग के सामने खड़े हो। ऐसा कहके वो उस लड़की के पेट में एक लात मार देता है और वो कहता है मर जाओ। इधर हम देखते हैं उस लड़की के मुंह से खून निकल जाता है और वो दूर जाके गिरती है। अपना एमसी उसको चुपचाप देख रहा होता है। फिर वो गुंडा उस लड़की से वो एलेक्सर ले लेता है और कहता है रूमर्स का मानना ये है कि ये एलेक्सर मरे हुए को भी वापस ला सका है, लेकिन तुम्हारा बूढ़ा आदमी ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर पाएगा। लेकिन इधर हम देखें अपना एमसी चुपचाप से वहाँ से जा रहा होता है। तो गुंडा कहता है
लड़के, क्या मैंने तुम्हें अलाउ किया कि तुम यहाँ से जा सको? इधर हम देखें वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है, ग्रैंडपा आई एम सॉरी, सर्टन बहुत ज्यादा यूजलेस है, मतलब वो खुद को ही कह रही होती है। फिर वो अपने एमसी से कहती है यहाँ से जल्दी से चले जाओ, क्योंकि वो हम के ईगल क्लोज किल को कोई ऑर्डिनरी बंदा छीन नहीं सका। तो हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे कुछ गुंडे आ जाते हैं और वो हंसने लगते हैं और वो कहते हैं क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? लेकिन हम अगले सीन में देखें अपना एमसी सभी को पीट देता है और वो आगे बढ़ता है। तो वो गुंडा कहता है क्या? ऐसा कह के वो गुस्से में अपने एमसी की तरफ बढ़ता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन अपना एमसी अपने पावर को रिलीज करता है और वो कहता है क्या तुम मरना चाहते हो? ऐसा कह के वो अपने पावर से उस बंदे के पेट में एक मुक्का मार देता है। तो हम देखते हैं उस बंदे के मुंह से खून निकल जाता है। वो पावर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उससे वो बंदा वो दीवार को तोड़ते हुए दूर फेंका जाता है और वो वहाँ पे खून खस रहा होता है। वो उठते हुए कहता है तुम एक उजन हो, लेकिन इस लॉन्गसन प्रोग्रेस में बस एक ही उजन है और वो लियो है, तो तुम दोनों का एज मैच नहीं कर रहा। तो क्या तुम वांग फ्यून हो जो कि जल्दी ही उजुन में ब्रेक थ्रू करने वाला है? तो अपना एमसी कहता है नहीं मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं अपना एमसी कहता है सिस्टर क्या तुम ठीक हो? तो वो लड़की कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उस लौंडे के पास आ जाता है। तो वो गुंडा अपने एमसी को वो एलिक्सर देते हुए कहता है सॉरी मैं आपको पहचाने में फेल हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा कहके वो वहाँ से जाने लगता है। तो वो लड़की कहती है ये मेडिसिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो क्या तुम मुझे इसे दोगे? तो अपना एमसी कहता है ये चीज तुम्हारे लिए इतना ज्यादा प्रीशियस है, फिर भी तुम इतना फ्रेजाइल कंटेनर में सो रखी हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि ये एक्सीडेंटली तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा? लेकिन तभी अपना एमसी का बात सच होता है और उस लड़की के हाथों से वो एलिक्सर छूट जाता है और वो जमीन पे गिर के टूट जाता है। तो अपना एमसी कहता है हाँ भाई ये टूट गया। हम देखते हैं उस लड़की का मुंह एकदम रोने जैसा बन जाता है। फिर अगले सीन में देखते हैं वो लड़की अपने एमसी का पैर पकड़ लेती है और वो कहने लगी है मेरा एलिक्सर भाई तुम्हें मेरे एलिक्सर के लिए पे करना पड़ेगा। तो अपना एमसी कहता है भाई मुझे जाने दो। हम देखते हैं वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है इस पॉइंट में मेरे भाई ने मुझे ट्रिक सिखाया था और उसने कहा था कि ये 100% काम करने वाला है, देखा अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है तो मुझसे पीछे छुड़ा के दिखाओ। ऐसा कह वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। फिर वो शर्माते हुए छोड़ देती है और वो कहती है लेकिन अभी मैं क्या करूँ, ये मेरे ग्रैंडफादर का लाइफ सेविंग मेडिसिन था। तो अपना एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा को बचाने के लिए साथ में आऊंगा। तो वो लड़की कहती है क्या सच में? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहके वो अपने मन में सोचती है फॉर्चुनेटली मैंने मेरे भाई की बात सुनी थी और फाइनली मुझे ऐसा एक आदमी मिल गया जो मेरे लाइफ को ठीक कर सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर आप चाहते हो कि मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँ तो मैं आज एक पोल डालूंगा, तो उसमें वोट करना कि आप कौन सा मानवा कंटिन्यू करवाना है, पहले वाला या फिर ये वाला। जिस मानवा में भी सबसे ज्यादा वोट आएंगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अपना फेवरेट मानवा जरूर से वोट करना। तो मैं मिलता हूँ आपको और किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पिछले वीडियो में हमने देखा था अपना एमसी उस लड़की को बचाने के बाद उसके दादाजी को बचाने के लिए उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाहर का सीन। वहाँ पे हम देखते हैं कार में एक लौंडा बैठा होता है, वो कहता है साटोंग इस रास्ते में आओ। तो साटोंग के साथ अपना एमसी भी होता है। तो लड़का अपने एमसी को देखता है और वो कहता है आखिर ये कौन है? हमें बताया जाता है उस लड़के का नाम जिसका नाम है स्याओ जोंग यू और वो 27 साल का है और वो साटोंग का बड़ा भाई है। फिर हम देखते हैं साटोंग अपना एमसी के हाथ पकड़ के कहती है भाई मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ बताऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो तीनों गाड़ी में बैठे होते हैं। साटोंग का भाई पूछता है सिस्टर क्या तुम्हें वो मिल गया? तो साटोंग कहती है हाँ अरे वो बहुत ज्यादा लंबा स्टोरी है। ऐसा कह के वो उसको सब बता देती है। तो उसका भाई कहता है क्या वो एलिक्सर डिस्ट्रॉय हो गया? ऐसा कह के वो अपने गाड़ी से नियंत्रण खो देता है। तो उसकी बहन कहती है भाई थोड़ा सा केयरफुल रहना। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं साटोंग के घर वो लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ से 2 लोग निकल रहे होते हैं, वो सब डॉक्टर होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा कह रहा होता है मिस्टर जो अब इस बार बच नहीं पाएंगे। उनकी बात सुन के साटोंग रोते हुए कहती है ग्रैंडपा। इधर हम देखते हैं उसका भाई अपने मन में सोच रहा होता है आखिर अभी हम क्या करें, मुझे डर लग रहा है कि अभी साटोंग भी ग्रैंडपा को बचा नहीं पाएगी। हम देखते हैं घर के अंदर साटोंग भाग के आती है और वो दरवाजे खोलते हुए कहती है ग्रैंडपा। तो वहाँ पे लोग होते हैं, वो कहते हैं ग्रेट तुम वापस आ गए। तो हम देखते हैं वहाँ पे एक आदमी होता है, वो कहता है मुझे तुम्हारे भाई ने फोन में बता दिया। तो साटोंग कहती है आई एम रियली सॉरी। इधर हम देखते हैं पीछे एक और आदमी होता है, वो कहता है मैंने कहा कि साटोंग को कहीं बाहर न जाने दो। और साटोंग अरे तुम कहाँ पे गई थी, किसी को बताया क्यों नहीं? और जबकि अभी वो पर्सन चला गया है तो तुम्हारा ग्रैंडपा की लाइफ को कोई भी बचा नहीं पाएगा। हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है, वो होता है यूफेंग का 38 साल का बड़ा भाई। फिर साटोंग उसके पापा से कहता है डैड इनफैक्ट मुझे एक बड़ा आदमी मिला है तो शायद हम ग्रैंडपा को बचा सकें। तो उसके पिताजी कहते हैं रियली वो तो बढ़िया बात है, तो उस आदमी को यहाँ पे लेके आओ। तभी अपना एमसी दरवाजा खुल के आता है। तो साटोंग कहती है ये है मिस्टर उजी। अपना एमसी चुपचाप होता है। तो वो पहले वाला बंदा हंसने लगा है और वो कहता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है क्या? रास्ते में चलने वाला कोई भी इंसान तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक नहीं कर सकता। ऐसा कह के हंसने लगा है। फिर वो साटोंग के पापा को कहता है यूफेंग तुम बूढ़े आदमी के जान के साथ खेल रहे हो, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो तुम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो क्या? तो हम देखते हैं साटोंग के पापा घबराते हुए अपने मन में सोचता है ये यंग मैन तो बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, हम अब इस तरह से पिताजी को बचाएंगे। लेकिन अपना एमसी आगे बढ़ता है। साटोंग के ग्रैंडपा के पास दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अपना एमसी अपना पावर को इस्तेमाल कर रहा होता है। अपना एमसी कहता है इसका मेरिडियन काला पड़ चुका है और अटक गया है, इसलिए इसका ऑपरेशन स्मूथली काम नहीं कर रहा। तो हम देखते हैं वो पहले वाला आदमी कहता है तुमको किसने कहा कि तुम हमारे बूढ़े आदमी को छू सके हो? तो अपना एमसी अपने पावर से उसको दूर फेंक देता है। हम देखते हैं वो अटैक जोरदार का होता है जिसकी वजह से दीवार भी टूट चुका होता है। देखते हैं और 2 लोग होते हैं, वो उसको देख के घबरा जाते हैं।
जाते हैं और शाओटोंग के पापा भी घबरा जाते हैं। वो कहते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मिस्टर वूजी मेरे फादर इन लोग को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इधर हम देखते हैं एक और बूढ़ा आदमी होता है। वो कहता है ये तो रिडिकुलस है और मैं पहली बार चेस्ट पल्स को देख रहा हूँ, और जब भी तुम एक और डॉक्टर को चूज कर रहे हो तो ये ओल्ड मैन तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर यू पहले से ही बहुत ज्यादा इल है और अभी अगर इनको रिग्रेशन एजेंट भी दिया जाए तो भी ये पावरलेस होगा। तो हम देखते हैं शाओटोंग के पापा अपने मन में सोचता है क्या मैं इस यंग मैन को ट्रस्ट करूँ। इधर हम देखते हैं शाओटोंग कहती है मिस्टर वूजी क्या मेरे दादाजी को बचाया नहीं जा सकता क्या। तो अपना एमसी कहता है हाँ मैं बचा सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा दर्द होगा। तो डैडी कहती है हाँ ठीक है। फिर अपना एमसी कहता है मुझे बस इनको मारना ही पड़ेगा। तो वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या आपने क्या कहा। शाओटोंग के पिताजी कहते हैं क्या मारने की बात कर रहे हो मिस्टर मोली, क्या आपका मेरे फैमिली के खिलाफ कोई दुश्मनी है क्या। तो इधर हम देखते हैं शाओटोंग भी अपने मन में सोच रही होती है मोली। फिर आप एमसी कहता है ये सबसे ज्यादा इजीएस्ट और मोस्ट इफेक्टिव तरीका है। तो हम देखते हैं पहले वाला पर्सन वो कहता है तुम सन ऑफ बिच, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं अपने एमसी अपने पावर से उस बुढ़े आदमी को ऊपर उठा लिया होता है। इधर हम देखते हैं वो पर्सन अपने एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है मेरी परमिशन के बिना तुम, ऐसा वो कह ही रहा होता है लेकिन अपने एमसी उसको खिंचा के एक लात मारता है। तो वो दूर फेंका जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर किस तरह का पावर है भाई। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उस बूढ़े आदमी के बॉडी से चादर को निकाल लेता है। फिर हम देखते हैं शाओटोंग अपने मन में सोच रही होती है ग्रैंडपा मुझे माफ कर देना, क्या मैंने कोई गलती कर दिया क्या। इधर हम देखते हैं अपना एमसी उस बुढ़े को मार रहा होता है, पटक पटक के मार रहा होता है, उठा उठा के मार रहा होता है। फिर वो उस बुढ़े आदमी को बेड पे फेंक देता है। तो शाओटोंग के पिताजी कहते हैं बूढ़े आदमी। हम देखते हैं अपना एमसी हवा में उड़ रहा होता है और अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। फिर वो नीचे आ जाता है। तो हम देखते हैं वो पहले वाला पर्सन कहता है यू फैन तुमने बूढ़े आदमी को मार दिया, तुम्हारे पाप को हम माफ नहीं करेंगे, तो जल्दी से फैमिली हेड का पोजीशन मुझे दे दो। इधर हम देखते हैं शाओटोंग के पिताजी उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। वो कहते हैं आखिर अभी हम क्या करेंगे। तो शाओटोंग कहती है ग्रैंडपा अभी उठ रहे हैं। हम देखते हैं वो बूढ़ा उठने लगा है। तो पहले वाला पर्सन वो हैरान हो जाता है। वो कहता है फादर अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है। वो बूढ़ा आदमी कहता है मुझे अभी बेटर महसूस हो रहा है, इवन मैं पहले से भी बेटर महसूस कर रहा हूँ और मेरा डार्क इंजरी अभी ठीक हो चुका है। हमें बताया जाता है वो पर्सन होते हैं मिस्टर यू और वो 60 साल के होते हैं। फिर अपना एमसी कहता है इस बूढ़े आदमी का मेरिडियन अभी रिपेयर हो चुका है और उसका रेलम भी इम्प्रूव हो चुका है, तो अगर काम कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। हम देखते हैं शाओटोंग के पिताजी कहते हैं मिस्टर वू ने हमारी मदद किया, ये हमारा प्लेजर है। अगर फ्यूचर में आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मेरे फैमिली आपको जरूर मदद करेगा। तो अपना एमसी भी मौके का फायदा उठा लेता है भाई। वो कहता है ओह बाय द वे तुम्हारे पास कोई पुराना हर्ब है क्या जो कि 100 साल या उससे भी ज्यादा ओल्डर हो। तो शाओटोंग के पिताजी कहते हैं 100 साल से ज्यादा पुराना हर्ब बहुत ज्यादा रेयर है, ओरिजिनली हमारे पास एक है। तो और वैसे हमारा बूढ़ा आदमी इसको यूज करता था जब वो बीमार हुआ करता था, लेकिन जबकि मिस्टर मू ने हमारे ओल्ड मैन को ठीक कर दिया है तो मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा उस पुराने हर्ब को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं वो मार खाया हुआ पर्सन कहता है आखिर ये कैसे हो सका है। फिर अपना एमसी कहता है मुझे अभी पर्सनल काम है जिससे मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शाओटोंग के पिताजी कहते हैं मिस्टर मोली थोड़ा सा रुक जाइए। ऐसा कह के वो कॉल मिलाते हैं और वो कहते हैं हेलो ड्राइवर, ये मेक श्योर करना कि मोली को उनका डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए। इधर हम देखते हैं शाओटोंग शर्मा रही होती है और वो खुश होती है। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचता है मुझे घर जाना है, आपने अपना पूरा लाइफ को काम किया और वायलेटली मेरे वजह से मारे गए, और इस लाइफ में मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको एक बड़ा सा लग्जरियस घर दिलाऊं और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि आप अपना जीवन खुशी से जिएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी के घर पे। वहाँ पे अपना एमसी आता है और कहता है मुशिन। तो हम देखते हैं मुशिन कचरा फेंक रही होती है। वो अपना एमसी का आवाज सुन के कहती है भाई फाइनली वापस आ गए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अपने एमसी के घर पे। अपना एमसी उसकी बहन और उसकी मदर खाना खा रही होती है। उसकी मदर कहती है शाओली तुम्हें और भी ज्यादा खाना खाना चाहिए क्योंकि अभी तुम बड़ा हो रहे हो। तब अपना एमसी कहता है हाँ। तो उसकी मदर कहती है शाओली तुम अकेले रहते हो, तो अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम अपने मदर को जरूर बताना और स्टबर्न मत होना, ठीक है। तो अपना एमसी कुछ भी नहीं कह पाता, वो आगे देखता है। तो हम देखते हैं अपने एमसी के मदर के हाथों में चोट लगा होता है। फिर अपना एमसी पास की बात सोचने लगता है। जब वो छोटा होता है तो वो किचन में कुछ बना रहा होता है। तब अपना एमसी 8 साल का होता है। वो कहता है फाइनली ये अच्छा दिख रहा है तो मैं अभी इसको उतार लेता हूँ। ऐसे करके वो उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। इधर हम देखते हैं अपना एमसी की मदर उठती है और वो कहती है मैं एक्सीडेंटली ज्यादा सो गई थी और अभी ये डिनर टाइम है। ऐसा करके वो जब आगे आती है तो वो अपने एमसी को देख के हैरान हो जाती है और वो कहती है शाओली। हम देखते हैं अपना एमसी खाने को नीचे उतार रहा होता है तो उसकी मम्मी दौड़ते हुए आगे बढ़ती है। तो हम देखते हैं अपने एमसी के हाथों से खाना छूट जाता है। फिर अपने एमसी की मम्मी कहती है शाओली क्या तुम्हें कुछ इंजरी हुआ है क्या तुम्हें कुछ शॉट हुआ है। तो अपना एमसी कहता है मॉम मैं तो ठीक हूँ लेकिन उनका हाथ। हम देखते हैं अपने एमसी के मदर के हाथों में चोट लगा हुआ होता है। अपने एमसी की मदर कहती है मैं ठीक हूँ, अगर मैं कोल्ड वाटर से इसको धो लूँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। खाना खाने के बाद वो प्लेट हो रहे होते हैं। अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है सॉरी मेरी वजह से आप हमेशा हर्ट हुए हैं और मैं अपने पिछले लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा बेटा हुआ करता था। सॉरी मैं झूठ सिंह के हाथों से आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर वो अपने मदर से कहता है मॉम आई एम रियली सॉरी। तो उसकी मदर कहती है पागल लड़के अगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो अपना एमसी कहता है मॉम मैंने बाहर बहुत ज्यादा पैसे बनाया है और कल सुबह मैं सारे कर्ज को चुका दूंगा और आपके लिए एक नया घर भी खरीदूंगा। तो उसकी मदर कहती है पैसे कमाना इतना भी इजी नहीं है और तुम इस तरह से पैसे को नहीं उड़ा सके। तो अपना एमसी कहता है मॉम मैं चाहता हूँ कि आपका लाइफ बेटर हो। हम देखते हैं उसकी मदर वो बात सुन के खुश हो जाती है और
और वो अपने मन में सोचती है, हस्बैंड देख रहे हो हमारा श्यावली अभी सेंसिबल हो चुका है। फिर उसकी मदर अपने एमसी से कहता है, ओके मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेलिंग सेंटर में अपना एमसी आया होता है और वो अपने मन में सोचा होता है यहाँ का एनवायरनमेंट इतना भी बुरा नहीं है और इसका प्राइस भी इतना ज्यादा हाई नहीं है और इस जगह में रहने के लिए मेरे मदर को भी इतना खर्चा करना नहीं पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बाहर का सीन, वहाँ पे एक फरारी गाड़ी आके रुका है तो लोग बात करने लगते हैं, ओह शिट ये तो एक फरारी F1 2DDF है, ये लोग तो अमीर आदमी है। हम देखते हैं फरारी से एक लड़की उतरती है और कहती है, डार्लिंग आई थिंक ये जगह अच्छा है। तो हम देखते हैं वहाँ पे एक और आदमी उतरता है और वो कहता है, बेबी अगर तुम्हें ये पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए इसको खरीदूंगा। हम देखते हैं वो जू बन रहा होता है और वो 35 साल का प्रोडक्ट मैनेजर होता है होंघाई कंपनी का। उसको देख के लोग बात कर रहे होते हैं, वो देखो भाई उसका शकल तो एकदम चोमू जैसा है लेकिन उसके पास भी एक गर्लफ्रेंड है। तो और एक बंदा कहता है, भाई कैसा नहीं होगा उसके पास ऐसे जो है। तो उनकी बात सुन के वो लड़की कहती है, तुम सभी लोग लूजर्स हो। फिर सीन वापस से अंदर पे शिफ्ट होता है, वहाँ पे एक लड़की अपने एमसी को वो प्रॉपर्टी दिखा रही होती है। वो कहती है, हमारा कंपनी ने अभी जो जंग बिन फ्लावर गार्डन बनाया है उसका लोकेशन बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है और यहाँ का एनवायरनमेंट किसी 4 स्टार टूरिस्ट अट्रैक्शन के जगह से कम नहीं होगा और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और हमारा प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इवन मार्केट ओपन होने से पहले ही हमें प्री ऑर्डर्स मिला है और अभी बस कुछ ही सेट्स बचे हुए हैं। तो अपना एमसी कहता है, मुझे और भी बताओ, मैं सबसे ज्यादा ऊपर वाला खरीदना चाहता हूँ और वो लॉन्ग मैन जिम की तरफ फेस होना चाहिए, वो जो सूरज की तरफ फेस कर रहा होगा और प्राइस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हो मैं खरीद लूंगा। ऐसा वो कह ही रहा होता है लेकिन हम देखें वो फरारी वाली लड़की वहाँ पे पहुँच चुकी होती है। अपना एमसी भी उसको नोटिस करता है। वो लड़की आगे चश्मा उतारते हुए कहती है, मोली। तो अपना एमसी भी साइड में देखे कहता है, तुम तो वो लड़की कहती है, मैं जो मैं हूँ और जब हम जूनियर हाई स्कूल में थे तब तुम हमेशा मुझे फॉलो किया करते थे और मुझे ब्यूटीफुल सिस्टर कहा करते थे। और वैसे क्या तुम यहाँ पे घर खरीदने आए हो क्या? लेकिन तुम्हारा फैमिली तो गरीब था और वैसे मैं बता दूं तुम यहाँ का डाउन पेमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सके। अब नैम उसको देखे सोचता है, ये तो वही है, ये वही लड़की है जो कि मुझसे कहती थी कि मैं घर से पैसा लूं और उसको स्नैक्स खिलाऊं और मूवी दिखाऊं। फिर हमें दिखा जाता है 5 सीन, वो लड़की किसी और लौंडे के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है, मोली बहुत ज्यादा फनी है, मैं जो भी कहती हूँ वो हमेशा मेरी बात मानता है, एक अच्छे कुत्ते की तरह। हम देखते हैं अपना एमसी पीछे खड़े होके उसकी बात को सुन रहा होता है। फिर सीन प्रेजेंट में सेट होता है। अपना एमसी उसको देख के अपने मन में सोचता है, अच्छा तो अभी वो इस तरह से दिखी है, क्या ये प्लास्टिक सर्जरी है? फिर हम देखते हैं वो लड़की कहती है, मिस हमें एक सूट चाहिए। तो अपना एमसी अपना ब्लैक कार्ड को निकालता है और वो कहता है, नहीं मैं सूट लूंगा और तुम पैसे को एक बार में ही काट सकते हो। तो वो सेल्स पर्सन उस लड़की से कहती है, आई एम सॉरी अभी हमारे पास बस एक ही सूट बचा हुआ है और इस जेंटलमैन ने पहले ही इसे देख लिया है, तो आप दोनों बाकी बचे हुए सेट को देख सके हो जो कि बढ़िया है और इससे बिल्कुल भी कम नहीं है। तो वो लड़की कहती है, तुम इस मैन पे बिलीव मत करो, मैं उसका जूनियर हाई स्कूल का क्लासमेट हूँ और मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, लेकिन हमें देखो हम उससे अलग है, हम तुम्हें अभी आधा पैसा दे सकते हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम खुद देख रहे हो। तो हम देखते हैं वो लड़की अब एमसी की कार्ड को स्वाइप करती है लेकिन वो फेल हो जाता है। तो वो लड़की कहती है, स्वाइप फेल हो गया सर, आपका पासवर्ड तो सही है ना? तो हम देखते हैं ये लड़की ये मुस्कुराती है और वो कहती है, देख लिया मैंने तो तुम्हें कह ही दिया था, इसके पास उस तरह का पैसा ही नहीं है। फिर अपना एमसी कहता है, मैं भी ये अपने लिमिट में आ चुका है, तो मैं तुम्हें फोन से ही पैसा ट्रांसफर करता हूँ। ऐसा है कि वो फोन से पैसे को ट्रांसफर कर लेता है। तो वो सेल्स पर्सन कहती है, हाँ हमें पैसे मिल चुका है, कांग्रेचुलेशन सर। तो हम देखते हैं इस लड़की का मुंह बन जाता है। तो गुस्से में अपने मन में सोचती है, आखिर ये गरीब लड़का इतना ज्यादा रिच कैसे हुआ? फिर वो अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ते हुए कहती है, डार्लिंग मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये सूट जैसे भी हो चाहिए। तो वो ठगी वो शर्मा जाता है और वो कहता है, नहीं यार मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इसे जरूर खरीदूंगा। फिर वो आदमी किसी को बुलाता है और कहता है, हे शाओवैन यहाँ पे आओ। तो शाओवैन यानी कि एक और सेल्स पर्सन वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है, प्रेसिडेंट जू आप आने से पहले मुझे बता देते, मैं आपको लेने आ जाता। तो वो प्रेसिडेंट जू कहता है, हाँ मैं बस यहाँ पे घर खरीदने आया हूँ, तो तुम्हें क्यों परेशान करता, और वैसे मुझे रिवर व्यू वाला एक हाउस चाहिए, लेकिन तुम्हारे आदमी बोल रहे हैं कि हमें ये नहीं मिलेगा, तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तो वो सेल्स मैनेजर कहता है, यस मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। तो वो पहले वाला बंदा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सेल्स मैनेजर अपने एमसी के पास आ जाता है और वो कहता है, छोटे बच्चे चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, तुम ये सूट उनको जाने दो, इसके बदले में मैं तुम्हें पास वाले घर पे 20% डिस्काउंट दूंगा। तो अपने एमसी सर हिला के मना कर देता है। तो वो सेल्स मैनेजर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है, छोटे बच्चे इतना ज्यादा मुश्किल मत करो मेरे लिए, तुम इसके बारे में अच्छे से सोचो, ये हमारा रियल एस्टेट है और ये यू रियल एस्टेट है, और क्या तुम नॉर्थ स्टेट के यू फैमिली के बारे में नहीं जानते क्या? ये रूम हम तुम्हें बेचना नहीं चाहते, चले जाओ यहाँ से। लेकिन हम साइड में देखते हैं एक आदमी जा रहा होता है और उसके पीछे 2 लड़कियां होती है। वो आदमी कहता है, मुझे मीटिंग्स के डिटेल्स को भेज दो। तो उसके पीछे वाली लड़की कहती है, ओके सर यू। तो वो यू कहता है, इस टाइम हमारा रिवर साइड गार्डन प्रॉपर्टी अच्छा कर रहा है। फिर वो साइड में मुड़ के देखता है अपने एमसी को और वो सोचता है, क्या मिस मोली? इधर हम देखते हैं वो सेल्स मैनेजर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है, तुम बाकी घर देख लो, ये रूम हम तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं देंगे, तुम इस रूम को गिव अप कर दो। फिर हम देखते हैं वो यू कहता है, मिस्टर मोली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आपसे यहाँ पे मिलूंगा, ये तो बहुत ज्यादा ग्रेट है। तो हम देखते हैं वो पहले वाला उस लड़की का आदमी कहता है, क्या मुझे कोई बता सकता है क्या मिस्टर यू उस बंदे से इतना ज्यादा रेस्पेक्टफुल क्यों हो रहे हैं? इधर हम
देखते हैं वो यूँ कहता है, मिस्टर मू, मेरा नाम है यू शाओ। पिछली बार जो आप शाओटोंग के साथ मेट्रो से बाहर आए तो जो बंदा गाड़ी से आपको लेने आया था मैं वही हूँ। तो शायद आपको मेरे बारे में इतना ज्यादा याद नहीं होगा। तो अपना एमसी कहता है, ओ हाँ मुझे याद आया। वैसे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या किसी चीज में? ओरिजिनली मैं रिवर व्यू हाउस को खरीदना चाहता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात सुनता है और वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वो कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? मेरे फैमिली के बेनिफिटर को डिसरेस्पेक्ट करने की हिम्मत किसमें है? तो वो सेल्स मैनेजर कहता है, वो मिस्टर जू ने मुझे ये कहा था। तो वो लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है, मिस्टर मू मैं आपको पहचान नहीं पाया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो यू कहता है, जू एंडा, आज के बाद से तुम हमारे इंडस्ट्रियल स्कोप में फ्यूचर में कभी भी कदम मत रखना, वरना कॉन्सिक्वेंसेस झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो हम देखते हैं वो लड़की अपने मन में सोच रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? वो तो बस एक गरीब परिवार से है और मुझे तो पहले ही दिन अब भी याद है जब भी मैं अपना हाथ हिलाती थी वो कुत्ते की तरह अपना दुम को लहराते हुए मेरे पास आ जाता था। लेकिन हम तभी देखते हैं उसका आशिक उसको एक खींच के थप्पड़ मारता है और वो कहता है, तुम बिच, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, चलो चलते हैं यहाँ से। ऐसा कि वो अपना सर पकड़ के आगे जा रहे होते हैं और वो सोच रहे होता है, भाई डैम इट, मैं यू फैमिली को ऑफेंड कर दिया, मेरा लाइफ तो अभी खत्म हो जाएगा। पीछे हम देखते हैं यू फैमिली और सेल्स मैनेजर अपने एमसी के सामने झुके हुए होते हैं। वो यू कहता है, मिस्टर मोली आई एम सॉरी, मैं हमेशा से आपको अपना बेनिफिटर मानता हूँ, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो अपना एमसी कहता है, इस बार में भूल जाओ, वैसे भी मैं इस चीज को भूल गया। फिर हम देखते हैं अगले दिन में अपना एमसी अपने परिवार को लेके उस घर पे आ चुका होता है। उसकी मम्मी कहती है, श्याली ये सूट तो बहुत ज्यादा महंगा होगा है ना? तो अपना एमसी कहता है, मॉम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अभी अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है, हेलो, मैं इस अपार्टमेंट का अपोजिट में रहता हूँ और मेरा नाम है चेंग लोंग और मैं होप करता हूँ कि हम अच्छे से रहेंगे। ऐसा कह के वो अपने एमसी की बहन के पास आ जाता है और वो कहता है, हेलो सिस्टर, क्या हम पहले भी कहीं पे मिले हैं क्या? मुझे तुम बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रही हो। ऐसा कह के वो हाथ बढ़ाती है। तो अपना एमसी उसके बहन के पास आ जाता है और वो कहता है, हे तुम थोड़ा सा यहाँ पे आना। तो वो बंदा कहता है, हाँ बोलो भाई क्या बात है? तो अपना एमसी कहता है, मेरे बहन के पास दोबारा मत जाना, वरना मैं तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। तुम पांडा है, तुम मेरे सिस्टर को पटाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तो वो लौंडा कहता है, ब्रदर लगता है कि आपको गलत फहमी हुआ है, आप तो बस अभी अभी यहाँ पे आए हैं और आपको सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो अपना एमसी कहता है, आगे सिचुएशन क्या है मुझे बताओ। तो वो लौंडा कहता है, इस सूट में एक घोस्ट है। जब मैं पहले दिन यहाँ पे आया था तो मुझे फील हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गलत है और मुझे हमेशा से महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई तो ठंडा चीज है, जैसे कि एक ठंडी हवा बह रही है। और उस रात जब बारिश हो रहा था और बिजलियां कड़क रही थी तब मैं अकेले अपने बेड में सो रहा था। सडनली एक औरत मुझे हकी तो मैं जोर से चिल्लाया और मैं एक जोरदार आवाज के साथ उसको यहाँ से भगाया और एक लैंप को पकड़ा और उसको उसके सर पे मारा। लेकिन उसके बाद भाई मुझे भी याद नहीं है क्या हुआ। ऐसा कह के वो बहुत ज्यादा सर मारा होता है, भाई इसके साथ क्या हुआ है? भूत ने इसके साथ कांड तो नहीं लिया? फिर अपने एमसी को दिखाया और कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं आ रही? फिर वो लौंडा कहता है, हाँ। और उसके अगले दिन मैं एक लड़की की वजह से बहुत लोगों के हाथों से पीटा गया और मुझे सेक्स और मेडिकल फीस के लिए पे करना पड़ा था। तो अपने एमसी उसको एक अपली मार देता है और वो कहता है, क्या घोस्ट, तुम फालतू बातें कर रहे हो क्या? तुम पी के रखे हो सुबह? तो वो लौंडा कहता है, रुको रुको, मैंने अभी मेरे बात को फिनिश नहीं किया है। जिस दिन मैं मार खाया था उस दिन जब मैं सो रहा था तो सडनली मुझे विंडो की सडन नो की वजह से उठना पड़ा था। तो मैं उठ के उस तरफ देखने लगा और एक लंबा बालों वाला व्हाइट कलर का हेयर वाला लड़की विंडो में नो कर रही थी और उसका आवाज चारों तरफ गूंज रहा था, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो, मुझे अंदर ले लो। और उसके बाद से ही बहुत सारे वेट चीज होने लगी। एग्जाम्पल के लिए लाइट सडनली चला जाता था और ऐसा लगता था कि कोई औरत मेरे कानों में एक ठंडी सी हवा दे रही है। हम देखते हैं जब वो सो रहा होता है तो घोस्ट फूंक मार रही होती है। तो वो बंदा कहता है, आखिर ये काली का स्मेल कहाँ से आ रहा भाई? फिर वो कहता है, अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस जगह को बेच दूंगा। तो अपने एमसी उसकी बात सुन के अपने बहन और माँ तरफ देखता है और वो कहता है, अगर ये मैटर अभी सेटल नहीं हुआ तो मुझे डर लगता है कि मॉम और मोक्सिन भी इससे अफेक्टेड हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं अपना एमसी की मम्मी और बहन चीजों को सेव कर रहे होते हैं। फिर अपना एमसी कहता है, मेरे भाई अगर तुम होटल में रुकने की प्लानिंग कर रहे हो तो तुम अपना सूट का चाबी मुझे दे दो और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से तुम्हारा सूट एकदम पीसफुल हो जाएगा। तो वो बंदा चाबी देते हुए कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। फाइनली मैं अपना सिविल कोड ढूंढ लिया हूँ। फिर हम देखते हैं अपना एमसी उस लोंडे के रूम में सोया होता है, लेकिन तभी उसको महसूस होता है कि एक ठंडी सी हवा आ रही है। तो अपना एमसी उठे उसको देखने लगता है और वो कहता है, हाँ ये आ रही है। हम देखते हैं अपने एमसी के पीछे एक लड़की होती है। तो अपना एमसी कहता है, हेलो आयो तुम इतनी रात में क्या कर रहे हो? तो वो खुश कहती है, मेरे पैर चले गए हैं तो क्या मैं तुम्हारे पैर को ले सकती हूँ? तो अपना एमसी कहता है, आखिर मैं वो तुम्हें दूं, क्या तुम्हारे पास शू है क्या? तो लड़की भी हैरान हो जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर हम देखते हैं अपना एमसी लेट जाता है और कहता है, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं सोने जा रहा हूँ। तो उस बात से उस लड़की को गुस्सा आता है। वो हमला करते हुए कहती है, क्या तुम मुझे अपना पैर नहीं दे रही? देन मैं खुद ही इसे ले लूंगी। लेकिन अपना एमसी उसको सर पे टपली मार देता है तो लड़की रोने लगती है। तो अपना एमसी कहता है, क्या तुम पागल हो? अगर तुम घोस्ट हो तो क्या हो गया, मैं तुमको फिर भी पीट सकता हूँ। तो वो लड़की अपने एमसी को डराते हुए कहती है, देखो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो अपना एमसी उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसके सर में कुछ करने लगता है। तो हम देखते हैं वो लड़की फिजिकल फॉर्म में आने लगती है और अपना एमसी के सामने बैठी होती है और वो शर्माते हुए कहती है, क्या तुम्हें मुझसे डरने लगा क्या? तो अपना
एमसी कहता है आखिर मैं तुम्हें क्यों डरूं, तुम्हारे पास एक बुरा दिल नहीं है तो मुझे इस बात से डरना भी नहीं चाहिए, है ना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा स्टोरी क्या है। तो वो लड़की साइड में देखते हुए कहती है वैसे मैं तुम्हें क्यों कहूँ। तो अपना एमसी हाथ उठाता है तो वो लड़की घबरा जाती है और वो कहती है हे रुको रुको मैं बताती हूँ, मेरा नाम है जंग श्याओजी और 2 सालों पहले मैं बेइझो यूनिवर्सिटी का फ्रेशमैन हुआ करती थी। उस समय यहाँ पे एक भी घर बना नहीं था और ये एक डिसोलेट जगह था और उस समय शॉर्टकट लेने के चक्कर में मैं इस जगह से गुजर रही थी और एक्सीडेंटली मैं कंस्ट्रक्शन साइट में गिर गई और वहाँ पे मेरा पैर टूट गया और उस टाइम शाम हो रहा था तो मैं चारों तरफ ढूंढ रही थी कि कोई मुझे मिल जाए, लेकिन यहाँ पे शाम होने की वजह से कोई भी नहीं आया और मैं वैसे ही मारी गई। तो अपना एमसी उसको कुछ भी नहीं पता। फिर वो कहता है अरे तुम मरने से पहले क्या सोच रही थी और वैसे कोई चीज है जो तुम करना चाहती हो। तो वो लड़की कहती है जब मैं छोटी बच्ची हुआ करती थी तो मेरे मॉम डैड हमेशा फाइट किया करते थे और जब मॉम डैड ने डिवोर्स ले लिया तब मेरे मॉम ने मेरे सिस्टर को ले लिया था और मुझे डैड के साथ भेज दिया गया था। मेरे फादर गैम्बलिंग और अल्कोहल में एडिक्टेड हो चुके थे और वो हमेशा मुझे मारा करते थे और उस समय चुपके से मेरी बहन हमेशा मुझे देखने के लिए आती थी और मुझे डिलीशियस फूड खिलाती थी। उसके बाद जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गई तब मेरे फादर दारू पी के नदी में गिर गए और मेरे मदर मुझे सपोर्ट नहीं कर पाई और इस वजह से मेरी बहन ने स्कूल छोड़ दिया और मुझे पढ़ाने के लिए काम करने लगी और वो इस दुनिया की बेस्ट सिस्टर है। और जब मैं मर रही थी तो मेरा हार्ट एंग्जियस था और मैं मरना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरी बहन ने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके मुझे बेइझो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था। मैं उसको रिपे नहीं कर पाई और उसको एक अच्छा लाइफ नहीं दे पाई तो मैं कैसे मर सकती हूँ। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती थी और इसी तरह मैं एक घोस्ट बन गई। उसके बाद मैं मेरे बहन को ढूंढने के लिए गई तो ऐसा लगा कि मेरा सोल इस जगह से दूर जाने पे फेड होता जा रहा है। इसी वजह से मैं बस यहीं पे कैद हो गई, इधर उधर भटक नहीं पाई। ऐसा कह के वो रोने लगी है और वो कहती है मैं बस एक बार मेरी बहन को देखना चाहती हूँ। तो अपना एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें यहाँ से बाहर लेने के लिए। तो लड़की रोना बंद कर देती है और वो कहती है अभी जो तुमने कहा क्या वो सच है, क्या तुम सच में मुझे यहाँ से बाहर ले जा सकते हो। ऐसा कह के वो आगे देखती है तो अपना एमसी कहता है जी वही स्टार सेलेस्टियल कल्टीवेशन मेथड। जब इमोर्टल लाइटनिंग स्ट्राइक से मर जाते हैं तो वो फिर भी कल्टीवेशन कर सके और अपने बॉडी को रिपेयर कर सके या फिर हेवन और अर्थ का एडवांटेज लेके अपने बॉडी को रिस्टोर भी कर सके और उनके शरीर को वापस से बना भी सके। और इसके सेम टाइम में मेरे पास एक और तरीका है और वो है अपने बॉडी को त्याग देना और अपने बस सोल को कल्टीवेट करना और कल्टीवेटर्स इसको बुलाते हैं द घोस्ट कल्टीवेशन मेथड। और इस 2 तरीके से मैं तुम्हें यहाँ से इजीली बाहर ले जा सकता हूँ और इसके अलावा मैं तुम्हें दोबारा से जिंदा भी कर सकता हूँ। तो वो लड़की रोने लगी है और वो कहती है जब तक तुम मुझे बचा लो तो मैं तुम्हारा कुत्ता या बिल्ली भी बन जाऊंगी। तो अपना एमसी कहता है अभी तुम्हारा सोल का करेंट स्टेट स्टेबल नहीं है और जैसे जैसे टाइम बीतेगा तुम्हारा कॉन्शियसनेस फेड होने लगेगा और एक दिन ये डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगा और उसको कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारा सोल का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और तुम्हारे पास डिफरेंट एबिलिटी होगा और जब तुम्हारा सोल स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो तुम अपने लिए एक बॉडी को क्रिएट कर सकते हो और रिबर्थ ले सकते हो। तो वो लड़की कहती है वाह तुम तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो। फिर अपना एमसी कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें मदद करूंगा लेकिन मेरा एक कंडीशन है, तुम्हें फ्यूचर में मेरा ऑर्डर को ओबे करना पड़ेगा। ऐसा कि वो सोचता है वो फ्यूचर में मेरे मदर को प्रोटेक्ट करेगी तो मैं शांति से रह सकता हूँ। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मास्टर बुलाऊं और तुम्हारा स्लेव बन जाऊं। तो अपना एमसी कहता है नहीं, तुम मुझे बस मूली बुला सकते हो। तो वो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया और जब मैं ह्यूमन फॉर्म ले लूंगी तो मैं तुम्हारे उद्मी पे खड़ी उतरूंगी। तो अपना एमसी अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और वो कहता है ठीक है तुम खड़ी हो जाओ। तो वो लड़की खड़ी हो जाती है और वो कहती है हाँ क्या गलत है। तो अपना एमसी कहता है तुम सीधे खड़ी होके नीचे देखना। तो वो लड़की नीचे दिखती है। तो अपना एमसी कहता है अगर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो वो लड़की कहती है कुछ नहीं, बस मेरा पैर दिखाई दे रहा है। लेकिन तभी उस लड़की को पता नहीं क्या समझ आता है, वो गुस्सा हो जाती है और वो कहती है क्या तुम मेरा चेस्ट को लेके मजाक उड़ा रहे हो क्या। तो अपना एमसी कहता है हे छोटी बच्ची अभी भी तुम्हें कूदो। तो चेस्ट साइज के बारे में अभी बात नहीं करते। तो वो लड़की गुस्से में कहती है मूली तुम कमी नहीं। ऐसा कह के वो मारपीट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन। वहाँ पे अपना एमसी दरवाजे से बाहर आता है तो वो पहले वाला लौंडा होता है और वो कहता है ब्रदर क्या तुम ठीक हो, क्या कल रात तुमने उस भूत को देखा। तो अपना एमसी कहता है जबकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इस चीज में मदद करूंगा तो आज के बाद से वो फीमेल घोस्ट तुम्हारे रूम में कभी भी नहीं आएगी। फिर वो लौंडा अपना रूम को देखता है और वो कहता है हाँ ये तो सच में डिफरेंट फील हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो कोल्ड हो रहा अभी बिल्कुल भी नहीं है, अभी ये वार्मर फील हो रहा है। फिर वो कहता है ब्रदर तुम तो सच में अमेजिंग हो। तो अपना एमसी पीछे मुड़ते हुए कहता है कल बुरी रात वो लड़की मुझे मार रही थी तो मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाया। लेकिन भाई वो सच नहीं होता। हम देखा है पिछली रात का सीन, वहाँ पे अपना एमसी उस लड़की को कल्टीवेशन करा रहा होता है और वो लड़की बैठ के कल्टीवेशन पावर को ऑब्जर्व कर रही होती है। तो अपना एमसी उस लड़की से पूछता है आखिर कैसा था। तो वो लड़की कहती है ऐसा लगता है कि मैं सक्सेसफुल हो गई। तो अपना एमसी कहता है तो चलो चलते हैं, मैंने उस लौंडे से प्रॉमिस किया था कि आज के बाद से यहाँ पे कोई भी भूत दिखाई नहीं देगा। तो वो लड़की कहती है तो क्या अभी तुम मुझे अपने सिस्टर के पास ले सकते हो ताकि मैं उसको देख सकूं। तो अपना एमसी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम इस जगह से ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, पर अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मुझे लिख के दे दो, मैं तुम्हारे लिए उसके पास वो भिजवा दूंगा। ऐसा कह के वो उस लड़की के सर को सहलाता है। फिर सीन सेट होता है, अपना एमसी किसी को कॉल लगाता है और वो होता है यू और उससे अपना एमसी पूछ लेता है उस लड़की के बारे में। तो यू कहता है मिस्टर मू मैं इसके
बारे में सुन लिया हूँ और उसका नाम है जंग स्याओकिन और वो सन मिंग्स वन में काम करती है। तो अपना MC सन मिंग्स वन में आ जाता है और वो कहता है अच्छा ऐसा है, तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा कह के अपने मन में सोचता है जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तब मैं सुना था कि सन मिंग्स वन बेजू सिटी का बेस्ट टी हाउस है। इवन इसका एक कप चाय भी 1000 ऑफ युआन में बेचा जाता है। और मेरे प्रीवियस लाइफ में मैं इस तरह की जगह में जाने के लिए बहुत ज्यादा तरसता था। फिर अपना MC अंदर आ जाता है तो वो लड़की कहती है हेलो सर, आपको किस तरह का टी चाहिए और क्या आप इसे खुद प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर हम किसी को भेजे आपके लिए। तो अपना MC कहता है एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पे जंग स्याओकिन नाम का लड़की काम करती है। तो वो लड़की कहती है क्या स्याओकिन, वो तो हमारा हाउस की टी मेकर है, क्या आप चाहते हैं कि हम उसको बुलाए आपके टी के लिए। तो अपना MC कहता है नहीं, मैं किसी और चीज के लिए यहाँ पे आया हूँ और वो चीज उसके लिए है। तो वो लड़की कहती है स्याओकिन कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। तो हम देखते हैं एक लड़की चाय लेके बाहर आती है और वो कहती है आखिर कौन है। हमें बताया जाता है उस लड़की के नाम के बारे में, वो होती है जंग स्याओकिन और वो 23 साल की होती है और वो जंग स्याओबाई का सिस्टर होती है। वो लड़की अपने MC के पास आती है और वो कहती है तुम कौन हो। तो अपना MC कहता है किसी ने मुझे कहा कि मैं ये लेटर आपको दे दूं। तो वो लड़की कहती है अच्छा ऐसा ऐसा कहकर वो लेटर लेती है और उससे पढ़ने लगती है और वो कहती है आइए तुम्हें लेटर कहाँ से मिला। तो अपना MC कहता है बहुत पहले एम्बुलेंस में एक लड़की जा रही थी और उस लड़की ने मुझे ये दिया था और कहा था कि मैं ये तुम्हें दे दूं, पर मैं इसको भूल गया था और अभी अभी मुझे याद आया तो मैं इसे पहुंचाने के लिए अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। उस लेटर में लिखा होता है सिस्टर सॉरी, अगर आफ्टर लॉ के बाद भी कोई लाइफ होगा तो मैं चाहती हूँ कि आप ही मेरे सिस्टर हो। तो वो चिट्ठी पढ़ के वो लड़की रोने लगी है और वो कहती है ये तो स्याओबाई की हैंडराइटिंग है। स्याओबाई सिस्टर सॉरी, मैं तुम्हारे अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। ऐसा कहके वो फुट फुट के रोने लगी है। तो अपना MC सोचता है मुझे स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा ताकि मुझे कभी भी इस तरह का पेन का एक्सपीरियंस करना न पड़े। फिर हम देखते हैं वहाँ पे कोई आदमी आता है और वो कहता है जंग स्याओकिन जल्दी से यहाँ पे आओ, 2 आदमी ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और जाके उनके लिए चाय बनाओ। तो वो लड़की रोते हुए कहती है सॉरी मैनेजर, मैं अभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो किसी और को बोलिए उनके लिए टी प्रिपेयर करने के लिए। तो वो मैनेजर आता है और वो कहता है आखिर क्या हुआ है, अगर तुम्हारा बॉडी सच में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो भी प्लीज थोड़ा सा झेल लो और ऊपर जाओ और उन 2 आदमी के लिए चाय बनाओ और उसके बाद से मैं इमीडिएटली तुम्हारे घर तक छोड़ने आऊंगा रेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो लड़की कहती है सॉरी मैनेजर, मैं सच में अभी इस सेट में चाय बना नहीं सकी। तो वो मैनेजर गुस्सा होता है और वो कहता है जंग स्याओकिन क्या तुम सच में ये करना नहीं चाहती। तो अपना MC आगे आता है और वो कहता है प्लीज इसे रेस्ट करने दीजिए, मैं उनके लिए चाय बनाऊंगा। ऐसा कहके वो मन में सोचता है मैं स्याओबाई के लिए ये फेवर करूंगा। फिर वो मैनेजर कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या तुम्हें चाय बनाना आता है क्या, चाय बनाना इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। तो अपना MC कहता है मैं इसके बदले में जाऊंगा, मैंने जंग स्याओकिन से चाय बनाना सीखा है। तो वो लड़की कहती है आखिर तुमने मेरे से कब सीख लिया। फिर हम देखते हैं अपना MC उस लड़की का हाथ पकड़ता है तो वो लड़की शर्मा जाती है। फिर अपना MC कहता है और उसके अलावा तुम्हें क्या लगता है इस कंडीशन में वो अच्छा चाय बना पाएगी क्या तुम इसको फोर्स करना चाहते हो क्या ताकि वो उन आदमियों के लिए चाय बनाए। तो वो मैनेजर कहता है ठीक है देन तुम मेरे साथ आ सकते हो। फिर वो अपने मन में सोचता है आई हो कुछ भी बुरा ना हो। फिर हम देखते हैं ऊपर की जगह में 2 आदमी बैठे होते हैं, अपना MC वहाँ पे आ चुका होता है। हम देखते हैं वो 2 आदमी एक दूसरे के साथ झगड़ रहे होते हैं। एक बूढ़ा होता है झंग लाओ और वो 66 ईयर का इंटरनल स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट होता है और दूसरा ली लाओ होता है जो कि 62 ईयर का एक्सटर्नल स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट होता है। अपना MC उनके पास आ जाता है और वो बैठ के चाय बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तो हम देखते हैं वो दोनों बूढ़े झगड़ रहे होते हैं। उनमें से एक बूढ़ा कहता है जो भी लोग इनर स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हैं वो एक्सटर्नल मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज्यादा बेटर होते हैं और एक्सटर्नल मार्शल आर्टिस्ट जो चीज हैंडल नहीं कर सके वो इंटरनल स्ट्रेंथ मार्शल आर्टिस्ट हैंडल कर सकते हैं। लेकिन एक और बूढ़ा गुस्से में कहता है बुलशिट, सिर्फ इंटरनल स्ट्रेंथ में रिलाई नहीं किया जा सकता, क्या इंटरनल फोर्स हैंडलेस है क्या। एक्सटर्नल मार्शल आर्ट में तुम अपने बोन और स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करते हो और अपना स्ट्रेंथ ही अपना स्ट्रेंथ होता है, इवन इफ उनका स्ट्रेंथ ही एग्जिस्ट क्यों ना हो जाए। तो वो पहले वाला बूढ़ा गुस्से में उड़ता है और वो कहता है ओल्ड मैन ली, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं रहे क्या, तुम्हें किसने कहा कि इंटरनल स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट सिर्फ इंटरनल फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन तभी उस बूढ़े को कुछ महसूस होता है और वो साइड में अपने MC की तरफ देखता है और अपने मन में सोचता है ये यंग मैन। तो फिर वो बूढ़ा उस चाय को ले लेता है और वो सोचता है ये इथेरियल फ्लेवर और क्वाइट महसूस हो रहा है और पीसफुल महसूस हो रहा है, जैसे कि मैं क्लाउड ऑफ सी में बैठा हूँ। और वो अपने मन में उस चीज को इमेजिन कर रहा होता है और वो जब उस चाय को पीता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहता है ये तो ऐसा कि वो एंजॉय करने लगता है अपने इमेजिनेशन में, पानियों में डुबकी मार रहा होता है और वो कह रहा होता है इतना अच्छा चाय मैं बहुत लंबे समय से ऐसा चाय नहीं पिया हूँ। ऐसा कह के वो एंजॉय कर रहा होता है। तो और एक बूढ़ा कहता है यंग मैन ये चाय तो अच्छा है, क्या तुम यहाँ पे नए हो क्या। तो अपना MC कहता है क्या आपको टी अच्छा लगा। तो वो बूढ़ा कहता है ब्रदर तुम टी बनाने के लिए इतना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो जो कि सच में एडमायरेबल है, तो तुम जरूर से मार्शल आर्ट में इन्वॉल्व होगे। तो हम मार्शल आर्ट कल्टीवेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तुम बताओ क्या एक्सटर्नल स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट इनर स्ट्रेंथ मार्शल आर्ट से स्ट्रॉन्गर नहीं होता क्या। तो इस बात से वो बूढ़ा गुस्सा होता है और वो कहता है इवन इफ ये छोटा भाई थोड़ा बहुत जानता है तो भी इस एज में उसका अंडरस्टैंडिंग कितना ही होगा, तुम उसके लिए चीजें डिफिकल्ट कर रहे हो है ना। और उसके अलावा ये बात क्लियर है कि इनर स्ट्रेंथ एक्सटर्नल स्ट्रेंथ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो सामने वाला बूढ़ा कहता है क्या बुलशिट बातें कर रहे हो, एक्सटर्नल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो और एक बूढ़ा कहता है नहीं इनर स्ट्रेंथ। तो और एक बूढ़ा कहता
कहता है नहीं एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है ये लोग फिर से शुरू हो गए, ये लोग टी हाउस में आए हैं और शोर मचा रहे हैं, क्या इनको एम्बरेस्ड फील नहीं हो रहा क्या? फिर अपना एमसी उनसे कहता है अगर मुझे कहना पड़ेगा तो मैं डायरेक्टली कहता हूँ तुम दोनों ही गलत हो। भाई हम देख रहे हैं वो लोग किस हालत में है, देखो एक बार देखो भाई बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। भाई तुम वो छोड़ो, बाहर का सीन देखो, मैनेजर किस पोज में खड़ा है, वो दरवाजे पे अपना कान लगा के सुन रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये लोग शोर क्यों नहीं मचा रहा है, क्या कुछ गलत है क्या? फिर हम देखते हैं उस लड़की को, वो सोच रही होती है मूली उनको हैंडल कर लेगा, है ना? तो हम देखते हैं वो दोनों बूढ़े कहते हैं, फिर वो रेड टी शर्ट वाला बूढ़ा कहता है हम दोनों इस टॉपिक के बारे में एंडलेसली आर्ग्यू कर रहे हैं और तुम इसे मना कर रहे हो। तो छोटे भाई मुझे बताओ तुम्हारा ओपिनियन क्या है, तुम इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, मैं तुमसे ये बात सुनना चाहता हूँ। तो अपना एमसी उठते हुए कहता है दोनों का ही इक्वल एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है। इस दुनिया में सारा कल्टीवेशन मेथड का अपना ही एग्जिस्टेंस होता है और उन सभी का सेम पर्पस होता है और वो सभी मेथड सेम टाउ को रेफर करते हैं। तो वो दोनों बूढ़े हैरान होकर पूछते हैं क्या, कौन सा पाथ? तो अपना एमसी कहता है द पाथ ऑफ इटर्निटी। तो ये दोनों और हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या इटर्निटी? फिर हम देखते हैं वो पहले वाला बूढ़ा कहता है इटर्निटी क्या ये इमोर्टैलिटी के बारे में है? लेकिन देखो तुम यंग मैन, तुम्हारा इतना ज्यादा ऑडेसिटी है, इवन तुम अनरियलिस्टिक चीजों को हमें बता रहे हो हमें पागल बनाने के लिए। तो अपना एमसी कहता है पूरे मार्शल आर्ट में कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है बल्कि बस स्ट्रॉन्गर है। तो तुम दोनों इस बारे में सोचे क्यों नहीं कि तुम दोनों को ही इंटरनल और एक्सटर्नल एक साथ में प्रैक्टिस करना चाहिए? तो वो पहले वाला बूढ़ा कहता है आजकल के छोटे बच्चे भी ना ये बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सारे कल्टीवेटर्स एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेंथ को प्रैक्टिस करने की कोशिश की लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला। तो दोनों को एक साथ प्रैक्टिस करना बहुत बड़ा मजाक है। तो अपना एमसी कहता है जो लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं वो अपने ही बातों को सही समझते हैं और जब भी कोई उनके बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो इमीडिएटली उसकी बात को झूठ बताने लगते हैं। फिर अपना एमसी खिड़की की तरफ अपना हाथ करता है और अपना पावर को रिलीज करता है। तो वो दोनों बूढ़े कहते हैं आगे तुम क्या कर रहे हो? तो अपना एमसी सोचता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा स्ट्रेंथ ताकि मैं तुम्हें कन्विंस कर सकूं। फिर अपना एमसी पते को अपने पास ले आता है और उस पते को आगे फेंकता है उन बूढ़ों के टेबल की तरफ। जब वो पता उस टेबल में जाके लगता है तो वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं ये तो हम देखे हैं वो पता उस टेबल को चीर दिया होता है और वो दोनों बूढ़े एकदम हैरान होते हैं। वो कहते हैं ये तो अपना एमसी कहता है ये है इंटरनल स्ट्रेंथ। फिर वो एक स्पून से टेबल पे मार देता है तो वो स्पून टेबल पे घुस जाता है। फिर अपना एमसी कहता है ये है एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों ही बूढ़े एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं इतना ज्यादा पावरफुल इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ तुम तो जरूर से एक उजुन हो गए। तो अपना एमसी घबराते हुए मन में सोचता है क्या उजुन? भाई जो भी हो ये लोग हमेशा मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। फिर वो बूढ़ा कहता है छोटे भाई आई मीन मास्टर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम तो आपके सामने बात करने की हिम्मत कर रहे थे। तो अपना एमसी कहता है नहीं नहीं ये बड़ी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि इंटरनल स्ट्रेंथ और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ को एक साथ कल्टीवेट किया जा सकता है। तो वो मास्टर कहता है क्या मैं मास्टर के सरनेम को जान सकता हूँ? तो अपना एमसी कहता है मेरा सरनेम है मूली। तो वो बूढ़ा कहता है मास्टर मू आप इस तरह के छोटे टी हाउस में काम क्यों करते हैं और अगर आपको ये पसंद है तो मैं ये टी हाउस आपको दे दूंगा। तो अपना एमसी कहता है मैं यहाँ का एक चाय बनाने वाले को जानता हूँ और आज उसको अच्छा नहीं लग रहा था तो उसके बदले में मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। तो वो बूढ़ा अपने मन में सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि मास्टर मू का इस टी हाउस के साथ कोई रिलेशनशिप है, मुझे इनको कैसे भी अपने पास रखना है। फिर वो कहता है क्या आप जंग शाओकिन के बारे में बात कर रहे हो, है ना? तो अपने एमसी कहता है तो वो बूढ़ा अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि जंग शाओकिन का मिस्टर मू के साथ क्लोज रिलेशनशिप है तो गॉड भी मेरी मदद करना चाह रहे हैं। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन, यहाँ पे मैनेजर एकदम टेंशन में होता है और वो कह रहा होता है बहुत समय से एकदम सन्नाटा है, क्या सब कुछ खत्म हो चुका है क्या? नहीं मे भी और भी ज्यादा बड़ा हंगामा हो चुका है भाई, मे भी वो दोनों सीनियर बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे। फिर हम देखते हैं अपना एमसी सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो मैनेजर उसको देखा है और कहता है आखिर वो कैसा था, क्या वो लोग सेटिस्फाइड हैं? तो अपना एमसी कहता है हाँ सब कुछ सेटल हो चुका है, मैंने उनके साथ एक चीज में आर्ग्यू किया था और उनको कन्विंस कर लिया। तो मैनेजर घबरा जाता है और वो कहता है क्या एग्री किस तरह सेटल है भाई? तो अपना एमसी कहता है अगर सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। इधर हम देखते हैं मैनेजर की एकदम फट चुकी होती है, वो सोच रहा होता है भाई इसका आइडेंटिटी क्या है और इसके पास इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आया कि ये उनके साथ आर्ग्यू कर रहा है। भाई अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं मर गया, मैं अब मेरा जो खोने वाला हूँ। ऐसा कह के अपना सर को पकड़ के वो ऊपर जा रहा होता है। फिर वो जब ऊपर आता है तो वो दोनों सीनियर के सामने अपना सर झुकाता है और वो कहता है सीनियर मैं सच में माफी चाहता हूँ, वो जो अभी बच्चा आया था वो नया टीम मेकर है और उसको रूल्स के बारे में पता नहीं है और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मैं खुद जाके उसको लेसन सिखाऊंगा और उसके सैलरी को भी काट दूंगा और उसको यहाँ से भगा दूंगा। तो वो बूढ़ा मास्टर कहता है ओल्डमैन झोंग अगर मास्टर मुंह ये सब चीजें सुन लेते हैं तो तुम्हारा टी हाउस का क्या होगा? तो वो मैनेजर शौक हो जाता है और वो कहता है क्या आखिर ये मास्टर मुंह कौन है? तो हम तभी देखते हैं वो टेबल एकदम दो हिस्सों में टूट जाता है तो वो तीनों ही हैरान हो जाते हैं। तो वो पहले वाला बूढ़ा अपने मन में सोचता है माय गुडनेस क्या वो इतने दूर से हमारी बातों को सुन लिए? भाई नहीं सुना है यार, ये कोइंसिडेंस है। भाई बूढ़े की फट चुकी है, वो गुस्से में कहता है आई थिंक अभी तुम्हें अपना मुंह नहीं चाहिए तो जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। फिर वो दूसरा बूढ़ा आदमी कहता है मास्टर मुंह वही स्टिंकी बॉय है जिसको कि तुम लेसन सिखाना चाह रहे थे। तो वो मैनेजर कहता है क्या नानी? फिर हम देखते हैं वो पहले वाला बूढ़ा कहता है तुम्हें फ्यूचर में याद रखना पड़ेगा कि अगर मास्टर मुंह इस टी हाउस में आते हैं तो उनके साथ रेस्पेक्टफुली बात करो, क्या तुम समझ गए? तो वो मैनेजर झुके हुए कहता है हाँ मैं समझ
समझ गया। तो फिर से वो बूढ़ा कहता है also जंग शाओकिन बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, तो आज से वो एसडी हाउस का इंचार्ज रहेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नीचे का सीन। अपना एमसी नीचे आ चुका होता है, तो वो लड़की रो रही होती है कि जब भी मैं अपने सिस्टर के बारे में सोचती हूँ तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस होता है। तो अपना एमसी कहता है तुम्हारे सिस्टर ने कहा है कि तुम उसके लाइफ में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस हो, तो तुम अपसेट मत हो, मैं भी तुम फ्यूचर में उससे मिल सकती हो। तो वो लड़की कहती है तुम्हें मुझे कम्फर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद की आंखों से उसका कवर देखा है, तो वो मरे हुए से जिंदा कैसे हो सकती है। हाउएवर मोली, मैं सच में चाहता हूँ कि ऐसा कि वो रोती हुई जब पीछे देखी है तो अपना एमसी वहाँ से गायब हो चुका होता है। तो वो लड़की कहती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मोली के बेडरूम में। वो घोस्ट लड़की कहती है हाँ आखिर ये क्या है। ऐसा कि वो एक फ्लावर पॉट को देख रही होती है। तो अपना एमसी कहता है ये है जेड ब्रुकलिन बॉटल और मैंने इसे जेड मार्केट से लाया है और फ्यूचर में ये तुम्हारा घर बनेगा। तो वो लड़की कहती है मोली मैं हमेशा से क्यूरियस हूँ, आखिर तुम किस तरह के पर्सन हो और तुम्हारे पास इतना ज्यादा पावरफुल एबिलिटी कैसे है, आखिर तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो अपना एमसी कहता है आखिर तुम इतना ज्यादा सवाल क्यों पूछ रही हो। तो वो लड़की कहती है भाई मैंने सुना है कि कुछ लड़के कुछ चीजों को छुपा के रखते हैं और वो येलो कलर का बुक होता है, क्या तुम भी अपने बेड के नीचे वो सब छुपा के रखे हो क्या, मुझे दिखाओ दिखाओ वो कहाँ है। आप समझ रहे हो ना कि उसका मीनिंग क्या है, मतलब कौन सा बुक है। फिर अपना एमसी उस बोतल का ढक्कन निकाल लेता है और वो कहता है ऑल राइट। यहीं पे बात खत्म होता है, लेकिन तभी दरवाजा खटखट होता है और एमसी की बहन कहती है भाई क्या तुम अंदर हो। इधर हम देखें अपना एमसी उस भूत को उस बोतल में डाल रहा होता है और वो कहता है जल्दी से अंदर जाओ। तो वो लड़की कह रही होती है नहीं नहीं मैं जाना नहीं चाहती। तो अपना एमसी साइड में मुड़ के देखता है और उस लड़की को बोतल में खींचते हुए कहता है जल्दी से अंदर जाओ। तो वो लड़की कह रही होती है मैं तुमसे नफरत करती हूँ। फिर हम देखते हैं अपना एमसी की बहन रूम में आ जाती है और वो कहती है भाई तुम अपने सराउंडिंग्स में थोड़ा सा ध्यान दो। तो अपना एमसी कहता है सिस्टर अरे तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो उसकी बहन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो लाउड साउंड सुना नहीं क्या, अगर मम्मी को पता लगा ना कि तुम एक लड़की को घर पे लाए हो तो तुम्हारा हालत क्या होगा पता है ना। तो अपना एमसी घबराते हुए कहता है हे अरे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। तो उसकी बहन कहती है यू शासोंग नाम का आदमी तुम्हें ढूंढ रहा है और वो कह रहा है कि तुम जो मेडिसिन को ढूंढने के लिए बोले थे वो यहाँ पे आ चुका है। तो अपना एमसी कहता है ठीक है मैं उससे मिलने जाऊंगा। फिर वो बोतल की तरफ देखता है और वो कहता है इस टाइम में तुम बाहर मत आना। लेकिन हम देखते हैं वो बोतल हिलने लगता है। वो लड़की कह रही होती है क्या भाई मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे सफोकेट हूँ। हम देखें अपने एमसी की बहन कहती है भाई आखिर तुम क्या कर रहे हो। तो अपना एमसी कह रहा होता है हाँ मैं आ रहा हूँ। हम देखें वो बोतल अपने एमसी को पीछे से मार रही होती है। फिर सीन से पता है हम देखें नीचे का सीन, वहाँ पे वो यू आया होता है और वो कहता है मिस्टर मो आपने जो 100 साल पुराना मेडिसिन मांगा था हम वो लेके आ गए, तो प्लीज इसे थोड़ा देखिए। तो अपने एमसी वो जिनसेंग को लेता है और वो कहता है यस ये ओल्ड जिनसेंग अच्छा दिख रहा है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो यू कहता है शुक्रिया की जरूरत नहीं है मिस्टर मो, आपने हमारे ग्रैंडफादर को बचाया है और आप हमारे फैमिली के सेवियर है और हमने ऑलरेडी कुछ लोगों को भेजा है 100 साल से पुराना मेडिसिन को लाने के लिए, वो पूरा हुआ में ढूंढेंगे इसके लिए और जल्द ही हम आप तक ये भिजवा देंगे। तो अपना एमसी कहता है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अगली बार से मैं तुम्हें पे करूंगा। तो मिस्टर यू कहता है आप हमारे सेवियर है तो हम आपसे कैसे पे करवा सकते हैं। बाय द वे मिस्टर मो ऐसा कि वो एक कार्ड को निकालता है और वो कहता है 3 दिन बाद मेरे ग्रैंडपा का 60 ईयर बर्थडे है, तो मैं होप करता हूँ कि आप उसे अटेंड करोगे। तो अपना एमसी कहता है ओके मैं डेफिनेटली आऊंगा। फिर सीन से पता है रात में अपना एमसी अपने रूम में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है अर्थ का ओरा बहुत ज्यादा पतला है तो कल्टीवेशन स्पीड इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर मुझे हेवन और अर्थ का ट्रेजर मिल जाए तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। ऐसा कि वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। फिर वो उस जिनसेंग को पकड़ता है और उसको खाने लगता है। इधर हम दिखे उस जेट बोतल से वो लड़की की आत्मा भी बाहर आ जाती है और वो अपने एमसी को देख रही होती है और वो कहती है क्या वो एक जिनसेंग है, क्या तुम बीमार हो क्या, आखिर तुम उसे क्यों खा रहे हो। फिर अपना एमसी कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मोटल 100 साल पुराना जिनसेंग का मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को संभाल नहीं सके, लेकिन मैं मोली जो कि इमोर्टल का हायर कल्टीवेशन को प्रैक्टिस किया था मैं इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ऐसा कि वो ऑब्जर्व कर लेता है और वो कहता है फाइनली ये हो गया। तो वो लड़की कहती है क्या खत्म हो गया। तो अपना एमसी कहता है आखिर तुमने क्या कहा। तो वो लड़की अपने एमसी के पास आती है और अपने एमसी के सर में हाथ रखती है और वो कहती है जो मैं बोल रही थी क्या तुम सुन नहीं पाए हो क्या। वैसे वो कोई कॉमन जिनसेंग नहीं था है ना। तो अपना एमसी उसके हाथ को साइड करते हुए कहता है जब मैं फ्यूचर में कल्टीवेट करूंगा तुम उस समय कोई भी आवाज मत करना और पनिशमेंट के तौर पे आज तुम अकेले ही इस घर का ध्यान रखोगी। तो वो लड़की कहती है नहीं लोगों को बाहर जाके भी खेलना होता है। तो अपना एमसी वो बॉटल को निकालता है और वो कहता है जल्दी से अंदर आ जाओ और मुझे तुम्हारे नाम को बुलाने के लिए फोर्स मत करो। तो वो लड़की अपने दोनों उंगली को जोड़ते हुए क्यूटली कहती है ओके ऑल राइट मैं अंदर आ जाऊंगी। तो अपना एमसी उसको बोतल के अंदर लेने लगता है। फिर सेंसिटिव होता है हम देखते हैं एमसी कहता है मुशिन। तो उसकी बहन कहती है ब्रदर आखिर क्या हुआ है। तो एमसी अपने बहन के सर पे हाथ रखते हुए कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना था, चलो आज रात को हम घर पे नहीं खाएंगे बल्कि हम बेजू का फेमस रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे। तो हम देखते हैं अपना एमसी जब अपने बहन के सर पे हाथ रख के सहला रहा होता है तो उसकी बहन शर्मा जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती। फिर हम देखते हैं एमसी और उसकी बहन अंदर आते हैं तो वहाँ पे रेस्टोरेंट के लोग उनको वेलकम करते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे 2 बंदे होते हैं, उसमें से एक बंदे को कॉल पे बताया जाता है कि आज बहुत सारे मार्शल आर्ट सेट गुयू रेस्टोरेंट में गैदर होने वाले हैं तो सिक्योरिटी अच्छा रखना। तो वो वाला बंदा ये था यस। फिर हम देखते हैं अपना एमसी और उसकी बहन खाने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उसकी बहन कहती है ये गुयू रेस्टोरेंट एंशिएंट
डायनेस्टी से है और इसका 200 सालों का हिस्ट्री है। इवन ये बेजुआ का हिस्टोरिक पैलेस भी माना जाता है और गु युए रेस्टोरेंट अपने हिस्ट्री की वजह से ही नहीं बल्कि इसके डिलीशियस फूड की वजह से भी जाना जाता है। इवन एक सिंपल मील का भी मिनिमम कॉस्ट 30,000 युआन का है। तो अपना एमसी कहता है ओके हम ये और ये लेना चाहते हैं। तो हम देखते हैं वो वेटर कहती है प्लीज एक सेकंड रुकिए। तो एमसी की बहन कहती है आपका शुक्रिया। ऐसा कह के वो अपने मन में सोचती है मेरा भाई तो सच में मेरे भाई। इधर हम देखते हैं अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है फॉर्चुनेटली मम को यहाँ पहुँचने के लिए टाइम लगेगा और अगर उनको पता चलेगा कि मैंने इस रेस्टोरेंट का मोस्ट एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर किया है तो वो जरूर से शॉक हो जाएंगी। फिर अपने एमसी साइड में देखता है तो हमें आवाज सुनाई देता है। कोई बंदा कहता है लिउ फेंग क्या तुम इंपीरियल कैपिटल के जो फैमिली के बारे में जानते हो? तो और एक बंदा कहता है जंग युआन शायद तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है क्योंकि मैंने कुछ ही टाइम पहले एम्पर कैपिटल में मेरे डैड के साथ गया था और वहाँ पे मैं स्पेशली झो डासो को विजिट किया था और उन्होंने तो हमें उनके विला में भी बुलाया था और तुम उस जगह की सीनरी को इमेजिन भी नहीं कर सके। तो अपना एमसी अपने मन में सोच रहा होता है झो डासो झो सिहेंग। फिर तभी वहाँ पे वेटर आती है और वो कहती है मिस आई एम रियली सॉरी, ऐसा लगा है कि हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि ये सीट ऑलरेडी बुक हो चुका है। तो हम हमारे गलती के लिए आपको कॉम्पनसेट करना चाहते हैं तो क्या आप प्लीज सीट को एक्सचेंज कर लेंगी? तो एमसी की बहन कहती है ओह ओके ठीक है, कभी कभी छोटी गलतियाँ सबसे हो जाती है। फिर वो एमसी की तरफ देखे कहती है भाई चलो सीट चेंज कर लेते हैं। ब्रदर क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ऐसा कह के वो अपने एमसी को खींच रही होती है। तो हम देखें वो पहले वाले लौंडे अपने एमसी के बहन को देखे मन में सोचते हैं ये लड़की तो अच्छा दिख रही है। ऐसा सोच के वो जानबूझ के उसके पिछवाड़े में हाथ डालता है तो एमसी की बहन शर्मा जाती है। फिर वो लौंडा कहता है गॉर्जियस लेडी आखिर तुम कौन से फैमिली में बिलोंग करती हो? मैंने कभी भी फैमिली गैदरिंग में तुम्हें नहीं देखा है इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी। अगर मैंने तुम्हें पहले देखा होता तो मैं जरूर से तुम्हें याद रखा। तो अपना एमसी वो सब देखे मन में सोच रहा होता है क्या लौंडे मरने की इच्छा कर रहेगा? ऐसा सोच के वो अपने बहन के सामने आ जाता है और वो कहता है सॉरी हम गलत सीट में बैठ गए थे, हम कोई बड़ी फैमिली से नहीं है, हम बस ऑर्डिनरी लोग हैं। इधर हम देखते हैं अपना एमसी की बहन शर्माते हुए गुस्सा कर रही होती है। हम देखते हैं तभी एक और बंदा आता है और वो कहता है गाइस आखिर इतनी जल्दी क्या है? आज बेजुओ के मेजर फैमिली का यंगर जनरेशन का डिनर का मैं होस्ट हूँ। हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है वो होता है ऊ केमिंग और वो 22 साल का होता है और वो मिड लेवल मार्शल आर्टिस्ट होता है। वो बंदा कहता है ये जरूर किस्मत होगा कि दो लोग यहाँ पे एक्सीडेंटली इस जगह में घुस गए हैं तो ये बेहतर रहेगा कि मेरे खातिर सभी लोग यहाँ पे बैठ जाएं और एक दूसरे को जान लें। तो वो पहले वाला लौंडा कहता है यंग मास्टर ऊ मैंने सुना कि आप उस टाइम पहले मिड लेवल मार्शल आर्टिस्ट में ब्रेक कर गए हैं, आपका कल्टीवेशन स्पीड तो सच में अमेजिंग है। तो वो पहले वाला लौंडा कहता है वेल आई थिंक ये स्लो है। इधर हम देखते हैं अपने एमसी की बहन कहती है ये लोग अच्छे नहीं दिख रहे तो प्लीज यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो अपना एमसी कहता है तुम चिंता मत करो। फिर वो लौंडा कहता है मैं आपके नाम को नहीं जानता हूँ लेकिन ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहता हूँ और जब भी आपके पास टाइम होगा तो मेरे पास आना, हम दोनों कहीं पे चलेंगे खेलने के लिए। इधर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। मैंने सुना कि लिउ फेंग कैपिटल में गया था और वहाँ पे उसको एक आदमी मिला है लेकिन हम तभी देखते हैं एमसी उस बंदे का कार्ड को अपने 2 उंगली से ले लेता है और वो कहता है ये बिजनेस कार्ड बहुत ज्यादा डेलिकेट है तो मैं इसलिए इसको होल्ड करूंगा। तो वो बंदा भड़क जाता है और वो कहता है मैं बहुत समय से तुम्हें झेल रहा हूँ, अगर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और तुम आगे हो कौन? तो अपना एमसी उसको एक ही लात मार देता है तो उसके मुंह से भी खून निकल जाता है और वो बंदा दूर जाके दीवार पे लेता है। तो वो पहले वाला येलो हेयर लौंडा कहता है आगे यहाँ पे क्या चल रहा है? तो अपना एमसी कहता है जबकि तुम सिंसियरली ये पूछ रहे हो देन मैं भी तुम्हें बताता हूँ मैं उसका भाई हूँ और हमारा सरनेम है मो। तो इधर हम देखते हैं अपने एमसी की बहन वो शर्मा जाती है और वो कहती है भाई। ऐसा कह के वो सोच रही होती है आगे मेरा भाई कब से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। इधर हम देखते हैं वो लौंडा वो कह रहा होता है मुझे लात मारने की तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आया? तो अपना एमसी कहता है मैंने तुम्हें लात मारा तो क्या उखाड़ लोगे? तो वो बंदा कहता है ए तुम। तो हम देखते हैं वो पहले वाले 2 लौंडे कहते हैं तुम्हारा सरनेम मुंह है ना, और वैसे भी बेजो में कोई भी मुंह फैमिली सरनेम वाला बड़ा फैमिली नहीं है। वैसे तुम क्या मुंह हनन का रिलेटिव हो जो कि इस शहर में होटल चला रहा है? वैसे हमारे सामने इसको मारने की तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत कैसे आया? तो अपना एमसी कहता है तुम्हें किसने कहा कि मेरा मुंह फैमिली होटल रन करता है? तो येलो हेयर लौंडा वो घबरा जाता है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये लोग इंपीरियल मुंह फैमिली से क्या? फिर हम देखते हैं लिप ओपन होता है तो वहाँ से 2 लड़कियाँ निकलती है और वो मार खाने वाले लौंडे को देखे कहते हैं हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है और लिउ फेंग को किसने मारा है? तो और एक लौंडिया कहती है आखिर ये कैसे पॉसिबल है? लिउ फेंग गुस्से में कहता है डैम इट मेरे जिंदगी में पहली बार मैं ह्यूमिलेटेड हुआ हूँ। ऐसा कह के वो उस टेबल को पकड़ लेता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है चाहे तुम हानन के मुंह फैमिली हो या फिर कोई भी आज रात तुम्हें मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ऐसा कह के वो जब अटैक करता है तो अपना एमसी फिर से एक लात मार देता है उसके मुंह पे तो वो बंदा दूर फेंका जाता है। तो वो येलो हेयर लौंडा कहता है अब इसको रोक दो, आज मैं बेजू के यंग मास्टर्स को बेस्ट दे रहा हूँ तो क्या तुम मेरे खातिर चीजों को और ज्यादा नहीं बढ़ाओगे? वैसे भी छोटे भाई सुनो तुम्हारी बहन कोई सोने से नहीं बनी है और अगर उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लिया जाए तो ये बड़ी बात नहीं है और उसके अलावा वो लिउ फैमिली के यंग मास्टर का दिल जीत सकती है और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है ना? और तुम दोनों यहाँ पे आओ और यंग मास्टर लिउ से माफी मांगो तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। तो अपना एमसी कहता है हाँ। ऐसा कह के वो स्माइल कर रहा होता है तो वो येलो हेयर वाला बंदा कहता है आए तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? तो अपना एमसी कहता है भाई तू है कौन मुझे बता, मैं तेरे खातिर उनसे माफी क्यों मांगू? तो हम देखते हैं 2 लौंडियाँ घबरा जाती है और वो कहती है हाँ इसके अंदर
इतना ज्यादा हिम्मत है कि वो बेइज्जू के यंग मास्टर वू किमिंग को इस तरह से बात कर रहा है? क्या उसको किसी बात का डर नहीं है क्या? फिर हम देखें वो येलो हेयर वाला बंदा कहता है तो तुम मेरे खातिर इस चीज को जाने नहीं दोगे। तो अगर यहाँ पे सारे यंग मास्टर आ जाए तो तब क्या होगा? तो क्या तब तुम सब ठीक करोगे? तो अपना एमसी कहता है नहीं। तो वो येलो हेयर वाला बंदा अपना पावर को रिलीज करता है और वो कहता है तुम, मैं देख रहा हूँ कि तुम थोड़ा सा रूथलेस हो और मैं ये भी बता सका हूँ कि तुम्हारा मार्शल आर्ट कल्टीवेशन लो नहीं है। तो चलो ये भी बढ़िया है, मैं तुम्हारे साथ स्वार करूंगा और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम किसी भी टाइम यहाँ से जा सके हो। मैं तुम्हारे बारे में फिक्र नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे कल्टीवेशन को क्रिपल कर दूंगा। तो अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा लौंडे, क्या तुम मेरे अगेंस्ट मैच जीत सको क्या? अगर मैं हार गया देन मैं इस बेइज्जू के मार्शल आर्ट वर्ल्ड को छोड़ दूंगा। लेकिन तभी अपना एमसी की बहन अपने एमसी के साइड को खींचती है और वो कहती है भाई क्या तुम जीत सकते हो? तो अपना एमसी कहता है तुम्हारा ब्रदर बेइज्जू के टॉप आदमी को कुत्ते की तरह मारा है, तो तुम्हें क्या लगता है ये चूजे मुझे हराएंगे? तो उसकी बहन कहती है भाई तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। इधर हम देखते हैं ये दोनों लंडे ये कह रहे होते हैं इसको क्रिपल कर दो, इसको कभी भी फिर से चलने मत दो, ये बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, उत्साह इसको मार डालो। तो हम देखते हैं वो उत्साह आगे बढ़ता है अपने पावर को रिलीज करते हुए अपने एमसी पे अटैक करते हुए वो कहता है ट्रास तुम अभी मर जाओ। लेकिन तभी कोई कहता है रुक जाओ। तो वो येलो हेयर वाला बंदा वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसको एक मुका के लगता है। तो वो दोनों हाथों से उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो दूर फिसल जाता है और वो कहता है यू शाटोंग तुम। तो हम देखते हैं वहाँ पे शाटोंग आ चुकी होती है। वो कहती है अगर तुम ट्रास किसको बोल रहे थे? तो हम देखे वो मार खाने वाला लौंडा कहता है यू शाटोंग आखिर ये इस लड़के को क्यों डिफेंड कर रही है? फिर हम देखते हैं शाटोंग आगे आ जाती है अपने एमसी के। तो वो येलो हेयर वाला लौंडा कहता है शाटोंग क्या तुम्हारा ग्रैंडपा अभी भी बेड में नहीं है क्या? वो तो बीमार था ना, उनको ठीक करने के बजाय तुम इधर क्या कर रहे हो? तो शाटोंग गुस्से में कहती है अगर तुम्हें किसने कहा है कि मेरा ग्रैंडपा सिक है और वो बेड रेस्ट में है, वैसे मैं तुमको बता दूं मेरा ग्रैंडपा एब्सोल्युटली फाइन है। फिर हम देखते हैं वो यू फैमिली का यंग मास्टर आता है और वो कहता है वो बस फाइन ही नहीं है बल्कि 3 दिनों बाद वो अपना 65 बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं और उसके अलावा तुमने तो बेइज्जू के सारे मार्शल आर्ट फैमिली के यंग मास्टर्स को इनवाइट किया था, तो हम क्यों ना आते? तो ये येलो हेयर लौंडा अपने मन में सोचता है क्या इवन यू सियाओ सिंह भी यहाँ पे है, तो क्या इसके ग्रैंडपा सच में बीमार नहीं है क्या? लेकिन मेरे फादर ने तो पर्सनली इनके ऊपर एम्बुश करने का प्लान बनाया था, पर बाद में मुझे सुनाई दिया कि वो मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो ओल्ड यू बेड में पड़ा है और वो जल्दी मरने वाला है। फिर वो गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है क्या यू फैमिली जानबूझ के झूठे रूमर्स को फैला रहे हैं क्या? फिर हम देखें वो एक्टिंग करने लगता है और वो कहता है वेल कांग्रेचुलेशन तुम्हारा ग्रैंडपा अभी रिकवरी कर गए, पर तुम मेरे सामने क्यों आई और मुझे ब्लॉक क्यों कर रही हो? अगर तुम चाहती क्या हो? तो शाओटोंग कहती है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है उस दिन सबवे में तुम्हारे डैड को इसने कुत्ते की मौत मारा है। तो लोग बात करने लगते हैं क्या ये यंग मैन जो कि कोई भी बड़ी फैमिली से नहीं है वो ईगल क्लो के अगेंस्ट गया? आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? इधर हम देखते हैं येलो हेयर लौंडा इस शौक हो जाता है और वो कहता है हे फालतू बातें करना बंद करो। तो यू शाओ जिंग कहता है तुम क्या बात कर रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा अटेंशन दो। हाउएवर वू किमिंग तुम्हारे फादर को मिस्टर मू ने हरा दिया था और वो उनसे बहुत ज्यादा डरता भी है, तो मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ इसके साथ पंगा मत लो। यू नो अगर तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है तो तुम्हें किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर सिटोंग कहती है आज मैं यू सिटोंग मैं आज कहना चाहती हूँ कि जो भी मिस्टर मू को टच करेगा तो मैं कसम खाती हूँ मैं मेरे पूरे परिवार का पावर को लगा के उसको रिग्रेट करवाऊंगी कि वो पैदा ही क्यों हुआ है। तो अपने एमसी वो बस सुन के स्माइल कर रहा होता है। इधर हम देखें ये लौंडा अपने मन में सोच रहा होता है इतने सालों से यू फैमिली और मेरे फैमिली के अंदर दुश्मनी है, इसे हम छुपा के रखे थे, लेकिन क्या ये सच में नेसेसरी है कि एक ऑर्डिनरी लड़के के लिए इसको बाहर आने दिया जाए? पर हम देखते हैं वो पहले मार खाने वाला लौंडा और उसका साथी वो गुस्से में कहता है ये यू फैमिली का गेस्ट हुआ तो क्या हो गया? ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है और ये तो बेइज्जू के सारे फैमिली को चैलेंज कर रहा है, तो क्या तुम्हारा यू फैमिली बिना किसी रीजन के इसको सपोर्ट करेगा क्या? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा यू फैमिली इस बेइज्जू का ओवरलोड बन गई है क्या? और तुम क्या बाकी फैमिली पे अटेंशन नहीं दोगे? ऐसा कह के वो चिल्ला रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं इसको मारो इसको मारो। लेकिन हम देखते हैं ये येलो हेयर लौंडा ये घबराया हुआ होता है, वो सोच रहा होता है ये दोनों इडियट भाई मैं बस शांति से पार्टी करना चाहता था, प्लीज मेरे खाते ये सारे फालतू बातें करना बंद करो। फिर हम तभी देखते हैं अपने एमसी के बहन के फोन में कॉल आता है तो वो उस कॉल को उठाती है और कहती है मॉम क्या पहुंच गए? वेल हमारा टेबल नंबर 68 है और वो 3rd फ्लोर में है, तो हमारा इंतजार कीजिए, मैं और भाई वहाँ पे जल्दी आ रहे हैं। फिर वो अपने एमसी के सर को पकड़ती है और वो कहती है भाई चलो नीचे चलते हैं और यहाँ पे सीन खड़ा नहीं करते हैं वरना मॉम हमें इंतजार करते हुए रह जाएगी। ऐसा कह के वो अपने एमसी की तरफ देखती है तो अपना एमसी कहता है यू शाटोंग हम यहाँ से जा रहे हैं। तो वो पहले वाले लौंडे कहते हैं यहाँ से मत जाओ, तो अपना एमसी उसको ला करते हुए कहते हैं अबे हट। फिर हम देखते हैं वो लिफ्ट में आ जाते हैं तो उसकी बहन कह रही होती है ब्रदर मुझे अभी अभी पता चला कि आप कितने ज्यादा अमेजिंग हो। तो अपना एमसी कहता है वैसे तुम जो बात बोल रही हो उसको थोड़ा सा इमोशन के साथ बोलो, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा एडोरेशन या फिर एक्साइटेड टोन में तुमने मुझे प्रेज किया लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन के, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम सच में हैप्पी हो या फिर नहीं, तो तुम्हें हैप्पी फील हुआ या फिर नहीं। तो उसकी बहन कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो वो रिएक्शन देने लगती है और वो कहती है भाई मैं तो शौक हूँ कि मेरा भाई इतना ज्यादा पावरफुल है। भाई अपना एमसी का शकल देखो, वो बुरा सा शकल बना लेता है और वो सोचता है रियली मेरी बहन इतनी ज्यादा बुरी एक्टिंग करती है। फिर हम देखते हैं 5 मिनट पहले का सीन, वहाँ पे कोई आता है और वो कहता है हेलो मैं
मैं यहाँ के गैदरिंग को अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कहाँ पे हो रहा है? तो हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट उसको देख के शर्मा जाती है और वो कहती है, सर आप एलिवेटर का यूज कीजिए और 5th फ्लोर में जाइए। एंटायर 5th फ्लोर को मास्टर वू ने बुक कर लिया है। ऐसा कह के वो सोच रही होती है, ओ माय गॉड ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तो वो लौंडा कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा कह के वो दोनों जाने लगते हैं। हम देखते हैं वो लिफ्ट में आते हैं तो उसका साथी कहता है, यंग मास्टर आप ऑलरेडी ओजन रिंग के लिस्ट में प्रमोटेड हो चुके हो, तो आप इतना ज्यादा स्मॉल पार्टी में क्यों आए हो? हमें उन दोनों का परिचय बताया जाता है कि वो यंग मास्टर लू पेंगफई है और वो 21 साल का है और वो जंगनन प्रोविंस से है। और उसके साथ में जो बूढ़ा आदमी आया होता है वो होता है मैकियान और वो 65 ईयर का है और वो इस लौंडे का अटेंडेंट है। फिर वो लू पेंगफई कहता है, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत सारे टैलेंटेड लोग कहीं भी मिल जाएंगे और इस एरा को बस यंग लोग ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं बस देखना चाहता था कि इस बेजू में सच में क्या कोई हिडन ड्रैगन है। फिर हम देखते हैं लिप खुलता है और इधर हम देखते हैं अपना एमसी उसकी बहन को लेके लिफ्ट में जा रहा होता है। वो बंदा अपने एमसी को नोटिस कर लेता है और उसको देख रहा होता है। तो अटेंडेंट कहता है, यंग मास्टर आखिर बात क्या है? तो यंग मास्टर कहता है, नहीं कुछ नहीं। ऐसा कह के वो आगे देखते हैं और वो बंदा कहता है, हेलो एवरीवन, मैं इस बैंक्वेट में अटेंड कर पाया इसलिए मैं एक्सट्रीमली ऑनर्ड फील कर रहा हूँ और अगर आप मेरे ऊपर अटेंशन देंगे तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। तो सभी लोग इधर मुड़ के देखे और वो ये लहर लौंडा कहता है, सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसा कह के वो अपने मन में सोचता है, इस पर्सन का ऑरा वेरी इम्पोजिंग है और वो बहुत ज्यादा आई कैचिंग है और वो बेजू का कोई फैमिली से बिल्कुल भी नहीं है और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा अनलकी डे है। मेरा एक पर्सन से जान छूटा फिर दोबारा ये आ गया। फिर हम देखते हैं वो लौंडा अपना पता नहीं पंखा या क्या बोलते हैं इसको, उसको खुलता है और वो कहता है, मेरा सरनेम है लू और मैं जंगनन से हूँ। तो ये लौंडा अपने मन में सोचता है, फॉर्चुनेटली ये उस सरनेम मुंह वाले बंदे से तो पोलाइट ही है। फिर वो कहता है, आप इतने दूर से आए हैं तो आप जरूर से दोस्त हो गए, तो अंदर आइए और हमसे बात कीजिए। ऐसे कह के वो अपने मन में सोचता है, मैं भी देखता हूँ कि इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है। इधर हम देखते हैं लड़कियां पागल होने लगती है और वो कहने लगती है, अरे यार ये लौंडा तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, लिटिल ब्रदर यहाँ पे आओ। इधर हम देखते हैं शाओटोंग उस लड़कियों को देख रही होती है और वो कहती है, ये तो एक आदमी के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुके हैं। हम देखते हैं शाओजिंग आता है और वो कहता है, एक्चुअली तुम भी जब मिस्टर मू को देखती हो ना तो इसी तरह देखती हो। तो वो शर्मा जाती है और वो कहती है, नहीं नहीं तुम नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं करती। तो उसका भाई कहता है, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन तो यही बता रहा है। फिर हम देखते हैं वो रेड ड्रेस वाला लौंडा कहता है, मैं रिसेंटली बेजियो के पास से जा रहा था तब मुझे पता चला कि आज रात को वो फैमिली का यंग मास्टर बेजियो के सारे मार्शल फैमिली को बुला के बैंक्वेट प्रिपेयर कर रहा है। तो मैं सोचा कि मैं यहाँ पे चला आऊँ और देखूं कि यहाँ का यंगर जनरेशन कितना ज्यादा रेयर है और टैलेंटेड है। तो मैं यहाँ पे चला आया। तो येलो हेयर लौंडा कहता है, तो मुझे बताओ आखिर तुम हमारे बारे में क्या सोचते हो? ऐसा कह के वो मन में सोचता है, हाँ हाँ भाई हमारी तारीफ करो। तो वो लौंडा कहता है, आई थिंक जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है वो सभी एकदम ट्रास है। तो सभी लोग भड़े जाते हैं और वो कहते हैं, क्या आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? हम इसी समय में 3rd फ्लोर में देखे हैं अपना एमसी और उसकी मम्मी और उसकी बहन खाने के लिए बैठे होते हैं। उनकी मम्मी कहती है, अगर मुझे पता होता कि तुम इतना ज्यादा एक्सपेंसिव डिशेस को ऑर्डर करोगे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ बाहर खाने के लिए नहीं आती और नेक्स्ट टाइम तुम इस तरह से पैसे को स्पेंड मत करना। और ऐसो मैंने तुम्हें इतनी बार बताया कि खाते वक्त फोन मत चलाओ, हमेशा फोन चलाते रहते हो और इसी वजह से तुम्हारा आँख खराब हो जाएगा। तो तुम लोग मेरी बातें नहीं सुनते, अपने फोन को रख दो जल्दी। तो अपना एमसी कहता है, हाँ हाँ मॉम आप सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं तभी क्यों आता है और वो कहता है, मिस्टर मू। तो अपना एमसी कहता है, आखिर बात क्या है? तो यू शाओजिंग कहता है, मिस्टर मू बिल्कुल भी सही नहीं है, ऊपर कुछ हुआ है। फिर वो येलो हेयर लौंडा कहता है, आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो ल्यू कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं है कि मेरा सरनेम लू है और मैं जंगनन से हूँ और मुझे सुनाई दिया कि बेजू के यंग मास्टर टैलेंटेड है और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मैं यहाँ पे आया देखने के लिए। लेकिन कितना दुख की बात है क्योंकि रूमर्स तो बहुत ही ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता रहे थे, लेकिन तुम उन रेपुटेशन को डिजर्व नहीं करते। कितना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। तो वो मार खाने वाला लौंडा कहता है, तुम कितना ज्यादा एरोगेंट हो। ऐसा कह के वो आगे बढ़ता है और वो कहता है, तो ये यंग मास्टर तुम्हें दिखाएगा कि आदमी कैसे बनते हैं। लेकिन तभी हमें दिखा जाता है वो बंदा अपने हाथों को इस्तेमाल करता है डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, पर वो अपने पैरों से उस बंदे को लात मार देता है। तो उस बंदे के मुंह से भी खून निकलने लगा है। तो वो ल्यू कहता है, जबकि छोटे मोटे कीड़े खत्म हो चुके हैं तो उनका हेड क्यों नहीं आता? तो येलो हेयर लौंडा कहता है, वेरी वेल, मैं तुम्हें अपना ट्रू स्ट्रेंथ का एक्सपीरियंस करवाऊंगा। ऐसा कह के वो अपने पावर को रिलीज करके ईगल क्लो का इस्तेमाल करता है। तो वो ल्यू कहता है, क्या ईगल क्लो? ऐसा कह के वो हमले को तबाह कर देता है और वो कहता है, अनफॉर्चुनेटली ये काफी नहीं है। तो हम देखते हैं वो येलो हेयर लौंडा खून खांसने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, इवन मैं इसके ऊपर एक सिंगल हिट भी कर नहीं पाया हूँ। वो ल्यू कहता है, तो क्या तुम अभी एडमिट करते हो कि बेइजियो के सारे मार्शल आर्टिस्ट एकदम कचरा है? तो शाओटोंग कहती है, तुम जंगनन प्रोविंस के लू फैमिली के लू पेंगफई हो, है ना? क्या तुम बेइजियो के सारे यंग मास्टर को चैलेंज कर रहे हो क्या? तो वो लौंडा कहता है, ओ तो मेरा फेम इतना दूर तक पहुँच गया। फिर वो कहता है, मैंने इससे लेके वर्ष तक ट्रैवल किया, जंगनन में पूरी तरीके से घूम लिया, फिर मैं गया जिन्नू में और जिन्नू से मैं अभी बेइजियो में आया हूँ। हाउएवर मैं बेइजियो में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। तो हम देखते हैं सिटोंग के पास एक लड़की होती है और वो कहती है, सिस्टर यू, आखिर ये पर्सन एग्जैक्टली है कौन? तो सिटोंग कहती है, सभी एरा में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टैलेंट ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ही ज्यादा होता है और इनको उस उनके